सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी दी गई है, विश्व का भूगोल दिया गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत का भूगोल दिया गया, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको प्रारंभ करना पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भूगोल, इसमें जो विषय है, क्षेत्र एवं संकल्पना है, उसके बारे में चीजें दी गई हैं। तो थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से आप लोगों को चीजें साफ दिख जाएंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ज्योग्राफी की परिभाषा दी गई है, भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल की परिभाषा, जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है वर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग आपका इरास्टोनिस के द्वारा किया गया था, जो ग्रीक विद्वान थे, ठीक है। अभी उन्होंने किया कब था, तो 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य किया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं है। भूगोल की अगर यहाँ पर शाखा देखें तो दो शाखाएं होती हैं, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी होती है, एक आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम यहाँ पर देखें तो जो हम लोगों का कल्चर होता है वो आ जाएगा, सिटीज नगर आ जाएंगे, ठीक है, जनसंख्या आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो ह्यूमन ज्योग्राफी उसके जो जनक है फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है, इन चीज को ध्यान रखिएगा इनका नाम। अगर हम यहाँ पर देखें तो भूगोल की उपशाखाएं इसमें आर्थिक भूगोल, जनसंख्या और ऐतिहासिक भूगोल मिल जाएगा देखने को, ठीक है। राजनीतिक, व्यवहारिक और सांस्कृतिक ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका भौतिक भूगोल, ठीक। भौतिक भूगोल में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भूआकृति, मृदा, जलवायु इत्यादि चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके जो जनक है पेलिडोनिस, इनका नाम जो है कि आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल को कई भागों में बांटा है, जैसे जलवायु विज्ञान हो जाएगा, जल विज्ञान हो जाएगा, भूआकृति, मृदा विज्ञान, जैव भूगोल, ठीक है। इन सभी को आपका देखा जाए तो जो फिजिकल ज्योग्राफी उसमें बांटा गया है। भूगोल की विचारधारा अगर यहाँ पर हम देखें तो दो तीन विचारधाराएं दी गई है, निश्चयवाद होता है, एक आपका होता है संभववाद, और दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर देखा जाए तो निश्चयवाद, ठीक है। तो निश्चयवाद के बारे में यहाँ पर देखें तो जो प्रकृति होती है उसके अधीन जो चीजें होती हैं, मनुष्य प्रकृति के अधीन है, तो ये निश्चयवाद भूगोल है, ठीक। अब इसके समर्थक आपका रेडजेल है, नाम ध्यान रखिएगा। नवीन निश्चयवाद के संस्थापक रेडजेल है, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो संभववाद है, ये आपका क्या है, तो प्रकृति की अपेक्षा मानव शक्तियों की जो प्रधानता होती है, ये आपका संभववाद ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और इसके जो समर्थक है पॉल विडॉल डी ला, ठीक, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखते हैं, वैसे ये पूछेगा। अब जो आपका निश्चयवाद जो भूगोल है उसमें देखा जाए तो मानव प्रकृति दोनों का महत्व इसमें होता है, मानव और प्रकृति दोनों का, ठीक है। इसके समर्थक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर है, नाम ध्यान रखिएगा। चलिए भूगोल के जो आपका भूगोल लेता है कुछ प्रतिपादक के जनक उनके बारे में यहाँ पर चीजें दी गई। भूगोल के जो जनक है आपका हेकेटियस है, इनका नाम सब लोगों को पता होगा। जो व्यवस्थित भूगोल है यानी कि भू भौतिकी के जनक कौन है, तो एरिस्टोनिस है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। वर्तमान ज्योग्राफी अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका सीरियल ज्योग्राफी होती है, क्रमबद्ध भूगोल, उसके जो जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक, नाम ध्यान रखिएगा। हम्बोल्ट का भी नाम है। संस्कृति भूगोल का यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन है, तो कार्ले ओ सावर, ठीक, नाम ध्यान रखिएगा। गणित भूगोल के जनक कौन है, तो थेल्स और आपका एनेक्सीमेंडर है, ठीक। विश्व मानचित्र के निर्माता भी है ये, इनका नाम अगर आप लोग को पता होगा तो ध्यान रखिएगा, वैसे ये पूछ सकता है, ठीक, इनको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भूगोल की पुस्तकें दी गई हैं और उसके लेखक दिए गए। तो सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये आपका स्टीफन हॉकिंस की है। अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये आपका स्टीफन हॉकिंस की है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन की है। और यहाँ पर देखा जाए तो ब्लैक होल की खोज यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रशेखर जी ने की थी। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण कुछ रेखाएं, जैसे कि समुच्च जो रेखा होती है समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। समदाब रेखा के बारे में अगर हम देखें यहाँ पर तो समान वायु वाले स्थान को मिलाने वाली जो कल्पनिक रेखा होती है आपका समदाब रेखा होती है। समवर्षा यानी समान वर्षा का मतलब एक समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली कल्पनिक रेखा होती है। समताप जो रेखा होती है समान जो ताप वाला स्थान होता है उसको मिलाने वाली रेखा होती है। सममेघ रेखा जहाँ पर देखा जाए तो समान बादल वाले स्थान को मिलाने वाली जो कल्पनिक रेखा होती है सममेघ हो जाएगी। और यहाँ पर देखें तो समभूकंपी रेखा, तो समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थान को सम देखा जाए तो क्या बोलते हैं, समभूकंपी रेखा बोला जाता है। समलवण रेखा, ये आपका समान लौटा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा होती है। हैचर नक्शा, यहाँ पर देखें तो नक्शा में जो ढाल को दिखाने वाली असमद्ध रेखाएं होती हैं वो आपका हैचर नक्शा हो जाएगा, ठीक। इसी को ध्यान रखिएगा। जो आप लोग कोई मैप देखेंगे जैसे किसी देश का तो तट पे यहाँ पर देखा जाए तो जो समुद्र का गहरा रंग होता है ये गाढ़ा नीला यहाँ पर दिखाई देता है, जो बीच का स्थान होता है थोड़ा सा वो हल्का होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक। चलिए समकालिक जो रेखा होती है एक समान केंद्र को समान मात्रा यात्रा समय वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है ये आपका समकालिक रेखा हो जाएगी, ठीक। इसी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है मानचित्र में रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन का प्रदर्शन किया जाता है, वो काले रंग का होता है, तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग ब्रह्मांड। अब यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी। देखिए ब्रह्मांड अगर देखा जाए तो कैसे बनता है, सूक्ष्म अणुओं से लेकर जो असंख्य आकाशगंगाएं होती हैं उसका सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। और इस आकाशगंगा में असंख्य तारों का समूह है, ठीक। अब इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। जो यहाँ पर इसका व्यास है अगर यहाँ पर देखें तो डायमीटर तो 10 to the power 8 लाइट ईयर होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो लाइट ईयर है प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मात्रक है और एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति अगर यहाँ पर देखा जाए तो महाविस्फोट जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी इसके द्वारा माना जाता है, ठीक। अब बिग बैंग जो थ्योरी सबसे पहले सिद्धांत को यहाँ पर मतलब कि इसके हिसाब से ये बताया गया था कि जो पृथ्वी की उम्र है 13.7 अरब वर्ष पूर्ण ये आपका देखा जाए तो बिग बैंग हुआ था और इसी के कारण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो समृद्ध भूगोल यानी कि मतलब जो भूगोल है उसके बारे में तो जॉर्ज लेमेंटेल इसके प्रतिपादक है, 1927 में बताया था और वैज्ञानिक सिद्धांत ने इसकी व्याख्या की थी। और फ्रेड होयल जो बिग बैंग की संज्ञा दी थी इन्होंने, ठीक। इनका नाम ध्यान रखिएगा, फ्रेड होयल है, ठीक। अन्य जो प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रतिपादक हैं स्पीति के सिद्धांत को किसने दिया था, तो एलन बूथ ने दिया था। साम्यावस्था या फिर सतत दृष्टि सिद्धांत को अगर यहाँ पर देखा दिया था तो थॉमस बोल्ट के द्वारा दिया गया था। ढोलन जो सिद्धांत है यहाँ पर डॉक्टर एलन सनडेजा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो ये आपका समृद्ध भूगोल है जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक उनके सिद्धांत की व्याख्या यहाँ पर की गई है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट की परिघटना, ठीक है। सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट और एडविन हबल का योगदान ये है कि विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है या हबल बताया था खगोलीय पिंडों की दूरी में वृद्धि लगातार हो रही है। इन सब चीजों से ये बताया गया था कि बिग बैंग थ्योरी चीजों से निकल करके आई थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्मांड उसका विस्तार अभी भी हो ही रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे नोट में कुछ चीजें दी गई इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर चीज मिल रही है आपको क्लॉस्टिस टेलमी की तरह ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया गया था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल की उत्पत्ति कब हुई थी, तो 4.5 अरब वर्ष पूर्व देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति हुई थी, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा लॉर्ड ड्रैगन कोलाइजर महाप्रयोग जो सफल हुआ है वो 2010 में हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम सत्येंद्रनाथ बोस, इनके द्वारा बोसन थ्योरी दी गई थी। इनके द्वारा ये बताया गया था गाढ़ पार्टिकल की अवधारणा और हिग्स के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। हिग्स बोसन पार्टिकल इसका नाम है और यहाँ पर बोसन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, ठीक है। बोसन मतलब सत्येंद्रनाथ बोस थे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए एक हिंस थे तो हिंस बोसन इनका नाम पड़ जाएगा, ठीक है। निकोलस कोपर्निकस इन्होंने बताया था कि सूर्य केंद्रित मॉडल है, ठीक है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं गैलेक्सी के बारे में। इसी को आकाशगंगा बोलते हैं। देखिए गैलेक्सी क्या होती है, तारों का समूह होता है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे मौजूद है, ठीक है। और इस आकाशगंगा में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल का संगम है जिसको निहारिका बोला जाता है, ठीक है। विशाल बादलों का जो संगम होता है उसको निहारिका बोला जाता है। आकाशगंगा के जो प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं यहाँ पर। एक सर्पिलाकार होता है, ठीक है, जिसको मिल्की वे कहते हैं, मंदाकिनी ये आपका देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारा जो सौरमंडल ये भी स्थित है। दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगा इसको आपका माफी फर्स्ट बोला जाता है। अनियमित आकाशगंगा जो होती है इसको आपका देख लीजिए यहाँ पर। आगे देखते हैं हम लोग जो अगला है मंदाकिनी के बारे में, इसको मिल्की वे कहते हैं या फिर दुग्ध मेखला कह लीजिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानिए कि हमारा जो सौरमंडल है इसमें आपका सूर्य पृथ्वी ग्रह उपग्रह इत्यादि मंदाकिनी का एक भाग के रूप में ये मौजूद है, ठीक है। आकृति इसकी कैसी है, तो सर्पिलाकार इसकी आकृति 80% भाग इसका सर्पिलाकार, ठीक है। और सर्पिलाकार मतलब कस्तरी नुमा, ठीक, इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है, ये इंपॉर्टेंट बात जो हमारा मंदाकिनी है मिल्की वे इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है, ठीक है। सबसे पहले यानी कि मंदाकिनी सबसे पहले किसने बताया, तो गैलीलियो ने देखा था, ये इंपॉर्टेंट बात। सर्वाधिक निकट स्थित जो आकाशगंगा होती है एड्रोमेडा है जिसको देवयानी बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे नवीनतम ज्ञात जो मंदाकिनी है इवास मंदाकिनी है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य के द्वारा मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में पूरा किया जाता है, यानी सूर्य जो मंदाकिनी के चक्कर पूरा करता है तो ये मतलब 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए तारामंडल के बारे में देखते हैं। तो इनकी कुल टोटल संख्या कितनी है, तो 88 है, ठीक है। तारों का सुंदर व्यवस्थित रूप तारामंडल रहता है और सबसे बड़ा इसमें तारामंडल हाइड्रा, ठीक है।
कैसियोपिया डब्ल्यू आकार का एक तारामंडल है, सबसे छोटा और माफ कीजिए सबसे चमकीला है, ठीक? जो आपका कैसियोपिया है। और यहाँ पर सिग्नस क्या है, तो सिग्नस क्रॉस आकार का एक तारामंडल है। ओरियन क्या है भैया, तो हंटर ने इसको बताया था, ठीक है? तो ये आपका देखा जाए तो हॉर्स ग्लास के आकार का ये तारामंडल, ठीक है? इसको ध्यान से देखिएगा। और सबसे चमकीला रीगल भी यही है, ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, तो हाँ, जो आपका सप्तऋषि तारामंडल होता है उसके बारे में आपको बात की गई। 7 प्रकार के यहाँ पे तारे देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो ये आपका एक इसका जो इमेज बनता है वो आपका सप्तऋषि कहलाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, 7 चमकीले तारों का ये समूह होता है। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं तारे क्या होते हैं भैया, तो तारे का जो तापमान होता है उसी के आधार पर इसका रंग निर्धारित होता है, ठीक है? और पृथ्वी से निकट का सबसे तारा कौन सा है, तो सूरज भी एक तारा है, इसी को ध्यान से देखिएगा, जो कि हमारे सौरमंडल में स्थित है। और पृथ्वी का सबसे निकट का तारा ही सूरज है। सबसे चमकीला तारा कौन है, तो आपका साइरस रॉकस्टार ध्यान रखिएगा। सौरमंडल के पश्चात सबसे निकटतम तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको ध्यान रखिएगा। सुपरनोवा तारों का एक विस्फोट होता है। चंद्रशेखर जो सीमा होती है, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से इसको जाना जाता है। 1.44 द्रव्यमान का अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोई तारा रहेगा तो वो आपका श्वेत वामन बनेगा, ठीक है? व्हाइट डॉर्फ बनेगा। और इसी तरह अगर लिमिट रहेगी इसकी तो ये आपका ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं, तारों का जो जीवन चक्र है उसको, ठीक है? ये इमेज यहाँ पर साफ नहीं दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय आकाशपिंड या फिर खगोलपिंड, ठीक है? जैसे खगोलपिंड ये आपका रात में चमकने वाले जो सभी आकाशपिंड होते हैं यहाँ पर खगोलपिंड कहलाते हैं। नेबुला जिसको निहारिका के नाम से जाना जाता है, ये धूल और गैस का एक विशाल बादल होता है। और आपका एलियन नेबुला क्या होता है, तो मंदाकिनी सबसे शीतल और चमकीला तारा होता है। और क्वेसर सबसे चमकीला आकाशपिंड है जो कि 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर अवस्थित है, ठीक है? सुपर क्लस्टर क्या होता है, तो छोटे आकाशगंगा समूह का एक बड़ा समूह जो होता है उसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। नक्षत्र क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा, तो सप्तऋषि वही नक्षत्र होता है। यहाँ पर देखा जाए तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का एक समूह होता है, ठीक है? सुपरनोवा या फिर अग्नि तारा क्या होता है, तारे के विस्फोट से निर्मित एक न्यूनतम तारा जिसको पल्सर तारा बोला जाता है। कृष्ण क्षेत्र यानी कि ब्लैक होल के बारे में अपन लोग देख रहे हैं। प्रबल गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र ये होता है, इसमें से अगर देखें तो लाइट भी पास नहीं हो पाती, वो चीजें यहाँ पर बताई गई, ठीक है? और हिग्स बोसन क्या होता है, तो जो भी गार्ड पार्टिकल है आपका भौतिक मानकों का प्राथमिक कण यही होता है, ठीक है? इसी को आपका देखें तो फर्स्ट पार्टिकल बोला जाता है, प्राथमिक कण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। रक्तदान क्या होता है, तारे का कोर में जो हाइड्रोजन और समाप्त होने पर निर्मित तारा जो होता है ये आपका रक्तदान कहलाता है, हल्का लाल रंग का होता है। श्वेत वामन का होता है, तो ये व्हाइट डॉर्फ होता है जिसमें इसको जीवाश्म तारा बोला जाता है, ठीक? और जब अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर लिमिट के पार अगर ये आपका तारा हो जाएगा श्वेत वामन, तो आपका ब्लैक होल बन जाता है, ठीक है? सिंग्स क्या होता है, आकाशगंगाओं में स्थित एक उत्तरी तारामंडल है, इसको आपका क्या बोला जाता है, तो सिंग्स बोला जाता है, ठीक? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। अगला चैप्टर यहाँ पर जो सौरमंडल है इसको देखिए, इसका परिचय यहाँ पर देखिए। सौरमंडल में क्या क्या चीजें होती है, तो सूर्य और इसमें 8 जो ग्रह है, उपग्रह है, जो तारे, धूमकेतु इत्यादि चीजों से मिलकर के ये आपका जो सौरमंडल है वो बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखें तो इसको खोज करता कौन है, निकोलस कोपर्निकस है, ठीक? सौरमंडल के 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। नेबुलर सिद्धांत क्या होता है भैया, तो नेबुलर में अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के जो आपका परमाणु संलयन करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, या फिर नेबुलर सिद्धांत इमैनुअल कांट के द्वारा ये 1725 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है? और इसमें संशोधन अगर देखा जाए तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था, लाप्लास ने किया था, कब किया था, 1796 ईस्वी में किया था, ठीक? आपका नेबुलर जो थियरी है। अब यहाँ पर हम लोग सूर्य के बारे में देख रहे हैं, तो सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है? सूर्य की जो सूर्य की संरचना होती है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है, ये आपका इसका जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक? इसी को कोरोना वगैरह बोला जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर इसका कोर है, ये फोटोस्फीयर, इसके कोर के थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो फोटोस्फीयर बनेगा। ये आपका देखें तो प्रकाश मंडल होता है, सबसे चमकीला भाग या दीप्तमान भाग ये होता है, ठीक? अब सूर्य के बारे में लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो सूरज है, ठीक है? प्रधानमंत्री समझ लीजिए। इसकी जो उम्र है, आयु है, ये 4.6 अरब वर्ष है। इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के लगभग 110 गुना है, ठीक है? ये जो थियरी मतलब ये जो नंबर दिया गया इसको छोड़ दीजिए, ये याद नहीं होगा, इसको याद कर लीजिए कि पृथ्वी का 110 गुना ही बड़ा है, ठीक है? इसका जो आयतन है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। द्रव्यमान पृथ्वी से यहाँ पर देखें 3,32,000 गुना बड़ा है, मतलब ज्यादा है। पृथ्वी से दूरी अगर देखें तो 4 मतलब कि 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है, ठीक है? रासायनिक संगठन इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन कितना परसेंट रहता है, परसेंट इंपॉर्टेंट बात, हीलियम इसमें 26% है और अन्य तत्व इसमें 2.5% है। करोड़ में अगर हम देखें तो सबसे केंद्रीय वाला भाग होता है सूरज का, इसका जो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए सौरमंडल का सबसे निकटतम वाला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसके बारे में लोगों ने ऊपर देखा था। प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो प्रकाश की गति होती है। सूर्य की जो मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है? आदित्य एलन का भी है, तो एक सूर्य मिशन है, ठीक है? इसको भेजा गया था भारत के द्वारा, ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए या फिर लैग्रेंज बिंदु पर स्थित इसको किया गया, लैग्रेंज बिंदु पर स्थित किया जाता है। उसके बाद इधर उधर जाएंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ करने का मतलब ये है कि सूर्य का सबसे निकट हो जाएगा तो इसका जो कार्य करना ही बंद कर देगा, ठीक है? तो इसको याद कर सकते हैं। वैसे आदित्य एल1 लैग्रेंज बिंदु पर अवस्थित है, बस इतना याद करें काम चल जाएगा, ठीक है? मध्य रात्रि का सूरज क्या होता है, तो यहाँ पर आर्कटिकल क्षेत्रों में मध्य रात्रि को सूरज दिखाई देता है, नॉर्वे वगैरह देश में, तो आर्कटिक देश वही सब रहेंगे तो वहीं पर दिखाई देगा, ठीक है? सूर्य से ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन विखंडन नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रह के बारे में देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से चमकना और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है, तो ग्रह कहलाता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती हैं, बाकी सूर्य का चक्कर भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित जो चक्र होता है उतने टाइम में और निश्चित दूरी पर ये अगर चक्कर लगाएगा तभी ग्रह रहेगा, ठीक है? जैसे कि प्लूटो को बाहर कर दिया गया था, उसी प्रकार से अगर वो अपनी जो परिक्रमा है उसकी चीजें इधर उधर होंगी तो उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे कि प्लूटो को निकाल दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ग्रह होता है वो कैसा होता है भैया, देखिए ग्रह दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका पार्थिव ग्रह जिसको आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, एक आपका जोवियन प्लैनेट होता है, ठीक है? तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होता है इसमें आपका बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये 4 जो ग्रह वो आ जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर हम देख रहे हैं बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण, ये जो आपका 4 ग्रह है ये आपका जोवियन प्लैनेट बोला जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इसकी जो घनत्व होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है? इन सभी की अपेक्षा अगर यहाँ पर देखें तो इसकी अपेक्षा, ठीक है? यहाँ पर देखें तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है यानी कि पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह इसको कहते हैं, आंतरिक से भी याद कर लीजिएगा। आंतरिक ग्रह को 27 कौन-कौन आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, ठीक है? अब इसमें होता क्या है, तो इसकी चट्टानें क्या होती है, ठोस होती हैं और ठोस सतह भी होती है, कम देखा जाए तो उपग्रह होते हैं, इसके छल्ले यानी कि रिंग का अभाव होता है, अपेक्षाकृत ये छोटे होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो देखा जाए तो ठोस होंगे तो छोटे भी होंगे, ठीक है? यहाँ पर आगे देखते हैं जो आपका जोवियन प्लैनेट है इसके बारे में देखिए, ये गैसीय ग्रह होते हैं और ग्रहों की अधिकता इसमें होती है, उपग्रहों की अधिकता इसमें होती है, ठीक है? इसमें रिंग्स बनते हैं और अपेक्षाकृत ये बड़े होते हैं, ठीक है? क्योंकि बादल वगैरह के बने होते हैं, धूल और कण के बने होते हैं। सौरमंडल के जो ग्रह उनके बारे में देखिए यहाँ पर, तो कुल इनकी संख्या टोटल 8 है। ग्रह का नाम आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है? इसी के बाद से अगर यहाँ पर देखें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये आपका जोवियन प्लैनेट आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो बृहस्पति, शनि और अरुण आ जाएंगे, ये 4 है और इधर ये 4 है, ठीक है? बुध के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले मरकरी के बारे में देखिए, सूर्य सबसे निकटतम अवस्थित है और ये बहुत गर्म ग्रह है, ठीक है? कोई भी इसका उपग्रह नहीं है और इस पर जल का अभाव है, ठीक? सबसे छोटा जो ग्रह है ये आपका बुध ग्रह है, सर्वाधिक अच्छी गति, सबसे तेज ये गति करता है, ठीक है? और सर्वाधिक तापमान इसका कितना है, तो 600 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र के बारे में देखते हैं, वीनस के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो पृथ्वी के सबसे निकट यही है, ठीक? बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है? तो पृथ्वी के सबसे निकट यही हो जाएगा। लूसीफर ग्रह को मतलब कि बोला जाता है, ठीक? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह यही शुक्र और गर्म ग्रह अगर देखा तो इसका सतह का तापमान 478 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अब यहाँ पर संगठन देखा जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल और गैस से ये मिलकर बना है आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 से, ठीक है? सांझ का तारा, भोर का तारा इसी को बोला जाता है, जो शुक्र ग्रह पश्चिम दिशा की ओर उगता है और सुबह में पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है, ठीक है? पृथ्वी का जुड़ा ग्रह इसको बोला जा सकता है या फिर पृथ्वी की वेनिस भी इसको बोला जा सकता है। इसका जो घनत्व, इसका जो आकार, इसका जो व्यास है वो लगभग पृथ्वी के समान है। अन्य ग्रहों के विपरीत ये परिक्रमा करता है, ठीक है? एक आपका ये वीनस हो गया और एक आपका
यहाँ पर ये जो है जो हाँ वीनस है ये आपका उल्टा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक मतलब सूरज का। यहाँ अगर देखा तो ये कैसे लगाता है तो ये पूर्व से पश्चिम लगाता है, बाकी सभी जो ग्रह पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, ठीक। एक और ग्रह आगे उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई भी इसका उपग्रह नहीं, सैटेलाइट की और कोई भी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक। जैसे बुध पढ़ लिया, शुक्र पढ़ लिया, पृथ्वी के बारे में देख लीजिए। देखिए पृथ्वी ये आपका भू आप इसका जो आकार है वो भू आप मतलब कि जीवाइड है, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का जो रासायनिक मतलब कि सौरमंडल का रासायनिक घनत्व वाला ये ग्रह, इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है। नीला ग्रह का मतलब ये होता है कि जल की उपस्थिति के कारण एक मात्र ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन संभव है पृथ्वी पर, ठीक है। एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह इसका चंद्रमा है। और निकटतम तारा क्या हो जाएगा तो प्रक्सिमा सेंचुरी सबसे निकटतम तारा, ये हम लोग बार-बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं, मार्स, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग इसके बारे में देखें तो इसको लाल ग्रह बोला जाता है, किसके कारण तो आयरन ऑक्साइड के कारण। इसका अक्ष का झुकाव दिन का मान पृथ्वी के समान ही है। बुध के बाद ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। दो प्रमुख इसके उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, ये याद कर लीजिएगा, इसके बारे में पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा ज्वालामुखी अगर देखा जाए तो ओलंपस मेसी जो ज्वालामुखी है वो इसी ग्रह पर अवस्थित है, मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है निक्स ओलंपिया, ये भी मंगल ग्रह पर ही अवस्थित है। एवरेज से लगभग 3 गुना 25 किलोमीटर प्रति मतलब 25 किलोमीटर ये ऊंचा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके लिए मिशन भेजा गया था मंगलयान। आगे देखते हैं हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पीले रंग का है, H2 सल्फर के ऑक्साइड के कारण ये इसका कलर जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। सबसे कम परिभ्रमण है, बहुत धीरे-धीरे परिक्रमा करता है, ठीक है। परिभ्रमण है, परिभ्रमण का मतलब ये है कि खुद जा सकता है, ठीक है। तो सबसे धीरे-धीरे चक्कर लगाता है, चारों ओर सिलिकेट से निर्मित वलय इसमें विद्यमान है। चंद्रमा शुक्र के बाद ये तीसरा सबसे चमकीली वस्तु है, ठीक है। एक विशाल तूफान यहाँ पर अगर देखें तो रेड स्पॉट ये विद्यमान यहीं पर है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य गैसों से ये मिलकर बना है। गैलीलियो के द्वारा खोजे गए जो उपग्रह है, यहाँ पर 4 उपग्रह है, ठीक है। गैनीमेड सबसे बड़ा, और यहाँ पर देखें तो यूरोपा कैलस्टियो इसके क्या है तो उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो शनि ग्रह के बारे में हम लोग देखें, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसी को एक गैस दानव या फिर विशाल पिंड बोला जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना है, ठीक है। सैटर्न जो ग्रह है चारों चट्टानों के बर्फ के टुकड़ों से घिरा हुआ है, जिसको रिंग बोलते हैं, यानी कि छल्ला या फिर वलय बोल सकते हैं, ठीक है। गैलीलियो या गैलीली, ठीक। सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के हैं 146, फरवरी 2025 के अनुसार इस पे 146 उपग्रह है इसके, ठीक है। इसका घनत्व देखा जाए तो पानी से भी कम, यानी कि पानी के ऊपर रखा जाएगा तो ये तैरने लगेगा। इसका रंग जो है काले रंग का है, ठीक। शनि ग्रह का और नाइट्रोजन के कारण है ये। उपग्रह से कौन से तो टाइटन इसके उपग्रह। बुध एक ग्रह आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह बुध है उसी के ठीक बराबर ये इसका उपग्रह है, ठीक। और ये किसका है तो टाइटन किसका उपग्रह है, शनि का। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जो नाम यहाँ पर दिया गया उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और के बारे में, ठीक है, जिसको यूरेनस बोला जाता है। इसके खोज करता कौन विलियम हर्शेल है, 1781 ईस्वी में इसको खोजा था। और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह त्रिज्या के अनुसार, ठीक है, रेडियस के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और चौथा सबसे बड़ा ग्रह द्रव्यमान के अनुसार है। इसका रंग कैसा होता है तो भैया हरा भरा होता है। हरा भरा कारण क्या है, मीथेन का, ठीक है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, आइस जाइंट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह यही है, यानी कि दूरी के हिसाब से देखें सूर्य से तो काफी दूर है, तो सबसे ठंडा भी ग्रह यही होगा। हाइड्रोजन हीलियम से बना वायुमंडल है इसका। शुक्र ग्रह आप देख रहे हैं उसी की तरह दक्षिणावर्त परिक्रमा ये करता है, ठीक है। सूर्य का चक्कर लगाता है और कैसे तो पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी जो ग्रह है वो आपका पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, ठीक है। इसका जो उपग्रह है टाइटेनियम, इसका एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा है, इसको विज्ञान से बस इतना ही, ठीक है। बाकी एरियल और मिराज ये आप भूल जाएंगे, इसको याद कर लीजिएगा, टाइटेनियम जो है, ठीक है। यहाँ पर शुक्र और यूरेनस की जो परिक्रमा की दिशा है वो आपका दक्षिणावर्त है, इसमें ये बताने की कोशिश की थी, यूवी से याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका यूवी। और वरुण जो ग्रह है जिसको आपका नेपच्यून बोला जाता है, सूर्य से सबसे दूरी पर अवस्थित है, बर्फ का एक विशाल ग्रह है। इसका रंग नीला और हरा होता है, इसके कारण मीथेन कारण। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे भारी ग्रह है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। खोज करता कौन है तो जॉन गैलेन, ठीक है। और देखा जाए तो जॉन गैलेन अर्बन ले बेरियर 1846 में खोजा था। उपग्रह के बारे में अगर हम देखें टाइटन इसका उपग्रह है, ठीक है, टाइटन नेरिड। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आगे प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये आपका प्राकृतिक उपग्रह है और यम की संज्ञा इसको दी जाती है, जो प्लूटो इसको यम बोला जाता है, बौना ग्रह है ये। अंतर्राष्ट्रीय खगोल पिंड जो AIU है उसके द्वारा 2006 से इसको बाहर कर दिया गया है ग्रह की श्रेणी से, ठीक है। और ये क्यूपर बेल्ट में अवस्थित है, ठीक। क्यूपर सीमा जो बेल्ट होता है ये आपका नेपच्यून के बाहर है, चंद्रमा चट्टान एवं धूमकेतु के खगोलीय कक्षा को ये बोला जाता है, ठीक है। प्लूटो, एरिस, रेसिस और हार्निया यहाँ पर देखा जाए तो माफ कीजिए हेर्निया है, ये आपका सब बौना ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं उपग्रहों की संख्या में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए अपडेट करने के लिए यहाँ पर QR कोड वगैरह दिए। मेक क्या होता है भैया तो तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे चमकीला जो बौना ग्रह होता है उसका नाम मेक है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और जो ग्रहों का अवरोही क्रम उसको हम लोग देखते हैं। ये जो चार्ट है यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद काफी ज्यादा है, तो उसको देख लीजिए। सबसे पहले आकार के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध, ये अगर देखा जाए तो आकार के अनुसार ये चीजें बताई गई, ठीक है। सबसे बड़ा आकार के अनुसार तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, ठीक है। द्रव्यमान के अनुसार, ठीक, द्रव्यमान के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें तो हाँ द्रव्यमान के अनुसार यहाँ तक देख लीजिए जो आपका पृथ्वी है, शुक्र ग्रह तक, मंगल, बुध, तो द्रव्यमान और आकार ये दोनों लगभग सभी का सेम ही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग घनत्व के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा घनत्व पूरे सौरमंडल में किसका है तो पृथ्वी का ही है, ठीक है। उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और शनि, ठीक। शनि बहुत हल्का ग्रह है जो कि पानी के ऊपर भी तैरने लगे। यहाँ पर देखिए जाए तो इसकी अवधि क्या होती है, परिक्रमण की अवधि, ठीक है। तो परिक्रमण की अवधि जो होती है बुध सबसे तेज, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। फिर परिक्रमण एक आपका परिक्रमण था, एक परिभ्रमण होना चाहिए। तो जो परिक्रमण है यहाँ पर अगर देखें तो इसको देख लीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए सबसे दूरी पर अवस्थित तो सबसे कम दूरी पर अवस्थित आपका बुध है और सबसे अधिक दूरी पर आपका वरुण, ठीक है। उसी के हिसाब से मान लीजिए सबसे नजदीक में सूर्य के तो बुध ग्रह है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो चीजें दी गई ये हम बचपन से इसी को याद करते आ रहे हैं, तो इसको आप लोगों को ये चीजें पता होंगी, ठीक है। चंद्रमा के बारे में देखते हैं, द मून, ठीक। प्राकृतिक उपग्रह और उदित ग्रह के नाम से जाना जाता है, एक जीवाश्म ग्रह है, ठीक है। फॉसिल पॉइंट इसको फॉसिल प्लैनेट बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सी आप टेक्निकलिटी ये आपका नील आर्मस्ट्रांग का पहला कदम यहाँ पर पड़ा था। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है तो 38,400 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है रेडियस है 1737.5 किलोमीटर है और व्यास कितना है तो इसका गुना कर दीजिए। आगे देखिए ग्रुडन, तो ये आपका देखा जाए तो परिक्रमण जो करता है 27 दिन में 27.3 दिन में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, ठीक है। जो बढ़ता है तो उसी तरीके से आता है 1/6 ध्यान रखिएगा। उच्चतम पर्वत अगर देखा तो कौन सा है तो ये टुनीज है और 10.668 मीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर 668 मीटर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है 1.3 मिनट का समय लगता है। और सेलेनोलॉजी जो होता है आपका चंद्रमा की आंतरिक एवं बाह्य सतह का अध्ययन किया जाता है, इसी को सेलेनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा पर कई मिशन भेजे गए, चंद्र मिशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर धूमकेतु क्या होता है भैया तो पत्थर और धूल, बर्फ या फिर गैस से निर्मित कुछ पिंड होते हैं, इसी को धूमकेतु बोला जाता है। जो सूर्य के निकट आने पर धूल एवं बर्फ आदि के जलने की चमकीली पूंछ का निर्माण होता है। और हेली धूमकेतु जो कि एक बार 1986 में दिखाई दिया था, अब 76 वर्ष के बाद ये आपका 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। हेली धूमकेतु इसका नाम है। और आगे देखते हैं हम लोग ये क्या भैया तो क्षुद्र ग्रह, इसको एस्ट्रॉइड बोला जाता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसी को, ठीक है। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है यानी कि जोगिन प्लैनेट है और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पेटी पाई जाती है, ठीक है। एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है वो अगर देखा जाए तो बृहस्पति की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे पिंड होते हैं, उसको बोला जाता है। सबसे पहले खोजा था किसने तो खोजा गया क्षुद्र ग्रह, माफ कीजिए किसने खोजा था नहीं, सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया था सेरस इसका नाम है, ठीक है। खुली आंखों से दिखाई देने वाला एक आपका क्षुद्र ग्रह इसको 4 बोला जाता है, 4 वेस्टा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए उल्का पिंड क्या होता है मेट्रॉइड, देखा जाए तो धूम केतु, क्षुद्र ग्रह और अवशेष ये आपका जो होते हैं धूमकेतु बोला जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमता है, ये वायुमंडल के मध्य में ये जलता है, ठीक है।
आपका जो मेट्रोस होता है टूटा हुआ तारा इसी को बोला जाता है, ठीक है, मेट्रोस को। और बिना जले पृथ्वी पर गिरने वाले जो उल्कापिंड होते हैं उसके द्वारा कुछ हीट वगैरह क्रेटर वगैरह निकल जाता है, इसी को पृथ्वी पर ये हो जाता है उल्कापिंड बोला जाता है, ठीक है। उल्कापात अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज दिखाई नहीं दे रही है साफ, माह दिसंबर और जनवरी दिया गया है इसमें, और लाइट्स उल्कापात अप्रैल माह में हुआ था, इसको छोड़ सकते हैं, ये साफ चीजें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो घूर्णन और परिक्रमा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के बारे में यहाँ पर चीजें दी गई। तो देखिए घूर्णन होता क्या है, रोटेशन इसको बोला जाता है, ठीक है, रोटेशन। ये इसको अगर देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी को घूर्णन या रोटेशन कहा जाता है, और ये दैनिक गति होती है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी के बारे में चीजें दी गई हैं, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें आपको देखेंगे। देखिए घूर्णन जो गति होती है 23 घंटा 56 मिनट और 6 सेकंड में, ये आपका देखा जाए तो पूरा एक चक्कर लगाता है। दिशा कैसे इसकी दिशा में घूमता है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। घूर्णन जो गति स्पीड कितनी है, तो देखिए भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और ध्रुव पर न्यूनतम होती है। यहाँ पर चीज समझिए, भूमध्य रेखा पर अगर देखा जाए तो स्लो घूमता है, यानी कि 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दिखाई देता है। तो वहीं अगर यहाँ पर देखा जाए पोल साइड बनेंगे तो 1275 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं कम हो जाएगा। और 0 डिग्री पे पहुंचेंगे नॉर्थ पोल के सबसे ऊपर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम उसी तरीके से नीचे है ये, तो यहाँ से आपको समझ में ये आ गई होगी कि जो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है इसकी गति और कहाँ पर ध्रुवों पर कम होती है, ठीक है। यहाँ पर देखें पृथ्वी का अक्ष का झुकाव कितना है तो 23.5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी के अक्ष का जो कक्ष तल है या इसकी अपेक्षा कितना है तो 4.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकाव 4.5 डिग्री रहता है, ठीक है। प्रभाव अगर देखें तो इसी कारण दिन और रात होता है, हवा और समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन इसी कारण होता है, पृथ्वी अपने चक्कर लगाती है, ठीक है। जैसे कि मौसम भी इसी तरीके से परिवर्तन, दिन और रात इसी तरीके से परिवर्तित होता है, ठीक है। समुद्र में ज्वार और भाटा इसी से आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लेते हैं परिक्रमण, ठीक, इसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, रिवोल्यूशन। तो ये आपका अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर ये घूमता है, ठीक है, इसको परिक्रमण कहते हैं। वार्षिक गति होती है। परिक्रमण की जो अवधि होती है 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9 सेकंड में अपनी एक चक्कर पृथ्वी जो है लगाती है, एक वर्ष ये पूरे हो जाता है, ठीक है। परिक्रमण का जो मार्ग है ये आपका वामवर्त है, इसी को दीर्घ वृत्ताकार पथ बोला जाता है। ऐसे मान लीजिए कि सूरज है, ठीक है, अब ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, यहाँ सूरज, ठीक है, तो इस तरीके से घूम रही है क्योंकि ये बीच में केवल नहीं है, ये सूरज यहाँ पर अवस्थित है। तो जो इस आकृति में पृथ्वी इस पे घूम रही है इसी को दीर्घ वृत्ताकार पथ बोला गया है, वामवर्त, ठीक है। वहाँ मतलब उल्टा होता है। प्रभाव का देखा तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या क्या चीजें बदलती है, ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है, इसी से मतलब ठंडी गर्मी बरसात आती है, ये हो जाएगा। और ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। वर्ष की अवधि अगर देखा तो इसी का निर्धारण इसी से होता है। लीप ईयर क्या होता है भैया, तो 4 वर्ष के अंतराल पर ये आपका देखा तो लीप ईयर आता है। वर्ष के दिनों की जो अवधि होती है 366 दिन होते हैं। फरवरी को एक दिन यहाँ पर देखा तो हर माह की फरवरी आप देखेंगे तो 28 दिन की होती है। कभी कभी 4 माह के बाद मतलब 4 वर्ष के बाद ये आपका 29 दिन की हो जाती है, क्यों जाती है भैया, तो यहाँ पर देखिए 365 दिन 6 घंटे लगते हैं ना, 6 चौका 24, ठीक है, 24 घंटे 4 साल में हो जाएंगे, ठीक है। तो एक दिन वही जुड़ जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर बताया गया, ये क्या भैया, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण एवं ऋतु परिवर्तन होता है उसी के बारे में बताया गया। 21 मार्च को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो पृथ्वी होती है सूर्य नॉर्थ पोल में आपको मतलब कि नॉर्थ में दिखाई देता है, पृथ्वी के नॉर्थ में सूर्य दिखाई देता है, 21 मार्च को होता है, ठीक है। और 21 जून को अगर हम यहाँ पर देखें तो पृथ्वी अपने ठीक 0 डिग्री पर मतलब पृथ्वी के 0 डिग्री पर सूर्य सीधे सीधे चमकता है, ठीक है। और अगर हम लोग ऊपर बढ़े यहाँ पर तो 23 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अब यहाँ पर देखें तो 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के 0 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो इसी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम देखें पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसके बारे में, न्यूनतम जब दूरी होती है इसी को उपसौर बोला जाता है, हीलियम बोला जाता है। 3 जनवरी को सूर्य सबसे निकट पृथ्वी होता है, तभी देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम होता है, ठीक है, हम लोग को पता है। लेकिन उस समय धरती अगर देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इसकी दूरी मैक्सिमम कितनी होती है तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। अधिकतम अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको उपसौर या फिर एपीलियन बोलते हैं। 4 जुलाई को ये होता है, तो 4 जुलाई को हम लोग यहाँ पर देखा तो भयंकर गर्मी पड़ती है। अब सूर्य भी मतलब काफी दूर होता है, कितना दूर होता है तो 15.1 करोड़ किलोमीटर दूर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए संक्रांति या फिर अयनांत क्या होता है इसको देख लेते हैं। सूर्य के यहाँ पर देखिए ये दो होता है वैसे, ग्रीष्म अयनांत और शीतकालीन अयनांत, ठीक है। तो इससे पहले लोग यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की जो सीमा होती है इसी से दिन और रात की अवधि में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन जो अयनांत होता है वो ग्रीष्म अयनांत या फिर वर्ष संक्रांति कर्क संक्रांति इसको बोला जाता है। कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत पड़ती है। 21 जून को हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सबसे बड़ा दिन यही होता है पृथ्वी पर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पर अधिकतम जो तापमान होता है उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन हो जाता है। ध्रुव पर 6 माह का दिन किसलिए होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर है, ठीक है, 0 डिग्री पर आता है फिर उत्तरी गोलार्ध में जाता है, इसलिए ये आपका उत्तरी जो ध्रुव है वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं शीतकालीन अनंत, अभी दक्षिण में चला जाएगा। शीतकालीन अनंत या फिर मकर संक्रांति को बोला जाता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन मनाया जाता है। और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का रात हो जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम तापमान आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कब मिलता है तो यह शीत अनंत जब होता है तभी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूरज 21 जून को दिखाई देता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा जो दिन होता है वो, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अनंत होता है 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। विषुवत रेखा पर सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती है इसी को इक्विनॉक्स यानी कि विषुव बोला जाता है। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि सूरज 0 डिग्री पर होता है। कोई भी ध्रुव और सूर्य की ओर कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता है, ठीक है। बसंत ऋतु के बारे में देख लेते हैं और यहाँ पर जो शरद ऋतु है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो बसंत ऋतु के बारे में अगर हम देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है, बसंत 21 मार्च को ही पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसमें पतझड़ का मौसम होता है, ऑटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शरद ऋतु, शरद ऋतु विषुव है, ये 23 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु आ जाती है। और आगे बढ़िए, यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण है सोलर इक्लिप्स के बारे में देखते हैं हम लोग। इसकी स्थिति कब बनती है तो चंद्रमा का सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाना, जब चंद्रमा यहाँ पर और देखा जाए तो ये पृथ्वी है, छोटा सा यहाँ ये चंद्रमा आ गया, ये सूरज है, तो पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है, यानी कि इसको पूरी तरीके से ढक लेता है, ये हो गया। और ये समय का होता है तो अमावस्या उसमें चांद जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। प्रकाश हमारे प्रकार कितने तो 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण लगते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो यहाँ पर देखा तो पूर्ण सूर्य इसमें पूरा छिप जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का भाग जो है छोटा सा भाग दिखाई देता है। और फलवलया का जो होता है ये आपका एक प्रकार से सूर्य ग्रहण है। महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं जैसे सूर्य की किरीट दिखना, केवल सूरज का ये चारों तरफ वाला भाग दिखना, पैराबैंगनी किरणें यहाँ निकलती हैं, ये इसको डायमंड रिंग की घटना बोला जाता है, कोरोना इसको बोला जाता है, ठीक है। ये पहले तो डार्क साइड का भैया, तो एक अम्ब्रा होता है डार्क साइड और एक लाइट साइड होता है, ये आपका पेनम्ब्रा है, ठीक है। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। चंद्रमा चंद्रग्रहण इसी को लूनर इक्लिप्स बोला जाता है। इसकी स्थिति कब होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ग्रहण लग जाएगा तो चंद्रग्रहण लग जाएगा, ठीक है। वैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी चंद्रमा तक मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी सही टकरा जाएगा तो चंद्रमा को छोटा सा भाग कट जाता है। अब उसी को चंद्रग्रहण बोला जाता है, ये पूरा भाग कट जाएगा तो पूर्ण चंद्रग्रहण बोला जाता है, ठीक है। इसका समय कब होता है तो पूर्णिमा, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, लेकिन पूर्णिमा को दिन होता है, ठीक है। और कितने प्रकार का होता है तो आंशिक होता है, पूर्ण होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होने का मतलब है कि चंद्रमा और पृथ्वी के अक्ष में 5 डिग्री का अंतर होता है। ये चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, इंपॉर्टेंट है। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ प्रमुख चंद्र दशाएं उसके बारे में देखते हैं। जैसे सुपर मून क्या होता है तो चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो सुपर मून बोला जाता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। ब्लू मून अगर देखा जाए तो कब होता है तो एक ही माह में 2 बार यहाँ चंद्रमा मतलब पूर्णिमा का समय आ जाता है तो उसी को ब्लू मून बोला जाता है। ब्लड मून क्या है तो ये आपका टेट्राड ब्लड मून बोला जाता है, ठीक है। ज्वार और भाटा के बारे में देखने से पहले यहाँ पर हम लोग ये चीज देख सकते हैं। ये क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी का सबसे छोटा सबसे सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी का एक रेखा में होना क्या कहलाता है तो सिजनी कहलाता है, ठीक है।
इस समय देखा तो ज्वार और भाटा काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कब होता है, तो या इसको पेरिजी बोला जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा, सिद्धि पेरिजी ये दो हो गया। एक चंद्रमा पृथ्वी की अधिकतम दूरी जब होती है तो इसको अपोजी बोला जाता है, ये भी याद कर लीजिए, तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण एवं देखा जाए तो 7 सूर्य ग्रहण संभव है, वैसे कम और ज्यादा हो भी सकते हैं, ठीक है। अब आइए ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सागरी जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है, ठीक है। इसी को ध्यान रखिए। उत्पत्ति का अगर कारण देखा जाए तो सूर्य का जो सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी कारण पृथ्वी का जो जल होता है वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अब जो चंद्रमा होता है वो और चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में जाता है तो यहाँ पर हाइट आ जाता है, ठीक है। इसी को ध्यान रखिएगा, उच्च ज्वार आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उत्पत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये आपका विलियम वेबल के द्वारा दिया गया था। अब इसका कारण ये है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का अभिकेंद्रीय बल, चंद्रमा भी 1/6 भाग है पृथ्वी का, तो वो भी अट्रैक्ट करता है इसको, ठीक है। ध्यान रखिए, तो पृथ्वी का एक अपकेंद्रीय बल, ये तीनों मिलकर के जो ज्वार और भाटा होता है इसको निर्माण करते हैं, ठीक है। ज्वार के जो प्रकार होते हैं, दीर्घ ज्वार इसी को बृहद ज्वार बोला जाता है, लघु या फिर निम्न ज्वार जो होता है इसी को आपका नेक टाइड बोला जाता है। अब यहाँ पे जो बृहद ज्वार होता है इसी को देख लेते हैं स्प्रिंग टाइड्स। तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों इसी में जाते हैं तो हाइट आ जाता है, ठीक है। स्प्रिंग टाइड इसको बोला जाता है। समय का होता है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। अब यहाँ पर देखा जाए तो निम्न जो ज्वार होता है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो होता है लंबवत स्थिति में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ चंद्रमा हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से होता है, मान लीजिए सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसी चंद्रमा यहाँ हो जाएगा, इसका चक्कर लगाता है तो ये आपका तीनों लगभग 90 डिग्री पर है तो निम्न ज्वार आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखा तो समय का होता है तो कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष का मतलब ये होता है कि जब अंधेरी रात होती है उसके 8 दिन बाद, शुक्ल पक्ष मतलब जब उजाला वाली रात होती है चांद रात उसके 8 दिन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, दीर्घ ज्वार कब होता है भैया, सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गया, ठीक है। जब तीनों इसी में आते हैं तो यहाँ पर देखा उच्च ज्वार आता है और भाटा वही चंद्रमा इधर या इधर रहेगा, सूर्य और पृथ्वी एक में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो दो ज्वार के बीच का जो समय अंतराल होता है 12 घंटा 24 मिनट होता है, ये पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ तक कि किसी एग्जाम में भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची जो ज्वार आती है वो फंडी की खाड़ी में आती है और ये कहाँ पर अवस्थित, तो कनाडा में ये अवस्थित है, ठीक है। सामान्यतः बृहद एवं लघु जो ज्वार होता है 7 दिन का अंतर इसके अंतर्गत आया जाता है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा जो तटीय ऊर्जा होती है, तटीय क्षेत्र में इसको बनाया जाता है, मत्स्य में ये सहायक होती है, इसको छोड़ सकते हैं आपको पता ही होगा। अब अक्षांश, देशांतर और मानक जो समय रेखा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं हम लोग। अक्षांश इसी को लैटिट्यूड बोला जाता है, सभी लोगों को पता होगा। ग्लोब पर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो आपका लैटिट्यूड दिखाई देता है, ठीक है। ये आपका पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती है। इसको अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जीएमटी है, इसी के जाएंगे तो पूरा भेज जाएंगे तो पश्चिम, तो ये इस प्रकार से खींची जाती है, ठीक है। लैटिट्यूड लेटा हुआ दिखाई देता है, इस प्रकार की लाइन होती है लैटिट्यूड बोला जाता है इसको। इसके बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, ये पृथ्वी है, 181 कैसे, यहाँ पर जो जीरो लाइन है इसको भी जोड़ देते हैं तो 181 हो जाएगी, 90 इधर ऊपर होती है, 90 इधर नीचे होती है, ठीक है। तो 90 90 180 हो गया और एक आपका जीरो लाइन जोड़ देते हैं तो 181 हो जाता है, ठीक है। 181 ध्यान रखिए, ये टोटल इसकी संख्या है। अब यहाँ पर 1 डिग्री के अंतराल में ये खींची जाती है। 1 डिग्री के अंतराल के बीच की जो दूरी होती है वो 1 1 1 3 1 होता है, याद करिएगा, 111 किलोमीटर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 1 डिग्री के अंतराल पर ये लाइन अगर खींची जाती है तो 0 डिग्री छोड़ दी जाती है, ठीक है। अब 0 डिग्री ये इसको हटा देंगे तो हाँ इसमें 0 डिग्री लेंगे और 90 ऊपर 90 नीचे, 90 यहाँ पर 90 जो पॉइंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु होता है तो ये लाइन नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर एक कम कर दीजिए, एक दक्षिण ध्रुव पर कम कर दीजिए, ठीक है। तो 181 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा भैया, 179 बचेगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीज बताइए कि 1 डिग्री के अंतराल में अगर ये लाइन देखी जाएगी नहीं जाए तो कितना आएंगे, तो 179 आएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण स्थान को कोई दूरी को ये बोला जाता है, ठीक है। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, समानांतर ये होती है, ठीक है। समानांतर मतलब 111 किलोमीटर निश्चित है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से 111 किलोमीटर ये निश्चित है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। बाकी जो आपका लॉन्गिट्यूड है इसके बीच की दूरी, जब ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी है यहाँ पर, और लॉन्गिट्यूडल जो होता है ये ऐसे मान लीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इस प्रकार से खींची जाती है, जो आपका देशांतर होती है, ये इस प्रकार से खींची जाती है, इसलिए 0 डिग्री पर इसकी दूरी काफी ज्यादा होती है और पोल पर काफी कम होती है। इसलिए यहाँ पर इसको जान लीजिए कि इसमें की जो दूरी होती है समान होती है, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 11 किलोमीटर होती है। ये हो गया आपका अक्षांश के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें जो ये चीज दी गई उसको देखते हैं। देखिए अक्षांश का उपयोग क्या होता है, तो व्यक्ति किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए और जलवायु क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अक्षांशों के बारे में दिया गया है। ताप कटिबंध, देखिए ताप जो कटिबंध होता है वो क्या होता है भाई, 0 डिग्री लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब इसके 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री उत्तर में अगर यहाँ पर देखें तो कर्क रेखा होती है, ठीक है। कर्क रेखा होती है, ये भूमध्य रेखा होती है, ये आपका मकर रेखा होती है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में सूरज चमकता है हमेशा, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। अब इन्हीं बीच में जो आपका सूरज चमकता है इसी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपका ताप कटिबंध बोला जाता है। अब उसके थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, सूरज नहीं आता है, तो ये आपका उत्तरी शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो उष्णकटिबंध है इसको थोड़ा सीधा रहेंगे तो शीत होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रहेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है। तो जो पोलर रीजन है उसमें बर्फ हमेशा जमी रहती है, जैसे आर्कटिक हो गया इन सब क्षेत्रों में, तो यहाँ पर सूर्य की रोशनी तो पड़ती नहीं है सीधे सीधे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। ठंडा सबसे क्षेत्र होता है ये वाला, 4.5 डिग्री उत्तरी, 4.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विषुवत रेखा जो आपका 0 डिग्री लाइन है ना, वो कितने देशों से होकर के जाती है। कर्क रेखा में हम लोगों ने देखा था कितने देशों से होकर के जाती है, 18 देशों से होकर के ये गुजरती है। और मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 12 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया और ब्राजील, ये जो तीनों देश है ये आपका दक्षिण अमेरिका के देश है। सेंट टामो, प्रिंसिप, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है। और केवल कांगो गणराज्य, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो गणराज्य, ठीक है। तो ये 7 हो गए। और युगांडा, कीनिया, सोमालिया, अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 और एक द्वीप है 7, ये आपका कहां से होकर जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से। अब यहाँ पर मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है, एशिया में पड़ते हैं, यहाँ से होकर के ये आपका 0 डिग्री लाइन गुजरती है, ठीक है। देखिए 3 जलबॉडी से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरेगी, प्रशांत महासागर से गुजरेगी, हिंद महासागर, ठीक है। तो ये 3 महासागर से होकर गुजरती है 0 डिग्री लाइन। अब आइए हम लोग देखते हैं कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है 23.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में। मैक्सिको, बाहामास, बाहामास तो एक द्वीप है, मैक्सिको आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला भाग है ये, बाहामास द्वीप है, पश्चिमी सहारा मतलब अफ्रीका महाद्वीप में आ जाएगी। मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, ये सब मिस्र, ये आपका जितने भी हो गए पश्चिमी सहारा से लेकर यहाँ तक, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे 7 देशों से होकर के गुजरती है, ठीक है। 6 यहाँ पर जो मैं बता रहा आपको अफ्रीका महाद्वीप है ना, इसको अगर मान लीजिए इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे निचली यहाँ पर लाइन जो आती है मकर रेखा, ये आपका 5 देशों से होकर गुजरती है, 0 डिग्री 6 देशों से होकर गुजरती है। और ये आपका कर्क जो रेखा है 7 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर ये 7 देश है और एक देश यहाँ पर जो है एक द्वीप होगा, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर आ जाइए एशिया महाद्वीप में, तो सऊदी अरब हो जाएगा, यूएई, ओमान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, ठीक है। तो इधर ये इतने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा के बारे में पढ़े तो चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, ये आपका 4 हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर द्वीप है ये, और ये आपका हो जाएगा कहां से, अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ऑस्ट्रेलिया देश जानते हैं, टोंगा द्वीप है। फ्रेंच पोलिनेशिया एक फ्रेंच द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है, टोटल 12 देश से, कर्क रेखा 18 देश से, और विश्व जो रेखा 0 डिग्री लाइन 13 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंध जो हम लोगों ने ऊपर देखा था वो सेम यही चीज यहाँ पर बताई गई, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है देशांतर रेखा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रधान याम उत्तर जो 0 डिग्री लाइन है ना, जो आपका 0 डिग्री देशांतर है, जो कि लंदन की ग्रीनविच से होकर गुजरती है,
उसी के नाम पर इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ये, ठीक है, और ये समानांतर नहीं होती। समानांतर नहीं होने का मतलब ये ऊपर हम लोगों ने देखा था, मान लीजिए पोल है और यहाँ से इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको बोला जाता है कि देशांतर लंबचौड़ा, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लेकिन इसकी जो लाइन होती है इस प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से बनाई जाएगी, तभी इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान नहीं होती है। वो चीज हम लोगों ने ऊपर एक बार देखी थी। अब ये जीरो लाइन है, इसके बीच जो दूरी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बीच की दूरी है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जीरो डिग्री पर, बाकी अगर हम लोग पोल पहुंचेंगे तो एकदम आसपास हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसकी दूरी समान नहीं होती, इसको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्रुव से अगर नीचे आएंगे तो बढ़ती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो कम होती जाएगी, ठीक है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी होती है 360, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 360 डिग्री घूमती है, उसी बारे में, ठीक है। नोट में यहाँ पर दिया गया अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में डिग्री, मिनट और सेकंड का अंतर होता है। दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है इसको गौर बोला जाता है, ठीक, गौर बोला जाता है। 0 डिग्री पर सबसे अधिक और पोल सबसे कम। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच जो मीन समय रेखा है उसके बारे में, ठीक है, जीएमटी के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जीएमटी चला कहाँ पर, लंदन में अवस्थित है। प्रमुख देश, इस पे 8 प्रमुख देश हैं, इसकी एक ट्रिक बना करके यहाँ पर आप लोग को याद करने की कोशिश की गई है। अब देश से हम लोग देखते हैं जैसे टोंगा हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, वही आपका ब्रिटेन, माली हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, तुम सब फ्रेंच गए, ठीक है। इसमें आप लोग जो देश का नाम है उसको देख लीजिएगा। समय एवं निर्धारण में आपका जो टाइम कैसे मापा जाता है, तो पृथ्वी पर कुछ 24 घंटे होते हैं और पृथ्वी देखा जाए तो 360 डिग्री घूमती है और 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमने का मतलब रहता है कि 4 मिनट, ये आपका 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है और 15 डिग्री घूमने में 15 1 घंटे लगता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 1 घंटे में 15 मिनट मतलब 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, आप लोग इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़े होंगे। देखिए 0 डिग्री जो आपका देशांतर है उसके पूर्व में जाने से समय में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि आपका 0 मान लीजिए पृथ्वी या आपका जीएमटी है और इधर जाने पे क्या होगा तो समय में वृद्धि होगी, ठीक है। समय में वृद्धि होने का मतलब ये है कह रहा है कि पूर्व में जाने में समय की वृद्धि होती है। तो एक आप लोग लाइन देखो 82.5 डिग्री भारत से ऊपर गुजरती है और भारत जीएमटी से 5.5 घंटा आगे, ठीक है। 82.5 से काटते निकालेंगे तो 5.5 घंटा आगे आ जाएगा भारत, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये चीज बताएगी कि पूर्व की ओर जाने से क्या होता है, समय में वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखा जाए तो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिमी ओर जाने में समय में कमी आती है, ठीक है। एक देशांतर में समय का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक। भारत का जो माने समय और ग्रीनविच 5.5 घंटा आगे 82.5 डिग्री ये बढ़ता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक नोट में दिया गया जैसे ग्रीनविच मीन टाइम जो हमारा समय है विश्व के माने देशों का निर्धारण करता है, कुछ देशों का निर्धारण करता है। जैसे यहाँ पर कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताया गया। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है ये आपका ऐसी जगह से होकर गुजरती है जहाँ से कोई एक देश ना पड़े, क्योंकि देश में जो डेट है वो बदलने में दिक्कत होती है, इसलिए, ठीक है। इसको केवल समुद्र के रास्ते से पार किया गया। अब यहाँ पर समुद्र का रास्ता देख रहे हैं, एक आपका ये आपका क्या हो जाएगा तो रूस वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, इसके बीच में से गुजरा गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। और बेरिंग जो सागर है नाम आएगा कि कहाँ से पास करती है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो बेरिंग सागर, ठीक है, किसी भी देश में नहीं पड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे। ये जिगजैग स्टाइल में इसको बनाया गया है, इस कोई भी देश ना पड़े इसलिए इसको किसी भी रैंडम स्थिति में खींच दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूर्व में पश्चिम में एक दिन का अंतर आता है, जैसे कि इधर आएंगे पश्चिम में तो 1 दिन का लॉस हो जाएगा और इसमें जाएंगे तो 1 दिन का यहाँ पर देखिए तो बढ़ जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि जो है वहां से गुजरती है, इसको हम लोगों ने देख लिया 24 समय जोन में विभाजित है, हर एक घंटे में एक जोन आ जाएगा, ठीक है। और रूस में सबसे अधिक टाइम जोन है 11, ठीक है। वैसे फ्रांस में है 12 वैसे, लेकिन मापा एक ही जाता है। अगर नंबर टोटल में काउंट करें तो फ्रांस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूस बताया गया तो इसको ध्यान रखिएगा, रूस में 11 है, ठीक है। ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर में 12 बजे तो 90 डिग्री देशांतर पर सूर्योदय होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो आपका हेमिस्फीयर है यानी गोलार्ध उसके बारे में। अब ये दो होते हैं, भूमध्य रेखा के द्वारा ग्लोब का जो क्षैतिज विभाजन होता है उसको ध्यान रखेंगे। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। 0 से 90 डिग्री उत्तर में जाएंगे से 0 डिग्री लाइन ये है, और इसके उत्तर में जाएंगे तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव के बारे में बताया गया 0 से 90 डिग्री जैसे 90 लाइन थी वैसे, ठीक है। अब प्रधान मध्याह्न एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बताया गया पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। जो ये चीजें बातें कही उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी, और जो आपका जीएमटी मान लीजिए इधर पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी और इधर पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में जाएगा, ठीक है, गोलार्ध। अब यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास, जीएमटी वगैरह के बारे में पढ़िए। यहाँ पर देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति होती है सबसे पहले इसकी परिकल्पना कास्तुत बफन के द्वारा 1789 में दी गई थी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है ये बफन, ठीक है। पृथ्वी पर अन्य ग्रहों की जो उत्पत्ति होती है इसकी संकल्पना दो है, एक आदित्यवादी एक दैत्यवादी, ठीक है। आदित्यवादी में कुछ चीजें ठीक है, लेकिन दैत्यवादी संकल्पना में इतनी बढ़ा चीजें बताई गई है कि इसमें लगेगा कि इसी कारण के द्वारा इसको निर्माण किया गया, ठीक है। इसी को आपका बाइनरी थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आदित्यवादी सिद्धांत है संकल्पना उसको देखते हैं। उछल तारा परिकल्पना कास्तुत बफन के द्वारा 1789 में दिया गया था। वायु जो राशि इसकी परिकल्पना इमैनुअल द्वारा इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था 1755 में। निहारिका जो परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दिया गया था 1796 में। बस इतना डेट याद करिएगा, बाकी जो थियरी है इसको आप पढ़ेंगे तो चकरा जाएंगे, बस ये याद करिए काफी बहुत है, ठीक है। बाद में अगर देखें तो राष्ट्र के द्वारा इसको संशोधित किया गया था, जो लाप्लास थियरी दी गई थी निहारिका परिकल्पना, ठीक है। उल्का पिंड परिकल्पना जो है आपका लॉकियर के द्वारा 1919 में दिया गया था। अब इसके बारे में जो यहाँ पर जो दैत्यवादी परिकल्पना है उसके बारे में पढ़ लीजिए। ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था तो इसी चंबरलेन ने दिया था 1905 में। ज्वारी परिकल्पना आपका जेम्स नीम्स द्वारा दिया था 1919 में। जेफरी महोदय के द्वारा 1919 में इसको संशोधित कर दिया गया था, ठीक है। वैतारिक परिकल्पना ये आपका एन रसेल के द्वारा दिया गया था। विखंडन का जो सिद्धांत है आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नवतारा परिकल्पना आपका प्रोफेसर फ्रेड होयल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अंतरतारक धूल परिकल्पना जो है आपका आर्टो स्मिथ के द्वारा दिया गया था 1943 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की जो उम्र है वो आपका मतलब आयु है, उम्र होती है, आयु कहिए, ये आपका 406 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था पृथ्वी, ठीक है। और निर्धारण जो तिथि होती है वो आपका रेडियो डेटिंग के माध्यम से किया था 1905 में। इसने किया था तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा पृथ्वी की उम्र मतलब आयु बताई गई थी, ठीक है, 406 अरब वर्ष। यहाँ पर हम देखते हैं डेटिंग प्रकार, इस प्रकार से किसी भी चीज की जो डेट है तारीख है वो मापी जाती है तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा, ठीक है। इसी माध्यम से पृथ्वी की उम्र मापी गई है, आयु मापी गई है, बायोमीटर कर रहा है आयु, ठीक है। सबसे पुरानी जो चट्टान है उसी के आधार पर इसको बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसका मान लीजिए चट्टान है, इसका इसमें कार्बन तो होता है, अब कार्बन हमेशा मतलब कि इसमें से निकलता रहता है, ठीक है। तो इसके निकलने के कार्बन निकलने का इसका क्षय होता है, ठीक है, डीके होता है, कोई चीज नापी जाती है तो एक वर्ष में कितना इसका डीके हो सकता है, इसलिए कितना बड़ा होगा और कितना छोटा हो सकता है, कब तक, ये सारी चीजें कार्बन डेटिंग में मापी जाती है, ठीक है। बाकी यूरेनियम डेटिंग यहाँ पर दिया गया, पोटेशियम डेटिंग, रूबिडियम डेटिंग दी गई और आपका यूरेनियम डेटिंग दी गई, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग और अन्य डेटिंग है, इसको छोड़ सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं। पृथ्वी का आकार और इसकी जो आकृति होती है वो ऐसे कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए जीवाइड इसका आकार है, ठीक है, और ये चट्टान का पृथ्वी दिखाई देती है, ठीक है। टॉप और बॉटम पर हल्की चपटी होती है, नारंगी आकार की, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और जानते भी होंगे। इसका कारण क्या है तो अधिक अभिकेंद्री बल, ठीक है। पृथ्वी संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है, ठीक है, मान लीजिए सिकुड़ तो नहीं रही है, लेकिन जब पृथ्वी सिकुड़ती देखा जाए तो जो यहाँ पर कोर है ना से फोर्स लगता है हमेशा, ठीक है। अब पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा दब जाएगी पोल पर और बीच में थोड़ा सा उठ जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। ध्रुव पर अगर देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी थोड़ा सा इसको खींच लेती है अपनी ओर, इसलिए यहाँ पर तभी दिखाई देती है, ठीक है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। जलीय भाग पृथ्वी का 70% आप जानते हो, असली भाग 30% है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अगर हम देखें तो मानव की उत्पत्ति किस समय में हुई थी तो प्लियोसीन समय में पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हो गई थी। ये चीजें ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, ठीक है। सबसे पहले पृथ्वी पर यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा महाद्वीप का निर्माण हुआ, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। रीढ़ वाले जो जीव है, जीव में रीढ़ हड्डी पाई जाती है, रीढ़ काल में इसको निर्मित हो गई थी। सरीसृप मतलब जो रेंगने वाले जीव है, ये आपका नीचे जो एक महाद्वीप में इसका निर्माण हो गया था, डायनासोर आप लोग जानते हैं, ठीक है। आज से 18 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर पाए थे धरती पर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, उसके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है दो स्रोतों पर आधारित होती है, ठीक है। एक आपका प्रत्यक्ष और एक आपका अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी मतलब कि जब फूटती है तो इसमें से जो मॉडर्न मटेरियल वगैरह निकलते हैं, तो इससे पता चलता है, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा एक चट्टान, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनडायरेक्ट सोर्स है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर कितना ज्यादा लगता है उसके आधार पर बता सकते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, कौन सी मटेरियल वगैरह यहाँ पर पाई जाती है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अगर हम देखें तो पोल पर नॉर्थ और साउथ पोल कैसे मापा जाता है, चुंबकीय आधार पर मापा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उल्का पिंड
पृथ्वी पर अगर गिरती है तो कोई मान लीजिए मेटेराइट्स आ जाती है। तो देखिए ब्रह्मांड में जो चीजें हैं उससे मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो कुछ चीजें ब्रह्मांड से अगर पृथ्वी पे आ जाएंगी तो उसका भी अध्ययन करके बताया जा सकता है कि पृथ्वी का कोर कैसा वगैरह, ठीक है। इस बताया जाएगी। अब यहाँ पे भूकंपी जो तरंगें होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये सबसे देखा जाए तो अच्छा माना जाता है भूकंपी तरंगें, ठीक है। क्योंकि पीएसएल जो वेव होती है वो पृथ्वी पर जो अगर भूकंप वगैरह आता है तो कहाँ क्षेत्र में पहुंचेगी उसके आधार पर ये चीजें बताई जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर जो प्राइमरी वेव होती है ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जाकर चली जाती है। तो तीनों अवस्था में अगर चली जाएंगी तो ये कितनी दूरी तक जाती है इससे पता लगा सकता है कि पृथ्वी किस मटेरियल वगैरह से बनी हुई, ठीक है। तो भूकंपी तरंगें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की कुछ परतें हैं उसको देखते हैं। तीन परत पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, हर चीज के अंदर तीन परतें यहाँ पर पाई जाती है। जैसे सूर्य में भी है, हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी, ठीक है। भूपर्पटी इसी को बोला जाता है, मेंटल यहाँ पर देखा जाता है और कोर, ठीक है। ये कोर भूपर्पटी जैसे ऊपरी वाला जो भाग होता है भूपर्पटी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज मिलकर बना तो सिलिकॉन और एल्यूमीनियम से मिलकर भूपर्पटी बनी हुई है, ठीक है। मेंटल में आ जाते हैं हम लोग, ये कैसे बना है तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम के द्वारा मेंटल का निर्माण होता है। कोर का जो निर्माण कैसे होता है तो निकल और फेरस के द्वारा कोर का निर्माण होता है, ठीक है। पृथ्वी की परतें अगर हम यहाँ पर देखें तो भूपर्पटी या फिर भूपटल ये 5 से 30 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, ठीक है। मोटी होती है कौन सी तो भूपर्पटी, इसके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी का सबसे जो बाहरी सतह होती है ये आपका महासागरी और महाद्वीपी जो क्रस्ट होता है उससे निर्मित है पृथ्वी, ठीक है। सतह जो महाद्वीपी क्रस्ट होता है इसकी जो आपका मोटाई होती है एवरेज वो 30 किलोमीटर होती है और ये हल्की होती है इससे, तो ये हल्की होती है आपका महासागरी जो क्रस्ट होता है उससे 30 किलोमीटर है लेकिन हल्की है। महासागरी जो क्रस्ट है उसकी तो मोटाई अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 5 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है यानी कि मजबूत है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। इसमें दो प्रमुख भाग पाए जाते हैं, सियाल और सीमा। सियाल होता है सिलिकॉन और एल्यूमीनियम है, सीमा जो होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। एल्यूमीनियम मैग्नीशियम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उपविभाग में अगर हम देखें तो उत्तरी एवं निचली जो क्रस्ट है उसी के द्वारा ही निर्मित है। मेंटल के बारे में देखते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। तो मेंटल के बारे में सबसे पहले बताएगी 30 से 29 किलोमीटर की मतलब की मोटाई है। आगे देखते हैं इसका जो उपनाम व्हाइट ऑफ अर्थ इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। स्टेनोस्फीयर से यहाँ पर अगर देखें तो मैग्मा वगैरह निकलता है। दुर्बल मंडल को बोला जाता है सेमी मोल्टेन मटेरियल इसी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें तो ये आपका जो मेंटल होता है उसी में, ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर जो होता है मेंटल के बारे में पढ़ रहे हैं शायद। क्रस्ट भूपर्पटी मतलब क्रस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जो आपका मेंटल है ये आपका 400 किलोमीटर तक है। प्लास्टिक रूप में इसमें अर्ध पिघली हुई मटेरियल पाया जाता है, इसी को सेमी आपका मोल्टेन मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी के मैग्मा का स्रोत जो होता है वो आपका मैग्मा चेंबर से ज्वालामुखी निकलती है, ठीक है। भूपटल एवं मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है 100 किलोमीटर मिलकर के स्थलमंडल का निर्माण किया जाता है इसमें, ठीक है। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कोर के बारे में यहाँ पर चीजें दी गई हैं, देखिए यहाँ पर साफ दीजिएगा आपको। सबसे केंद्रीय भाग इसका नीचे है, निकल और फेरस है, ठीक है। निकल और फेरस है और इसका विस्तार 2900 से 6371 किलोमीटर। डायमीटर आप लोग जानते हैं पृथ्वी कितना है तो उसी के हिसाब से निकालिए। 2900 किलोमीटर पहुंच मेंटल में, ठीक है। मेंटल के बाद जाएंगे तो कोर वाला एरिया आएगा 2900 से 6371 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका कोर कहलाता है, ठीक है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। जो बाह्य कोर होता है 2900 से 51 किलोमीटर तक है और जो आंतरिक कोर होता है आपका 5150 से 371 किलोमीटर, ठीक है। ठोस या प्लास्टिक अवस्था में हो सकता है, अभी पूरी तरीके से पता नहीं है, इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लेते हैं, असमर्थता के बारे में। दो परतों में ये पाई जाती है, मतलब दो परतों के बीच की जो आपका एरिया होता है इसी को असमर्थता बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो पृथ्वी की जो परतें होती है इसमें 5 डिसकंटिन्यूटी यानी असमर्थताएं पाई जाती है। भूपर्पटी, ठीक है, और निचली भूपर्पटी, इन दोनों के बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, इसको नॉट, ठीक है। इसको सी से नोट कर लीजिए, याद करने में आसानी होगी। और निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल के बीच में जो आपका असमर्थता पाई जाती है इसको मोह कहते हैं, ठीक है। एम से डिनोट कर लीजिए। ऊपरी मेंटल और निचला जो मेंटल होता है उसके बीच की जो असमर्थता है इसी को रेपटी के नाम से जाना जाता है। निचला मेंटल और बाह्य कोर इसके बीच में एक असमर्थता पाई जाती है, गुटेनबर्ग, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर इनके बीच में जो असमर्थता पाई जाती है लीमन पाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए CMRGL, ठीक है। सीएम रोज गिफ्ट लेता है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। सीएम रोज गिफ्ट लेता है। वैसे यहाँ पर एक ट्रिक बना दी गई है, कोई मुझे रोटी गुड़ ला दो, ठीक है। कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेमन, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पृथ्वी की ये थी। आगे बढ़ते हैं, चट्टान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए चट्टान कैसे कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, वैसे वैसे चट्टानों का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पृथ्वी में चट्टान पाई जाती है इग्निशियस रॉक, इग्निशियस मतलब अग्नि चट्टान, आग से निर्मित जो चट्टान होती है उसको अग्नि चट्टान बोला जाता है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के अंदर या फिर बाहर जो आपका लावा मैग्मा होता है इसको जमने से जो चट्टान का निर्माण होता है इसको अग्नि चट्टान बोला जाता है, ठीक है। अग्नि चट्टान के एग्जांपल में आपको ग्रेनाइट याद कर लीजिए और बेसाल्ट याद कीजिए। ग्रेनाइट अगर हम देखें तो महाद्वीप जो क्रस्ट है उसी को ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। बेसाल्ट जो है इसे काली मिट्टी और देखा जाए तो महासागरीय क्रस्ट इसी से निर्मित है, ठीक है। ये हो गया। अब जो अग्नि चट्टानें होती हैं ये आपका अंतर्वेदी और बहिर्वेदी बोला जाता है, ठीक है। कोडरमा झारखंड का एक अभ्रक पिगमाइट सेल से प्राप्त है, इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा जरूरी नहीं। यहाँ देख लीजिए अग्नि चट्टान के रूपांतरण के बाद कुछ चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि ग्रेनाइट चट्टान से नीचे चट्टान बन जाती है, ठीक है। रूपांतरण कैसे बनता है ध्यान रखिए। बेसाल्ट यहाँ पर हम देखें तो शिस्ट इम्फीबोलाइट का निर्माण होता है इसे, और गैब्रो ये आपका सर्पेंटाइन का निर्माण होता है, ठीक है, गैब्रो से। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं जो मेटामॉर्फोसिस सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसी को अवसादी चट्टान बोला जाता है। ये आपका परतदार चट्टान होती है। सेडिमेंट्री मतलब कि परत दर परत जमना, ठीक है। सेडिमेंट आते हैं और जम जाते हैं तो इसी को परतदार चट्टान बोला जाता है। चट्टानों के अपक्षय और अपतन से निर्मित होता है, ठीक है। इसी चट्टान के अपक्षय अपतन से निर्मित होता है। इसे एग्जांपल में दिया गया है जैसे सिलिकॉन लिथिफिकेशन, ठीक है। एग्जांपल में यहाँ पर जो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, स्लेट है, ये आपका मेटामॉर्फिक माफी सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक निकलता है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक से यहाँ पर जो बलुआ पत्थर है, आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित आपका जो किला वगैरह बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आ जाते हैं हम लोग सेडिमेंट जो अवसादी चट्टान है उसका वर्गीकरण इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक यांत्रिक अकार्बनिक रूप से अवसादी चट्टान का निर्माण और जैविक अकार्बनिक रूप से अवसादी चट्टान, ठीक है। जैसे यांत्रिक रूप से बनाई जाती है जो मतलब यांत्रिक मतलब देखा जाए तो ये कैसे बनती है, फिजिकली बनती है। इसमें बलुआ प्रधान चट्टान होती है, बलुआ पत्थर निर्मित होता है, क्ले प्रधान चट्टान होती है, चूना पत्थर निर्मित होता है, ठीक है। ये आपका यांत्रिक या फिर अकार्बनिक रूप से अवसादी चट्टान बनती है, ठीक है। अब जैविक रूप से कैसे बनती है, इसमें चूना पत्थर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका खड़िया जिप्सम डोलोमाइट कार्बन प्रधान चट्टान इसी में पाई जाती है, ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रासायनिक क्रिया के द्वारा जो चट्टान का निर्माण होता है उसमें आपका सिंगार नमक पाया जाता है, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं कभी-कभी यूज करते हैं इसको। जिप्सम हो जाएगा लोहा और ये सारी चीजें आपका रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान, ठीक है। इसी में आपका हैलाइड भी आ जाएगा, ठीक है, नीचे भी करनी बनता है। अब ये हो गया। यहाँ पर हम लोग चीज देख रहे हैं अवसादी चट्टानों का रूपांतरण, जो कुछ अवसादी चट्टानें इनका परिवर्तन होता है तो कुछ और अन्य चट्टानें बनती है, जैसे बलुआ पत्थर इसका रूपांतरण होता है तो क्वार्टाइल बन जाता है, ठीक है। और चूना पत्थर का निर्माण होता है उसके बाद इसका रूपांतरण होने का संगमरमर बन जाता है, जो सैल होता है इससे स्लेट बन जाता है। डोलोमाइट से क्या बनता है तो संगमरमर बनता है, यहाँ पर थोड़ा बता लेते हैं। देखिए कोयला से निर्मित आपका ग्रेफाइट या हीरा बन जाता है। स्मिथ से निर्मित यहाँ पर देखते हैं तो स्मिथ 6 बन जाता है। ग्लिनाइट से निर्मित आपका एंथ्रासाइट कोयला बनता है। ग्लिनाइट कोयला होता है बेकार क्वालिटी का और इससे सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला बनता है एंथ्रासाइट, ठीक है। वायु के दौरान कुछ निर्मित जो पत्थर है वो आपका कुछ आकृति बन जाती है, इसको लोयस बोला जाता है, लोयस मैदान बोला जाता है या फिर मान लीजिए आकृति है, ठीक है। हिमालय के जो और इस से क्या बनता है तो मोरेन बन जाता है, ठीक, इसको भी जानते होंगे आप लोग। जो रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कायांतरित चट्टानें कहलाती है, ठीक है। मेटामॉर्फिक जो होती है ताप और रासायनिक क्रियाओं के कारण इसका निर्माण होता है। अवसादी और अन्य जो चट्टानें होती है उसी को परिवर्तन करती है, ठीक है। एग्जांपल में आपको यहाँ पर नीस याद कर लीजिए, एक काम चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक दो चित्र दिया गया, वैसे ये साफ इसमें नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, इतना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग भूकंप, सुनामी और उसके ज्वालामुखी, ठीक है। देखिए जो अर्थक्वेक होता है वो आता कैसे ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए भूपटल में जो कंपन होता है ये आपका अर्थक्वेक कहलाता है, ठीक है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन क्या कहलाता है तो भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी कहता है इसको। भूकंपी या फिर प्रवयास्त तरंगें जो होती हैं ये आपका भूकंपी तरंगे होते हैं, ठीक है। भूकंप मूल जो होता है उसको फोकस बोला जाता है। यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र यही होता है, फोकस, ठीक है। अधिक केंद्र क्या होता है एपीसेंटर, ये आपका सबसे पहले भूकंप का जो अनुभव होता है, सबसे पहले यहाँ भूकंप या फिर सबसे पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग पर जब दिखाई देता है तो इसी को एपीसेंटर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से भूकंप आता है फोकस हो जाएगा और सम भूकंप रहेगा
ये क्या होता है भैया, तो यहाँ बराबर अगर आएगा तो इसी मिलाने वाली एक रेखा होती है समभूकंप रेखा, तो इसको बोला जाता है। ठीक है, समान भूकंपी तीव्र वाले स्थान को समभूकंप रेखा बोला जाता है। भूकंप आने के जो संकेत होते हैं कैसे पता चलता है भूकंप आने वाले, क्योंकि पृथ्वी में जो रेडान गैस है वायुमंडल में वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ज्यादा बढ़ने का मतलब ये होता है कि भूकंप जब आता है ना तो जो चट्टानें होती है उसके बीच में रेडान गैस फंसी होती है, और अगर थोड़ा सा करेक्ट होगा तो रेडान गैस वायुमंडल निकल आएगी, तो पता चलेगा भूकंप आने वाला है। ठीक है, या फिर भूकंप आने के बाद ये चीज आती है। ठीक है, और एक जीव होता है कुत्ता, कुत्ता के बारे में आप लोग जानते होंगे कि थोड़ा सा ये उसको इसके बारे में परिवर्तन हो जाता है, भूकंप आने से पहले उसको पता चल जाता है कि भूकंप आ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ वेव निकलती हैं जो कि ये महसूस कर सकता है, जो कुत्ता होता है वो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कांड वगैरह होने वाला है ऐसा, तो कुत्ता यहाँ पर अगर तो ये बचा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भूकंपी तरंगों के जो प्रकार होते हैं, कुछ भूकंपी तरंगें होती हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वेव जो होती है एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, एक एल वेव होती है। ठीक है, जो पी वेव होती है प्राइमरी वेव, एस वेव देखा जाए तो सेकेंडरी वेव होती है, और एल वेव जो होती है वो लव वेव के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो प्राइमरी वेव होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो चलने का तरीका होता है, जो ध्वनि तरंग होती है, ठीक है, इसी तरीके से ये चलता है। ठीक है, अनगाइड तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें केवल देखा जाए तो यहाँ पर ध्वनि तरंगें केवल एक ही मीडियम में जा सकती है, जैसे कि वैक्यूम में तो जा नहीं सकती, तो इसके लिए कोई मीडियम चाहिए। इसी तरीके से जो आपका एस पी वेव जो है वो इसी प्रकार चलता है, जैसे पर्पल यहाँ पर सबसे पहले सतह पर पहुंचता है, सर्वाधिक वेग इसका होता है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ चलता है, औसत वेग 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठोस द्रव और गैस ये तीनों अवस्था में जा सकता है। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि ध्वनि तरंगे, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर बस ये याद करिए ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन कर सकता है, यानी कि ये पूरी पृथ्वी पर इसका निर्माण हो सकता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी भूकंप यहाँ पर आया तो ये पूरी पृथ्वी पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, बस कुछ ऐसे क्षेत्र हैं 105 डिग्री को छोड़ करके तो उसमें नहीं दिखाई देता, बाकी पूरी पृथ्वी पर मतलब पता चल जाता है कि भूकंप आया, जो कि एस वेव से पता चलता है, पी वेव से पता चलता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग से ये गुजरने में सक्षम होता है, यानी खिंचाव और निचोड़ ये आपका दिखाई देता है पूरी पृथ्वी पर आप महसूस कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो एस वेव होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये थोड़ी सी अनुप्रस्थ तरंगें जैसे होती है, तिरछी होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगे जैसी होती है वैसे औसत गति इसकी 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठोस में ये केवल जा सकता है प्राथमिक तरंगे की अपेक्षा इसका वेग जो होता है वो कम होता है, क्योंकि 4 से 6 किलोमीटर कम विनाशकारी होती है। भूकंपी तरंगे पहुंचने पर वाली जो ये आपका तरंगे होती है सेकंड मतलब कि नोट की जाती है, पहले तो प्राइमरी हो जाएगी, दूसरी जो आएगी उसको सेकंड में पाया जाता है, और ये द्वितीय तरंगे होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एल वेव है। ठीक है, एल वेव को लव वेव के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, सबसे कम वेव होता है 1 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ चलती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी। ठीक है, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ना, जब ये एल वेव चलती है तो इस प्रकार से चलती है, तो इस पे अगर कोई भी चीजें यहाँ पर होगी तो ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो सबसे ज्यादा खतरनाक धरती के लिए होता है एल वेव। ठीक है, सिस्मोग्राफ एवं सतह पर पहुंचने वाली सबसे अंतिम तरंगें यही होती है, और जल स्थल पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज होगी यहाँ से इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं भूकंपी तरंगों की जो तीव्रता होती है उसको कैसे मापा जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सिस्मोग्राफ आप लोग जानते होंगे, इससे भूकंप का सूचक यंत्र होता है, इससे पता चलता है भूकंप आया हुआ है कि नहीं आया, बस इतना ही पता चलता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से अब आते हैं हम लोग रिक्टर स्केल पे, इसे 0 से 10 डिग्री मतलब 0 से 10 इस पे नंबर लिखे होते हैं, इससे पता चल जाता है कि कितने रेक्टर का जो है भूकंप आया। ठीक है, क्योंकि रेक्टर स्केल से मापा जाता है तो 10 इसमें नंबर होते हैं, इससे पता चल जाता है। ठीक है, जोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होते हैं, तो 7 8 तक ही होता है। ठीक है, जोन 5 में भारत कौन सा क्षेत्र आता है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देखिए मर्कैली जो स्केल होता है उसके मापा जाता है, तीव्रता मापी जाती है 1 से 12 तक इसमें नंबर लिखा होता है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, और रॉसी फेडरल स्केल होता है, इस पे 1 से 11 नंबर लिखा होता है। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग भूकंप के प्रकार में। ठीक है, भूकंप कैसे कैसे आता है, कितने प्रकार से भूकंप आता है, तो एक टेक्टोनिक भूकंप आता है जो कि भारतीय मतलब कि जो धरती मतलब कि स्थलीय जो प्लेट है वो आपस में दूर जाती है, पास आती है, टकराती है, रगड़ खाती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो टेक्टोनिक परिवर्तन होता है इसे देखा जाए तो भूकंप का निर्माण होता है, भूकंप आता है। और यहाँ पर पतन भूकंप जो होता है, खदान वगैरह जो होती है वो धंस जाती है अचानक से, कुछ धरती का बहुत बड़ा एरिया जो है थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, तो ऐसे भी भूकंप आ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आएगा तो विस्फोट होगा और आसपास की धरती हिल जाएगी तो भूकंप आ जाएगा। जलाशय प्रेरित भूकंप क्या होता है, जो बांध वगैरह बनाते हैं बहुत बड़ा अगर बांध बना देंगे तो कुछ एरिया धंस जाता है, टूट जाता है, बाद उससे भी भूकंप आ सकता है। विस्फोट भूकंप क्या होता है, तो परमाणु परीक्षण करके विस्फोट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं भूकंपी छाया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर भूकंप नहीं पहुंचता, यहाँ भूकंपी तरंग अधिकतम मतलब कि अभिलेखित नहीं की जाती, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये वेव है ना पृथ्वी पर यहाँ नहीं पहुंचती, यानी कि पी वेव यहाँ पर खाली है। ठीक है, पी वेव पी तरंग छाया क्षेत्र है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, बाकी यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, भूकंपी छाया क्षेत्र इसको बोला जाता है जहाँ पर ये भूकंपी तरंग नहीं पहुंचती, जैसे पी तरंग का छाया क्षेत्र क्या होता है 105 से 145 डिग्री के बीच में नहीं पहुंचता, यही है 105 145। ठीक, और एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से आगे कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब जाते हैं हम लोग भूकंप के प्रकार पर। तो देखिए भूकंप सुनामी का आना, भूकंप आ गया यानी सुनामी आएगी, भूस्खलन से आपका हिमस्खलन हो जाएगा, बाढ़ जंगलों में आग वगैरह, ये सारी चीजें भूकंप के बारे में। सुनामी के बारे में थोड़ा सा जानिए, सुनामी है ये शब्द कौन दिया है, जापानी लोग दिए। ठीक है, सु का मतलब होता है तीव्र और नामी का मतलब होता है भूकंप, मतलब कि समुद्र में तरंगे होती है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो तीव्र तरंगे अगर आ जाएंगी तो यहाँ पर सुनामी आ जाएगी, इस चीज के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं भूकंप का विशाल वितरण। देखिए भूकंप का मतलब विशाल विश्व वितरण है, विश्व में कहाँ कैसे भूकंप आता है, तो प्रशांत महासागरीय जो तटीय एरिया होता है उसमें 30% भूकंप आता है, जैसे कि प्रशांत महासागरीय हो गया। अब यहाँ पर उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये आपका पोल हो गया, ये आपका एशिया वाला भाग हो गया। ठीक है, इधर पूरा तो इसी के बीच में जो क्षेत्र है यहाँ पर जैसे जापान वगैरह, फिलीपींस वगैरह, कुछ द्वीपीय देश हैं इंडोनेशिया वगैरह, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको ज्वालामुखी काफी ज्यादा मात्रा में दिखेगी। ठीक है, भूकंप आने का कारण ये होता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी फट जाती है, भूकंप आता है। ठीक है, मध्य महाद्वीप जो पेटी होती है उसमें 21% भूकंप आता है, और प्रशांत महासागरीय जो आपका तटीय क्षेत्र है उसमें 30% भूकंप आता है, और मध्य अटलांटिक जो पेटी होती है उसमें सर्वाधिक भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप रेखा भूमध्य रेखा के पास ये क्षेत्र अवस्थित है। यहाँ पर ये हो गया। आगे चलते हैं, भारत के भूकंपी जो क्षेत्र होते हैं वो कौन कौन से जोन पड़ता है, तो भारत के सेकंड जोन में देखा जाए तो 6 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, प्रायद्वीप 18 जो नीचे वाला क्षेत्र है भारत का वो। ठीक है, जोन 4 में यहाँ पर देखा तो अति तीव्र भूकंप आते हैं। ठीक है, दिल्ली पंजाब वाला एरिया जाएगा, और जोन 3 में क्या होता है, तो इसमें बिहार झारखंड उत्तरी भारत जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। ठीक है, जोन 5 ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम लोगों ने पूछा भी था यहाँ पर, तो अत्यधिक तीव्रता भूकंप यही आते हैं। क्षेत्र कौन सा, तो हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत और गुजरात। ठीक है, यहाँ पर चीज मैप दी गई, जैसे कि हरा वाला एरिया देख रहे हैं, ये कहीं कहीं आप लोगों को दिखाई देगा, और गुजरात में भी, तो हिमालय वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्रों में, इन सभी एरिया में भी मतलब कि 5 जोन 5 तक में ये रखा जाता है, और यहाँ पर भूकंप काफी ज्यादा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो आपको नीला हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जोन 4 में आते हैं और हिमालय वाला क्षेत्र। ठीक है, बस इतना दो जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी के बारे में। वोल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी देखिए प्राकृतिक का जो सुरक्षा बल्ब है इसी को बोला जाता है वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी। अब देखिए प्राकृतिक छिद्र या फिर दरार, जिसे पृथ्वी का जो लावा होता है, राख होता है, ये सभी बाहर तोड़ करके आ जाता है तो ज्वालामुखी आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा बड़ा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर जाएंगे आगे। देखिए ज्वालामुखी में निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं इसमें गैस होता है, जलवाष्प वगैरह होता है, लगभग 60 से 90% तो ये चीजें होती है। ठीक है, इसमें देखिए तो कुछ चट्टानी टुकड़े वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, लैपिली एक मटर के दाने के बराबर पदार्थ होता है, इसको ब्रेसिया भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रेसिया लावा मैग्मा, मैग्मा क्या होता है, तो भूगर्भ में जो स्थिर पदार्थ होता है वही मैग्मा कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, धरातल पर निकलने वाला मैग्मा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे लावा मैग्मा इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया या फिर जो अंग है उसको क्या बोला जाता है। देखिए ज्वालामुखी क्षेत्र क्या होता है, तो भैया कि आकृति में कुछ लावा निकलने वाला जो स्थान होता है वो आपका ज्वालामुखी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ज्वालामुखी नली जहाँ से ज्वालामुखी निकलती है उसे ज्वालामुखी नली कहा जाता है। क्रेटर क्या होता है, तो ज्वालामुखी निकल रही है मान लीजिए ज्वालामुखी, तो यहाँ पर एक झील जैसा बन जाता है, मतलब इस प्रकार से बनता है, तो गड्ढा जैसा बन गया। ठीक है, ज्वालामुखी निकलेगी तभी तो खाली रहेगी, तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेटर बोला जाता है। ज्वालामुखी क्षेत्र का जो विस्तृत होता है इसको आपका ज्वालामुखी बोला जाता है। कोलेरा क्या होता है, तो ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार जो ये आपका ये ज्वालामुखी है और क्रेटर बना, इसी का बहुत बड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोलेरा आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित होता है। गीसर क्या होता है, तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर दरारों के आधार पर मतलब पृथ्वी में दरारें होती हैं और वहां से देखा जाए तो धुआं टाइप का निकलता है। ठीक है, तो एक क्षेत्र है आपका ओल्ड फेथफुल गीसर, और ये आपका यूएसए में अवस्थित, अमेरिका में अवस्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, येलो नेशनल पार्क में, येलो स्टोन पार्क।
ये आपका यूएसए में स्थित है और यहाँ पर हजारों द्वार हैं। ठीक, नोट में यहाँ पर चीजें देखिए दी गई है जो आपका, चलिए इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो आपका द्वार होता है उसके बारे में। सोफल तारा गैस व जलवाष्प निकलता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अलास्का वाले क्षेत्रों में जो अमेरिका के अंतर्गत है, इसमें कटमई पर्वत वगैरह, इसमें हजारों द्वार पाए जाते हैं। ठीक है, गंडक द्वारा या को सुल्तान द्वारा जो ईरान में स्थित है, ये पूछा सकता है को सुल्तान कहाँ है, तो ईरान में स्थित है। ठीक है, और व्हाइट द्वीप द्वारा कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। अब आते हैं लोग ये होगा द्वारा। अब देख लेते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए प्लेटों के आपसी अपसारी या अभिसारी संचलन से यहाँ पर देखें तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। भूपर्पटी जो होती है पृथ्वी की, वो कहीं से टूट करके जो मोल्टन मेटल पृथ्वी के अंदर वो निकलने लगती है। ठीक है, लावा वगैरह निकलने लगता है तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, भूपर्पटी और मंडल के नीचे तापमान एवं दाब में अंतर आदि इन सब चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। देखिए ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है। ठीक है, एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है जिसे डोर्मेंट कहा जाता है। एक आपका देखिए तो एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी होती है जिसे शांत या फिर मृत ज्वालामुखी बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी का होता है सदैव धूल धुआं यहाँ से निकलता रहता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर चीजें बताई गई जैसे किलायू एक द्वीप है जो कि यूएसए में अवस्थित है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाई जाती है, हवाई द्वीप पर सर्वाधिक सक्रिय है। माउंट एटना इटली में है, ये स्ट्रॉबेरी ये भी आपका नेपाली इटली में है। मनोलवा कहां पर, तो हवाई द्वीप। किलायू और मनोलवा दोनों हवाई पर है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, बैरन ऑफ अंडमान निकोबार में, भारत का एकमात्र जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रस्तुत इसको डोर्मेंट बोला जाता है, लेकिन निकट अतीत में उजागर नहीं हुआ है, अभी कभी भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए वेसुवियस, फ्यूजियामा, क्रेटाटोआ, ये सारी जो जगह है उसको देख लीजिएगा। नारकोंडम एक द्वीप है अंडमान निकोबार में, ये भी आपका प्रस्तुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, डोर्मेंट में। अब एक्सट्रीम अमृत जो ज्वालामुखी होता है इसमें आपका देखते हैं तो पुनः उद्गार की संभावना कभी नहीं होती। एग्जांपल के चिंबा जो इक्वाडोर में स्थित माउंट पोप या नेपाल में देवबंद जो है, देवबंद को सुल्तान ईरान में स्थित इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। एक नोट में करके यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। ब्लड वेसल क्या होता है, धातु के बड़े-बड़े क्षेत्रों पर वेसल का जो लावा फैल जाता है इसी को ब्लड वेसल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी से निकलती कुछ अक्सर आकृतियां यहाँ पर देखिए एक मैप लगाया गया। ये आंतरिक रूपांतर में ये जो यहाँ पर चीज दिखाई दे रही है डाई हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी पृथ्वी से तो निकलते हैं लेकिन जो ऊपरी वाला भाग है उसको तोड़ करके ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति का निर्माण होता है, लोकोलिथ। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये बैथोलिथ है, डाइक है, जिससे निकलता है डाइक हो जाएगा। अगर ये सीधे लंबा बन जाएगा तो इसी हो जाएगा, डाइक हो जाएगा। ठीक है, सारी आकृति का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वाय असल रूप, जैसे कि ज्वालामुखी जब निकलता है लावा तो उसके बाद कौन सी चीज का निर्माण होता है, तो सिंडर या फिर राख समूह का निर्माण होता है। लावा समूह क्या होता है, ये सील इसमें कम गाढ़ा होता है तो ये दूर तक फैलता है। ठीक है, तो ये आपका सील या फिर कम गाढ़ा होता है, ये वाय असल रूप है। मिश्रित या फिर कंपोजिट गाढ़ा जो ज्वालामुखी शंकु होते हैं, ये आपका परपोसी या फिर असरित शंकु बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर अग्नि वाले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिंग ऑफ फायर के बारे में थोड़ा सा यहाँ चीजें दी गई हैं, ज्यादा जरूरी है और जितना दिया गया उतना पढ़ लीजिए। प्रशांत महासागर का क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं। परिप्रशांत मेघला इसको बोला जाता है, पैसिफिक बेल्ट में पड़ता है और 75% ज्वालामुखी और 30% भूकंप यहीं पर आते हैं पूरे विश्व के। ठीक, चलिए आगे बोलते हैं। ज्वालामुखी का विश्व वितरण के बारे में देखते हैं, कहां-कहां ये स्थित है। परिप्रशांत महासागर जो मेघला होती है विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी क्षेत्र है इसी में स्थित है। सबसे विनाशकारी प्लेट यही इसीलिए। ठीक है, मध्य महासागर जो पेटी है उसमें आपका अल्पाइन पर्वत आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्षेत्र ठीक है विनाशक प्लेट के किनारे से पाया जाता है। मध्य अटलांटिक जो मेखला है इसी को मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना जाता है। महासागरीय कटक इसको बोला जाता है और रचनात्मक प्लेट किनारा है। ठीक है, उत्तरी और प्लेटीय ज्वालामुखी क्या होता है, तो सूक्ष्म प्लेट जो गतिविधि होती है उसके कारण ज्वालामुखी निकलता है, तो छोटा मोटा ज्वालामुखी यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो अटलांटिक मेखला है ना, अटलांटिक महासागर देखिए उसके बीच में यहाँ पर दिख जाए तो धरती का विस्तार हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर दिख रहा है तो बढ़ रहा है, प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, इसी के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत है उसके बारे में। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थी प्लेटों के स्वभाव और प्रवाह में जो असंबद्ध अध्ययन किया जाता है इसको प्लेट टेक्टोनिक बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं स्थलीय जो मजबूत भूखंड है उसके बारे में इसको प्लेट बोला जाता है। जैसे कि एक भारत, आप लोग देश देख रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ये एक जुड़ा हुआ प्लेट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रो इंडियन प्लेट इसको नाम से बोला जाता है। ये आपका प्लेट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे प्लेट जैसे अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं वो एक अलग प्लेट है। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं एक अलग क्षेत्र में दिखाई देता है, दक्षिण अमेरिका अलग क्षेत्र में दिखाई देता है, तो ये प्लेट अवस्थित है। ठीक है, इसी पर ही पूरा उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका सब अवस्थित है। जब धरती का निर्माण हुआ था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पेंजिया पैंथेलासा सागर का पेंजिया द्वीप है जिसमें टूटने के बाद इसका निर्माण हुआ, तो वही सारी चीजें बताने की कोशिश की। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, हैरी हेल्स 1982 में किया था। वैज्ञानिक डब्ल्यू मॉर्गन के द्वारा किया गया था। विचारक कौन थे, मैकेंजी, पार्कर और होम्स। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में रेडियो धर्मी पदार्थों के प्राप्त उष्मा यहाँ पर ये प्रवाह के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं न्यूटन में क्या दिया गया है। तो देखिए प्लेट विवर्तन की स्थल का दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन जो होता है वो आपका प्लेट विवर्तन की होता है। प्लेट का किनारा जो होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए प्लेट जो होता है विनाशात्मक प्लेट होता है, रचनात्मक होता है और संरक्षित होता है। तो विनाशात्मक जो प्लेट होता है रॉकी जो है पर्वत देख रहे हैं, ये आपका विनाशात्मक प्लेट के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत सबसे देखिए तो लंबा पर्वत है ये विश्व का, तो एंडीज जगह हिमालय का निर्माण ये आपका विनाशकारी विनाशात्मक जो प्लेट किनारा है उससे निर्मित है। ठीक है, रचनात्मक अगर देखें तो नया बनता है ना, रचनात्मक नया बनता है। अगर जो आप अटलांटिक महासागर देख रहे हैं इसके बीच में कटक पाई जाती है। ठीक है, इसी को रचनात्मक प्लेट किनारा बोला जाता है, यानी कि इसका विकास हो रहा है। संरक्षित प्लेट क्या होता है, तो रूपांतरण भ्रंश का निर्माण, यानी कि सान एड्रिस एक कैलिफोर्निया में जो क्षेत्र है वो आपका हो जाएगा संरक्षित प्लेट का किनारा। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, इसके बाद हम इसको देख लेंगे। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जिसको टेलर के द्वारा दिया गया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने बताया, तो वेगनर ने बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें निशान लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट पूछेगा जरूर। ठीक है, जो वेगनर थे वो आपका जर्मनी के वैज्ञानिक थे, वैसे जलवायु वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने देखा जाए तो किसके खोज कर दिया, महाद्वीप के जो प्रवाह सिद्धांत उसको खोज कर दिया, यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन है इसको सिद्धांत को इन्होंने दे दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया था गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवनशीलता और ज्वलंत वर्टिकल जो प्लेट है वो आपस में घिस रही है, आगे पीछे हो रही है। इन्होंने बताया था। वेगनर 1925 ईस्वी में जिग्सॉ फिट थ्योरी के अध्ययन के अनुसार इन्होंने बताया था। जिग्सॉ फिट थ्योरी मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अफ्रीका है, ये आपका दक्षिण अमेरिका मान लीजिए, अगर आप लोग इसको जोड़ेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी के लिए इन्होंने जिग्सॉ फिट थ्योरी दी थी, यानी कि जुड़ा हुआ था, पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई थी। इन्होंने बताया था कि कैसे अलग हुई थी, इस प्रकार से ऐसा निर्माण हो गया, इन्होंने नहीं बता पाया। इसलिए यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए कि जो वेगनर जी है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंजिया सुपर महाद्वीप था, पेंजिया पैंथेलासा के बारे में देखते हैं। पेंजिया ये पैंथेलासा के आसपास के जो सागर है पैंथेलासा बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पेंजिया वो टूटा कई दो भागों में, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड में। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। पेंजिया यानी कि सुपर महाद्वीप, अंगारालैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है वो आपका अंगारालैंड के अंतर्गत आता है। और ये पेंजिया टूटा नीचे आया तो गोंडवानालैंड का भाग अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा और भारत ऑस्ट्रेलिया का पेट हो जाएगा, ये आपका गोंडवानालैंड। ठीक है, ध्यान रखिए गोंडवानालैंड हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर देख लेते हैं विश्व के 7 महत्वपूर्ण जो पेट है, मुख्य पेट और समृद्ध भाग। जैसे प्रशांत महासागर जो पेट है, प्रशांत महासागर नीचे आ जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियन जो पेट है इसमें आपका भारत ऑस्ट्रेलिया महासागर आ जाएगा। अफ्रीकन जो पेट है अफ्रीका महाद्वीप, पूर्वी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर आ जाएगा। यूरेशियन जो पेट है इसमें यूरोप एशिया पूर्वी अटलांटिक महासागर आ जाएगा। आर्कटिक जो पेट है इसमें आर्कटिक के चारों ओर के क्षेत्र को घेरी हुई महासागरीय प्लेट आ जाएगी। उत्तरी अमेरिका प्लेट एक अलग ही प्लेट है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर वाला प्लेट आ जाएगा इसमें, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका प्लेट ये तो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, छोटे मोटे प्लेट है उसका, लेकिन इसके पास में। ठीक है, इसमें आपका दक्षिणी जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका प्लस दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर का प्लेट इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं भू आकृति जो प्रक्रिया उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए भूतल के विन्यास में परिवर्तन आपका भू आकृति परिवर्तन कहलाता है। अंतर्जात में बहिर्जात बलों के कारण इसका निर्माण होता है। भूतल के परिवर्तन जो बल होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। जो अंतर्जात बल होते हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा जानना नहीं है। हाँ, यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए जो अंतर्जात बल होते हैं ना, आकस्मिक यानी कि अंतर्जात बल कहलाते हैं, और पटल विरूपणी थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पटल विरूपणी से यहाँ पर देखते हैं दो प्रकार होता है, महाद्वीप और पर्वत। ठीक है, महाद्वीप ये आपका निर्माणकारी बल के कारण होता है, इसका उत्थान और निर्गमन होता रहता है, अवतरण या फिर निमज्जन होता है, यानी कि उठता और धंसता है। ठीक है, तो ये आपका किसमें आ जाएगा, तो निर्माण जो आपका महाद्वीप है उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब पर्वत में अगर हम देखें तो पर्वत जो है निर्माणकारी बल
दो होते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न जो बल होते हैं इसमें बलन पड़ता है, जो आपस में कोई चीज संपीड़ित होगी तो इसमें बलन पड़ेगा, ठीक है। जो बल पर्वत है आपका इसी के द्वारा निर्मित है हिमालय, ठीक है। जो तनावपूर्ण है वो आपका भ्रंश बनेगा, क्योंकि दो चीजें आपस में एक दूसरे को खींच रही थी, टेंशन बढ़ रहा है यहाँ पर, तो तनाव बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे ब्लॉक पर्वत और रैंप घाटी का निर्माण हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें आ जाएंगी आपका अंतर्जात बल में। अब बहिर्जात बल के कारण जो अस्थिर आकृति निर्मित होती है आच्छादन कहते हैं, ठीक है। ये अपक्षय, अपर्दन और बृहद संचालन कारण होता है, ठीक है। अपक्षय के कारण अगर हम यहाँ पर देखें अपक्षय अपर्ण में, तो भौतिक अपरूप आपको यहाँ पर दिखाई देगा, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय होता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। जो आपका बृहद संचालन है इसमें बहता जल, पवन, भूमिगत जल, हिमनद और सागरी जल ये सब निर्मित होते हैं, ठीक है। मतलब ये सब चीजें जो बनती है तो ये बहिर्जात बल के कारण बनती है, ठीक है। जैसे नदी होगी आपको दिखाई दे रही है बहिर्जात बल, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। पटल ग्रुप मतलब जो धरती के अंदर मटेरियल चेंज होता रहता है, आकृति बनती रहती है, उसी को बोला जाता है आकस्मिक अंतर्जात बल के कारण ये सारी चीजें निर्मित होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, जो चीजें वाला पार्ट है इसको, ठीक है। अंतर्जात बल क्या होता है, तो इंद्रजनिक जो फोर्स होता है उसके कारण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है, जैसे कि भूमि निर्माण करने वाले जो बल होते हैं इसमें ऊर्जा, रेडियोएक्टिव डीके, ठीक है, उसमें ऊर्जा आ जाएगा। आकस्मिक बल क्या होता है, देखिए जब विनाशकारी परिणाम होता है इसका, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन इत्यादि हो जाता है, ठीक है। पटल विरूपण जो सिद्धांत है ये क्या होता है, तो देखिए क्षैतिज और लंबवत क्रियाशील धीमी गति के कारण पटल विरूपण परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इसमें उत्थान होता है, निर्गमन होता है और इसी के कारण स्थल रूपों का निर्माण होता है। पर्वतीय संचलन में अगर हम यहाँ पर देखें तो पर्वत निर्माण में सहायक होता है। बहिर्जात बल जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो प्रक्रिया है अनाच्छादन कारण ये होता है। पृथ्वी की सतह पर बाध्य रूप से क्रियाशील एवं परिवर्तनकारी बल होता है, भूमि विघटन भूमि विघर्षण बल इसके कारण ये होता है। पृथ्वी की सतह में घिसाव, तोड़ना और संतुलीकरण इत्यादि के कारण ये निर्मित होता है, ठीक है। बहिर्जात जो एजेंट है इसमें कौन कौन सी चीज कार्य करती है, तो एक बहता जल, ठीक है, इसके कारण कुछ आकृति निर्माण होता है, हवा बहती है तो लोहे वगैरह बन जाता है, ठीक है। समुद्र की लहरें से तट कर जाता है, ठीक है, कहीं कहीं जम भी जाता है, तो यहाँ पर देखा तो ये आपका बहिर्जात बल के कारण होता है। भूमि जल इत्यादि का परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत इसमें क्या है, सूर्य। सूर्य कैसे भैया, देखिए जो हवा चलेगी कहीं लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, उसके कारण और जल कैसे बहता है, तो अगर देखें तो गर्म जल ठंडे जल की ओर बढ़ता है, ठंडा जल गर्म जल की ओर बढ़ता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो इसमें जो सूर्य है ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। इसमें तो जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसमें, ठीक, बहुत मतलब इंद्रजनिक फोर्स में यहाँ पर वैसे बहिर्जात जो बल उसके कारण बताया गया इसमें। आगे चलते हैं, जो आपका वेदरिंग होती है उसके बारे में अपक्षय को बोला जाता है। एक इन सीटू प्रक्रिया होती है, ठीक है। इन सीटू एक एक्स सीटू होती है। इन सीटू मतलब जो है एक चट्टान यहाँ पर टूटी फूटी एक छोटा छोटा यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। इन सीटू एक्सचेंज हो गया, ठीक। और एक्स सीटू क्या होता है भैया, तो यहाँ पर जो पहाड़ है इस नदी निकल रही है, इसको काट पीट करके यहाँ तक फैला दे रही है, तो एक्स सीटू हो जाएगा, ठीक है, दूर तक जा रहा है, ठीक। चट्टानों को अपने स्थान पर टूटना फूटना आपका अपक्षय कहलाता है, ठीक है। और अपवर्तन, अपक्षय का वही भाग दूर चला जाएगा, बढ़ते हुए तो अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपवर्तन के बारे में बताया गया, तो इसको देखिए इरोजन ही होता है। चट्टानों के विखंडन पदार्थों के वाह के द्वारा ये दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, अपवर्तन करता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, तो पवन हो जाएगा, हिम जल इत्यादि कारण ये दूसरी क्षेत्र में पहुंच जाता है, ठीक है। अपवर्तन चक्र और भौगोलिक चक्र कह लीजिए विलियम मोरिस डेविस के द्वारा दिया गया था, वाल्टर पैंक। इसको देख लीजिए, बृहद संचालन क्या होता है, इससे पहले हाँ इसको देख लेते हैं। जो आपका मार्स मूवमेंट है, चट्टानों के मलबे का ढाल के अनुरूप स्थानांतरण होना, प्रभाव क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आता है, ठीक है। इसके प्रकार क्या होता है, तो मंद हो जाता है, संचालन तीव्र होता है। इसमें क्रिया कैसी होती है, तो भूस्खलन होता है, हिमस्खलन, मृदा प्रवाह इत्यादि चीजों से ये निर्मित होता है, ठीक है, वायु संचालन होते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं हम लोग जो भू आकृतियां और स्थल आकृतियां उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। इसको देखिए दो प्रकार से होती है, अपवर्तनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, ठीक है। अपवर्तन कारण कोई आकृति निर्मित हुई तो अपवर्तनात्मक बोला जाएगा, और निक्षेपण मतलब कि जो वहीं पर अपक्षय अपवर्तन से चीजें बनती हैं, अवसाद मलबों का जमा हो जाता है, तो ये आपका निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बन जाती है, ठीक है। अपवर्तन में आपका स्थल रूपों का कटाव होता है और निक्षेपण में क्या बनता है, तो अवसाद जम जाता है, मलबा वगैरह, तो ये बन जाता है, ठीक है। वायु कारकों के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां उसको देखते हैं। सबसे पहले नदी, ठीक है। नदी में जो क्रियाएं होती है, जैसे अपघर्षण हो गया, इसमें वी आकार की घाटी और आई आकार की घाटी बनती है, ठीक है। और घाटी, गड्ढे एवं प्लाज, गाज, कैनियन, जलप्रपात, छिपिका वगैरह आपका युवा अवस्था बनते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रियाएं होती हैं, अपघर्षण हो जाएगा, घोलन हो जाएगा, सन्निकर्षण हो जाएगा, जलगति क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। और इसमें अपवर्तन और अस्थल रूप तो हम लोगों ने देख दिया। वी आकार की घाटी नदी विसर्ग वगैरह बनाती है, ठीक है। ये पौर्णावस्थान बनाती है नदी विसर्ग, और देखें तो घुमावदार नदी जब बनाती है तो उत्कीर्ण विरूप विसर्ग रूप देती है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, अपवर्तनात्मक स्थलाकृत रूप हो जाएगा, ठीक है। निक्षेपात्मक जो स्थल स्वरूप है इसमें जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ये आपका पूर्णावस्था होती है, ठीक। और प्राकृतिक तटबंध बाढ़ वगैरह का क्षेत्र बनता है, आपका वृद्धावस्था होती है, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होता है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। अब हिमनद के बारे में देखते हैं। इससे क्या होता है, अपघर्षण और उत्पाटन होता है, ठीक है, हिमकार होता है। इसे क्या बनता है, तो यू आकार की घाटी बनती है, लटकती या फिर निलंबित घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। बाकी जो आकृति दी गई है उसमें पूछेगा नहीं, जैसे मान लीजिए पूछ भी लिया तो फियोर्ड तट क्या होता है। देखिए जो आप नॉर्वे का क्षेत्र देख रहे हैं, नॉर्वे के क्षेत्र में जो बहुत सारा कटा फटा भाग है ना, ये फियोर्ड तट बोला जाता है, ठीक है। इसलिए नॉर्वे देश की लंबाई देखेंगे तो वैसे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 20 किलोमीटर, लेकिन कटा फटा होने के कारण 150 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बढ़ता है और फियोर्ड तट इसके कारण ये होता है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। ड्रमलिन जो होता है, ये अगर हम यहाँ पर देखें तो नीचे जो ड्रमलिन होता है ना, अंडे की टोकरी जैसा ये दिखाई देता है, और हीमोर जब पिघलता है बर्फ वगैरह तो इसकी आकृति का निर्माण होता है। तो इसको बस नाम याद कर लीजिए, काफी होता है। उससे ज्यादा इसमें इसकी जो थियरी है उसको आप लोग समझेंगे तो पागल हो जाएंगे, इतना ज्यादा, ठीक है। वनली एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, नाम याद कर लें, काम मिल जाएगा, ठीक है। और जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निकर्षण, घूर्णन क्रिया, ये सभी अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्रियाएं होती हैं। सागरीय जल के द्वारा ये चीजें बनती हैं, और इससे क्या बनता है, तो तटी क्लिफ बनता है, ठीक है। तटी कंदरा बनती है, गुफाएं, स्टैग, वात, ये सभी चीजों का निर्माण होता है। मेहराब वगैरह का नाम ध्यान रखिए, प्राकृतिक मेहराब बनता है इससे, ठीक है। मेहराब एक आकृति होती है जो कि जो इस्लामिक शैली होती है उसमें दिखाई देती है ना, गुंबद मेहराब वगैरह, तो उसी प्रकार की आकृति बनती है, ठीक है। निर्मित मुख्य जो तट है, फियोर्ड तट, रिया तट, एग्जांपल में इसमें दिया गया रिया तट और फियोर्ड तट देखा जाए तो मतलब जो रिया तट है वो कहां पर, भारत का पश्चिमी जो तट है उसी पे ये तट दिखाई देता है, ठीक है। हैका तट, डॉल्मेशिया तट निर्मित समुद्र तटीय भाग है जो कि सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो भूमिगत जल है उसके द्वारा कुछ निर्मित आकृतियां हैं, ये पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। घूर्णन क्रिया होती है, इसमें जलगति क्रिया होती है, अपघर्षण या फिर सन्निकर्षण बनता है, ठीक है। इसमें लैटिज बनता है और कंदरा याद कर लीजिए, इसमें युवा याद कर लीजिएगा, बस इतना 3-4 याद लीजिए, बहुत है, ठीक है। काष्ठ उत्तराकृति के बारे में देखो तो दक्षिण भारत में विद्यमान है, ये भूमध्य सागर के काष्ठ क्षेत्रों में पाया जाता है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट क्षेत्रों से निर्मित सर्वाधिक उत्सुक जो कुआं होगा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और हाँ देखिए यहाँ पर जो सर्वाधिक उत्सुक जो कुआं है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया की बेसिन घाटी है ना, यहाँ पर इतना ज्यादा गहराई होने के कारण जो पानी का जल है ना जो स्रोत ये थोड़ा ऊपर दिखाई देने लगता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, बस इसको ध्यान रखिए, इतना काम चलेगा, ठीक है। स्टेलेटाइट और स्टेगमाइट कंदरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, वनली एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें अलग से दिया हुआ था। अपघर्षण, सन्निकर्षण या फिर अपवहन के कारण कैसे बनता है, इनसे बल बनता है, वातावरण बनता है, ठीक है। मशरूम रॉक बनता है, एक छत्रशिला बनती है, ठीक है। ये आपका हवा जब चलती है तो कुछ मान लीजिए कि जो रेगिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें चट्टान होती है बड़ी-बड़ी, हवा यहाँ पर चलती है तो जो बालू के टुकड़े होते हैं ना चट्टान से टकराते हैं तो इसको आकृति निर्मित हो जाती है, कट पड़ जाता है ना, तो इसीलिए कौन सी आकृति निर्मित होती है, तो छत्रशिला याद कर लीजिए, मशरूम रॉक बनता है, ठीक है। इस मशरूम ऐसे ही होता है ना ऐसी, तो ये ऊपर इतना मजबूत वाला भाग बचा रहेगा, ये नीचे का जो क्षेत्र है वो कट जाएगा, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ बनता है, तो कौन से बनता है, हवा से और रेगिस्तान वाले क्षेत्र में बनता है, ठीक है। बाकी अन्य जो जीवगेन है या टांग है इसको याद कर लीजिएगा, नाम भी काफी इसमें, ठीक है। बाकी ये ज्यादा जरूरी नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्या दिया, तो पर्वत और पठार के बारे में चीजें दी गई हैं, उसको देखते हैं हम लोग।
देखिए पर्वत क्या होता है, माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए पर्वतों का अध्ययन जो होता है आपका कहलाता है व्यवस्थित पहाड़ या पर्वत श्रृंखला होती है। इसमें जो उत्पत्ति के सिद्धांत होते हैं भूसन्नी कोबर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तापी संकुचन जेफरीज के द्वारा दिया गया था। पृथ्वी वर्तनी जो है आपका हैरियोस के द्वारा दिया गया था। जो भूसन्नी है इसमें हिमालय की उत्पत्ति 33 भूसन्नी से हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। 33 महासागर था। अब मान लीजिए कि एक चीज यहाँ पर एक छोटी समझ लीजिए कि आपका यूरेशियन प्लेट है, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है भारत वाली। अब ये जब टकराती है ना तो इसके बीच में एक सागर होता है, 33 सागर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नदी ऐसी आती है, जब टकराती है तो यहाँ पर देखा जाए तो वलन पड़ता है, इससे कुछ नदियां निकलती है। तो नदी जो होती है ना ये आपका हिमालय वाले क्षेत्र से मिट्टी वगैरह काट के लाती है और इस क्षेत्र को भर देती है, जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कैसे निर्मित है, तो ये निर्मित है आपके 33 भूसन्नी में ये निर्मित है और काफी धंसा हुआ भाग है ये, और कुछ नदियों में वगैरह लाके इसको काट दिया गया, काफी उपजाऊ मैदान बना दिया गया। उसके बारे में यहाँ चीजें बताई, ठीक है। पर्वत के प्रकार में अगर हम यहाँ पर देखें तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, वली पर्वत होते हैं, ब्लॉक पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी और अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। वली पर्वत या फिर मोटा पर्वत इसको कह लीजिए, हिमालय, भारत का अल्प्स, यूरोप का रॉकी, उत्तरी अमेरिका का एंडीज, ये सब आपके वली पर्वत के अंतर्गत आ जाएंगे। सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है रॉकी एंडीज, जो कि वली पर्वत का ही एक भाग, मतलब वली पर्वत, मतलब वली के कारण इसको निर्मित किया गया, ये निर्मित हुआ, ठीक है। ब्लॉक जो पर्वत है वॉसिजस पर्वत जो कि फ्रांस में स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित, सतपुड़ा जो श्रेणी आप देख रहे हैं भारत में, ये भी आपका एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। खड़ा ढाल जैसा ये मतलब ब्लॉक पर्वत की तरह इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी जो पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी फूट गई, पर्वत बन गया, ठीक है। मनोलवा जैसे हवाई द्वीप हो गया, पोपा म्यांमार हो गया, माउंट फ्यूजी फिजियामा हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। ज्वालामुखी निकलती है, मतलब ज्वालामुखी फूटती है और इससे जो लावा निकलता है इससे चट्टान बन जाती है, मतलब पहाड़ जैसा बन जाता है। तो ये आपका ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, अपलेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। ये आपका अपलेशियन या अपशिष्ट कह भारत में जो अरावली पर्वत है, इसमें सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको सबसे पुरानी पर्वत है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख रहे हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों में ये है, मूंगा चट्टान द्वारा निर्मित है। जुराल पर्वत कहां पर है, तो कॉकेसस, एशिया और यूरोप को विभाजन करता है और रूस में अवस्थित, ठीक है। एटलस और डेक्कन पर्वत कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में ये आपको देख रहे हैं, मोरक्को वहां पर अवस्थित, ठीक है। एल्पाइन और इटली में अवस्थित है, ऑपरेनिच फ्रांस में अवस्थित है। स्कैंडिनेविया अभी हम लोगों ने देखा था, नॉर्वे से देखा नहीं था, नॉर्वे का नाम आया था फ्यूर तक में। तो स्कैंडिनेविया जो रेंज है ये आपका कहां पाया जाता है, नॉर्वे, एक जीव का नाम है स्कैंडिनेविया, उसी के नाम पर ये पड़ गया। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो विश्व के प्रमुख पठार है, उसको देखने से पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं हम इसको जो पर्वत शिखर, उसको देखने के बाद हम पठार देखेंगे। देखिए पर्वत शिखर दिया और सीधी दी, जैसे ये पूछ लेता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 847 मीटर सभी लोग पता है, इसका सबसे ऊंचा ये पर्वत है। सागरमाथा नेपाल में इसको बोला जाता है, ठीक है। कीटू ये भारत का गार्डन नेशनल को बोला जाता है, 4011 मीटर ये भारत में है। कंचनजंगा ये भारत में है, ठीक है। नेपाल में 8000, भारत और नेपाल की बॉर्डर पर है, वैसे सिक्किम है 8588 मीटर की ऊंचाई है और भारत नेपाल की बॉर्डर पर है, ठीक है। लोहत्सव ये आपका भारत तिब्बत क्षेत्रों में 8516 मीटर। मकालू, मसालू, धौलागिरी सबके बारे में आप लोग जानते हैं। मकालू कहां पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है, ठीक है। 8464 धौलागिरी कहां पर, नेपाल में, इतना है ऊंचाई 8164 मीटर, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसके प्रमुख पठार है। सबसे ज्यादा अंतर्प्रति पठार बोला जाता है तिब्बत का पठार, का पठार औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर, ठीक है। एशिया माइनर यानी कि तुर्की, कोलंबिया में कुछ है, उसके बारे में यहाँ पर नाम दिया गया। महाद्वीपीय पठार क्या होता है, ब्राजील का पठार, अरब का पठार, दक्षिण भारत का पठार जो है ये आपका महाद्वीपीय पठार, ठीक है। भारत में जो दक्षिण भारत का दक्षिण पठार वो अभी आपका एक महाद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पर्वतपदीय पठार क्या होता है, जैसे पर्वत हो गया उसके पास में पठार निर्मित है, तो ये पर्वतपदीय पठार हो जाएगा, पर्वत के पैर के पास, ठीक है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में अवस्थित है, मालवा और श्रीलंका का पठार, ठीक है। गुंबद का पठार क्या होता है, ये गुंबद जैसा दिखाई देगा। छोटा नागपुर पठार, ओजार का पठार जो कि यूएसए में अवस्थित है, ये पूछा जा सकता है, ओजार वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पुनर्युति पठार, पुनर्युति पठार क्या होता है, मिसौरी का पठार, मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ना, मिसौरी का पठार जो अमेरिका में ये आपका देखें तो पुनर्युति पठार है, ठीक है। रांची का पठार जो भारत में अवस्थित है। शुष्क पठार या फिर विच्छेदित पठार क्या होता है, पोटवार का पठार आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, ये आपका देखा जाए तो विच्छेदित पठार है, ठीक है। और असम का पठार भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जलकृत पठार क्या होता है, जल वाला। सांग का पठार बर्मा क्षेत्र, चिरापुंजी मेघालय में ये आपका जलकृत पठार पाया जाएगा, ठीक है। वायव्य पठार क्या होता है, लाइस का पठार, पोटवार का पठार पाकिस्तान में अवस्थित है। हिमानी जो पठार है अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड पठार इसको बोला जाता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नोट में भारत तुर्की का, भारत तुर्कमेनिस्तान का जल विभाजन कौन है, तो काराकोरम जो श्रेणी काराकोरम है ना, उसमें जो काराकोरम सबसे उत्तरी वाले भाग में पाई जाती है, जैसे कि पामीर घाट से निकलती है। तो ये आपका भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में जो जल विभाजन उसका कार्य करती है। अफ्रीका का सबसे छोटी कौन है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। और बाइबल रॉक कहां पर, श्रीलंका में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पिंगलांगला ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम छोड़ रखते हैं। वैसे पठार की उच्च भूमि जो होती है वो पठार कहलाती है, पठार क्या है इसके बारे में हम चीजें देखेंगे। आगे देख रहे हैं हम लोग मैदान, द्वीप और मरुस्थल, ठीक है। सबसे पहले मैदान के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए मैदान एक समतल क्षेत्र होता है, पृथ्वी पर 41% भाग मैदान का पाया जाता है, ठीक है। काष्ठ मैदान क्या होता है, चूना पत्थर के द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं काष्ठ मैदान बोला जाता है। और ये कहां पाया जाएगा, तो सर्बिया, मोंटेनेग्रो और न्यूलार बोर का मैदान इसको बोलता है, ठीक है। जलोढ़ मैदान कहां पाया जाएगा, सिंधु गंगा का जो मैदान होता है, जलोढ़ मैदान, मिसिसिपी मिसौरी का मैदान, जो नदी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कहां पाई जाती है। नील जो नदी है उसका मैदान, और डेन्यूब का मैदान, और यंगसिकियांग का मैदान जो कि चाइना में, ठीक है। हिमानी जो मैदान होते हैं कनाडा और फिनलैंड, स्वीडन में जो मैदान पाए जाते हैं ये आपका हिमानी मैदान है। लोएस का पठार उत्तरी चीन का मैदान जो होता है वहां पर पाया जाता है। तटीय मैदान, फ्लोरिडा का तट, भारत का जो आपका कोरोमंडल मालाबार तट है, ये सब आपका तटीय मैदान पाया जाता है, ठीक है। भले जो मालाबार वो नहीं, कोरोमंडल का ही याद कर लीजिए, ठीक है। संप्राय मैदान क्या होता है, तो पेरिस बेसिन मध्य रूस का जो मैदान होता है संप्राय मैदान बोला जाता है, ठीक है। नीदरलैंड का मैदान जीरो का मैदान बोला जाता है, क्योंकि झील काफी ज्यादा है। नीदरलैंड का जो मैदान है वो जीरो का मैदान बोला जाता है, वैसे जो फिनलैंड आता है नीदरलैंड यहाँ पर दिया गया, इसको ध्यान रखिए। विश्व के प्रमुख द्वीप के बारे में दिया गया, द्वीप हो गया, क्षेत्रफल दिया गया, अस्थिति दी गई। जैसे ग्रीनलैंड कहां पर अवस्थित है, तो अंटार्कटिका में, आर्कटिका में अवस्थित है, अंटार्कटिका में उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, हाँ ठीक है। न्यू गिनी ये कहां पर, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। बोर्नियो जो द्वीप है हिंद महासागर में अवस्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए बोर्नियो द्वीप पर कितने देश अवस्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप यही है, ठीक है। मेडागास्कर आप लोग देखें हिंद महासागर में अवस्थित है। बैफिन द्वीप ये कनाडा में अवस्थित है और उत्तरी ध्रुव महासागर के पास अवस्थित है, ठीक है। बैफिन कनाडा में है ना, इसको जरा कंट्रोल कर लीजिए। जावा और सुमात्रा हिंद महासागर में, होन्शु टोक्यो जापान में अवस्थित है, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर ये सभी बल्कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन कहां पर अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये द्वीप का नाम इसलिए दिया गया कि आप लोग थोड़ा सा इसमें ये बता सकें सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, सबसे छोटा द्वीप कौन सा। सबसे छोटा तो नहीं, सबसे बड़ा ही पूछेगा, बल्कि अरेंज करने के बारे में दे सकता है 2-3-4 द्वीप। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसका जो एरिया दिया गया है, यहाँ से आप लोग कुछ चीजें पता कर सकते हैं, कर लीजिएगा। इसमें बताने में समय लगेगा कितना सबसे बड़ा कौन सा, ठीक है। बाकी विश्व के प्रमुख जो मरुस्थल है उसको देख लीजिए कौन सा मरुस्थल कहां पर, क्योंकि भूलता बहुत है। सारा मरुस्थल जानते होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना में अवस्थित है। टकला मकान कहां पर, तो ये आपका चीन का जो सिकियांग प्रांत है वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। बर्बटन या फिर सिम्पसन स्टुअर्ट या ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे जो मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में 6-7 मरुस्थल, ठीक है। सोमाली मरुभूमि तो सोमालिया पाया जाएगा, नामी भैया नामी भी हो जाएगा। थार मरुस्थल देखा जाए तो भारत में पाया जाएगा, ठीक है। अटाकामा मतलब थार भारत और पाकिस्तान दोनों जगह। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक सूक्ष्म मरुस्थल नहीं, उत्तरी चिली पाया जाएगा, ठीक है। जरा आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा मटेरियल पाया जाता है। और अल नफाद, अल अहमद, अल खली ये आपका सऊदी अरब में पाया जाएगा। गोभी आपका देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सोनेरन कहां पर, अमेरिका में, और ये मैक्सिको में पाया जाएगा। सोनेरन पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। काराकुम मरुस्थल कहां पर, तुर्कमेनिस्तान में। दस्ते सूद पूर्वी ईरान में, दस्ते कबीर ये आपका ईरान में। पेटागोनिया अर्जेंटीना में। मोजावे ये आपका कहां पर, तो अमेरिका में अवस्थित, ठीक है। सियरा नेवादा मुझे वही आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं नदी, झील और जलप्रपात के बारे में। तो नदियां क्या होती है, नदी के बारे में भारत में भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं पहले। देखिए सिंधु नदी पाकिस्तान में सबसे लंबी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, सहायक नदी, वांगचू नदी पूर्वी नदियां है। जाली फरारी जल निकाय में प्रतिमान में सहायक नदियां लंबवत होती है। देखिए वांगचू जो नदी है भूटान में अवस्थित है। यहाँ पर भारत के द्वारा बांध भी बनाया जा रहा है जल विद्युत परियोजना। सो ध्यान रखिएगा। वोल्गा नदी कहां पर, तो रूस में, रूस और मतलब रूस की यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है।
बोल रही थी मैंने रूस, हाँ ठीक है, बोल रही रूस में यूरोप की सबसे लंबी नदी है, भाग रूस का यूरोप में भी आता है इसलिए, ठीक है। डेन्यूब नदी 10 यूरोपीय देशों से होकर गुजरती है, 5 यूरोपीय देशों की राजधानी भी इसी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और डेन्यूब नदी की लंबाई 2842 किलोमीटर है, उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से होता है, और इसका जो मुहाना है किस नदी में मतलब कहां पर ये जल अपना जाता है तो काला सागर ब्लैक सी, ठीक है। यांगत्से नदी के बारे में दिया गया, एशिया की सबसे लंबी नदी जो कि चाइना में है, ये विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में दिया गया 10 प्रमुख नदियों के बारे में, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पर साथ दिखेगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विक्टोरिया झील से निकलती है, व्हाइट नील, ठीक है। और नीली नदी आपका किस नदी से मतलब किस झील से निकलती है कमेंट करके बताइएगा। और नीली नील तो यहाँ पर जो बताया गया सबसे लंबी नदी है नील नदी, ठीक है, विक्टोरिया जैसे निकलती है, भूमध्य सागर में जाकर जल जाती है अपना 6690 किलोमीटर, 6296 किलोमीटर एक नदी का नाम है अमेजन, ठीक है। सबसे बड़ी आयतन मतलब कि देखा जाए तो आयतन में देखा जाए सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और इसका उद्गम पेरू से होता है, लेगो बिलफेरो से, ठीक है। वैसे इसका जो मेन उद्गम है वो अभी तक पता नहीं चला कि कहां से निकलती है, बहुत सारे मिलने के बाद ही बनता है ना, लेकिन एक जगह पेरू में याद करिए, काफी काम जानने के लिए बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि नदी तिब्बत में है, ये भारत मतलब एशिया की सबसे लंबी नदी है, 5797 किलोमीटर लंबी है, और मिसिसिपी में, सॉरी, ये आपका मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है, और अमेरिका उत्तरी अमेरिका में ये नदी है, ठीक है। ये यनीसी नदी ये आपका देखा जाए तो तनुओल पर्वत से निकलती है, आर्कटिक सागर में जाकर जल गिरा देती है। चीन का शोक किस नदी को बोला जाता है भैया, तो चीन का शोक आपका कुनलुन पर्वत से निकलती है, वांगो नदी, जिसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत तबाही मचाती है, जैसे बिहार में जो नदी है आपकी उसी प्रकार से, ठीक है। कांगो जो कि जारे में है, मतलब जारे देश में, और देखा जाए तो इसका मुहाना कहाँ है तो लाउपुला संगम से इसका मतलब मुहाना है, लापुला और लुआ, माफ कीजिए, ये लुआ लया इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा इसका। और अटलांटिक महासागर में ये अपना जल जाती है, और आमू जो नदी है ये आपका उत्तरी पूर्वी चीन से निकलती है, और ओखोटस एक सागर है उसी में अपना जल जाती है। जरा इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहां पर अवस्थित है, किस महासागर में। लीना रूस में है, बैकाल झील से निकलती है, और आर्कटिक सागर में अपना जल जाती है। कांगो जारी नदी विश्व रेखा को 2 बार काटती है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। लिम्पोपो जो नदी है ये दक्षिण अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है, और आसमान जो बांध है वो नील नदी पर स्थित है, करीबा बांध जाम्बिया नदी पर अवस्थित है। ये जो फैक्ट यहाँ पर नोट दिया गया है इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार दोबारा ये याद रखिएगा, ठीक है। विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि कैस्पियन सागर यानी कि गहरे जल की जो सबसे बड़ी सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये जो कैस्पियन सागर है उसके बारे में बताया गया। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान के मध्य पाई जाती है। सुपीरियर झील ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कनाडा और साउथ अमेरिका के बीच में है। विक्टोरिया झील कहां पर है तो युगांडा, तंजानिया, केन्या के बीच में, KUT इसको याद लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। तो इसी के बीच में अवस्थित है। और ह्यूरन जो झील है कनाडा से अमेरिका के मध्य अवस्थित है। मिशिगन जो झील है अमेरिका पूरी तरीके से, जो मिशिगन झील है अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। बाकी जो अन्य मिशिगन और बस मिशिगन जो झील है वो पूरी तरीके से अमेरिका में अवस्थित है, बाकी अन्य सभी जो झील है अमेरिका कनाडा के मध्य अवस्थित है, ठीक है। टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया, जारी के मध्य अवस्थित है। तो 1 2 3 4 देश के मध्य अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 किलोमीटर देश की लंबाई। और बैकार जो झील है सबसे गहरी झील है विश्व की, और ये रूस में पाई जाती है, ठीक है। ग्रेट बियर जो लेक है कनाडा में, ग्रेट स्लेव कनाडा में, और ईरी देखिए कनाडा और साउथ अमेरिका के मध्य अवस्थित है। विनिपेग झील कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। ओंटारियो जो झील है कनाडा और अमेरिका के बीच में, लेडोग जो झील है आपका रूस में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। टिटिकाका कहां पर, टिटिकाका तो पेरू और बोलिविया के मध्य में अवस्थित है, ठीक है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो लिम्बोनोलॉजी कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख जो जलप्रपात है आपका एंजल जो जलप्रपात है कैरो नदी पर है, वेनेजुएला में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, और इसकी ऊंचाई 969 मीटर है, ठीक है, मान लीजिए 1 किलोमीटर याद करने के लिए। और योसेमाइट जो है कैलिफोर्निया में 739 मीटर की ऊंचाई, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिणी मार्डे फॉल्स ये आपका नॉर्वे में है। टू गेला जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, क्यू के माना ये आपका वेनेजुएला में, रिबन ये आपका कैलिफोर्निया में जलप्रपात है सब, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। जो जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है, ये भारत में अवस्थित है, ठीक है। 255 मीटर यहाँ तक लाने के लिए 4-5 याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद एक और छोटा सा दिया गया नियाग्रा जो यूएसए में कनाडा में अवस्थित है। भारत का नियाग्रा किसको बोला जाता है वो कमेंट करके बताइए, ठीक है। वैसे यहाँ पर शायद देखिए नहीं दिया, देखिए नोट में जो गोसप्पा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर जो फैले विभिन्न गैसों की परतें पाई जाती है, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है तो वायुमंडल में आपको गैस मिलेगा, जलवाष्प मिलेगा और धूल का कण मिलेगा, ठीक है। गैस में इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद आर्गन है, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड 4 याद कर लीजिए, NOAC, ठीक है। मनीष सर ने ऐसा आप लोगों को बताया होगा, तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। 4 गैसों के नाम लगातार याद कर लीजिए, बाकी अन्य जो है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी जो जलवाष्प है पूरे पृथ्वी पर जो जलवाष्प की मात्रा है 0 से 4% तक, बादल, वर्षा, कोहरा और पृथ्वी के ताप के लिए उत्तरदायी है जलवाष्प, इंपॉर्टेंट भैया। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है जलवाष्प के कारण काफी ज्यादा होती है, ठीक है। धूल कण में तो जलवाष्प मौजूद होते हैं, इसलिए यहाँ पर धूल कण देखा जाए तो क्या हो जाएगा भैया, तो धूल कण जो है आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं, ठीक है। आकाश का नीला इसी कारण दिखाई देता है। आगे देखते हैं वायुमंडल की कुछ परतें होती हैं, कई भागों में वायुमंडल बांटा जाता है। जैसे हम लोग पृथ्वी को देख रहे थे ना, तो अस्तमंडल, फिर उसके बाद आपका मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर है, इसी तरीके से वायुमंडल बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो नीचे है इसको क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो संतापमंडल का नाम याद करने काम चलेगा, ठीक है। और मध्यमंडल, ठीक है, मेसोस्फीयर हो जाएगा, आयनमंडल, आयनोस्फीयर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर चले जाइए पूरा खुला हुआ आसमान है तो वायुमंडल हो जाएगा, ठीक है, एक्सोस्फीयर, ठीक। बस इतना याद करने काम चल जाएगा, बाकी हम लोग थोड़ा-थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे। क्षोभमंडल में क्या क्या होता है, 0 से 8 किलोमीटर, 0 से 8 किलोमीटर यानी 8 से 18 किलोमीटर जो ऊंचाई होती है ना, यहाँ पर क्षोभमंडल की ऊंचाई होती है, ठीक है। 0 से 18 किलोमीटर पोल पे वहां पर होती है 0 डिग्री पर, और 8 किलोमीटर तक कहां पर होती है तो पोल पर होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिया गया है क्षोभमंडल, ठीक। वायुमंडल की जो निचली परतें होती हैं सबसे ज्यादा यही इसी को क्षोभमंडल कहा जाता है। इसकी मोटाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर औसत मोटाई कितनी हो जाएगी 13। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, सामान्य ताप दर, ह्रास वगैरह। तो 165 मीटर अगर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 किलोमीटर अगर ऊंचाई पर गए धरती से तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एवरेज इसको बोला जाता है ऊंचाई के साथ तापमान गिरना। क्षोभ सीमा क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर का होता है, क्षोभमंडल एवं समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा होती है, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। आगे देखते हैं समताप मंडल क्या होता है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ऊपर जाने पर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान इसमें क्या होता है तो बढ़ता है, ठीक है। 120 किलोमीटर तक तापमान स्थिर रहता है, उसके बाद ये बढ़ने लगता है। वायुमंडल चालकों के अनुकूल होता है, यानी कि जहाज होते हैं, वायुयान है ये, जहाज वगैरह जो चालक होते हैं उसके लिए अनुकूल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं होती है वो शांत होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। मदरा पर जो होते हैं बादल इसी में विद्यमान होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग ओजोन परत, तो 15 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है ओजोन की, ठीक है। सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें होती है उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है तो 22 किलोमीटर ऊंचाई पर सर्वाधिक संकेंद्रण होता है इसका, ठीक है। इसका ओजोन का ये आपका O2 होता है, O3, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, O2 होता है। आगे देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको ऑप्शन में बोला जाता है ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन डिप्लेशन जो होता है सर्वाधिक कहाँ होता है ध्रुव पर। ध्रुव पर देखिए तो नीचे भागों में पाया जाता है, और यहाँ पर वायुमंडल के कारण जो गर्म वगैरह हवा वगैरह चलने लगती है ना, इसलिए ओजोन परत क्षरण होती होता है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लेशन को बोला जाता है, और ऑप्शन इसको मापा जाता है, इसकी मोटाई कम ज्यादा होती रहती है। ओजोन जो दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987 को देखा जाए तो ओजोन दिवस मनाया गया था, बस इतना ध्यान रखिए, 1987 से मनाया जाता है, ठीक है। इसका जो क्षरण होता है ना पतला या छिद्र हो जाता है इसमें। संरक्षण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था कब 1986 में, और यहाँ पर CFC जो गैस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। किंगाली समझौता हुआ था, किंगाली संशोधन, इसमें जो HFC गैस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, यानी CFC HFC जो गैस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, कम करने के लिए किया गया था, वैसे बंद कर दिया गया। जो गैस वगैरह ऐसी भरी जाती थी वो इसी से निर्मित थी, बाकी उसको बंद करके इसका ऑप्शन से कोच दिया गया, वो तो नुकसानदायक है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग मेसोस्फीयर के बारे में, जिसको मध्यमंडल बोला जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती रहती है।
और सबसे ठंडी परत इसी को बोला जाता है, उनका पिंड जलकर नष्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। अब आयन मंडल क्या होता है भैया, तो आयन मंडल से ताप मंडल कह लीजिए 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। गर्म परतें होती हैं, रेडियो जो तरंगें होती हैं इसी से परावर्तित होती है, ठीक है। इसको रेडियो वेव भी बोला जाता है, ठीक है। ध्रुवों पर लाल रंग की ऑरोरा होती है, इसी से दिखाई देती है, ठीक है। एक होती है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस, ऑरोरा बोरियासिस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियासिस ऑस्ट्रेलिया के नाम से किया गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया से खड़ा करके देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियासिस दिखाई देती है, दक्षिण ध्रुव पर ही होता है, और बोरियासिस जो होता है वो उत्तरी ध्रुव पर होता है। वो चीज यहाँ बताई गई है। देखिए वायु बहिर्मंडल बोला जाता है, एक्सोस्फीयर ये 640 किलोमीटर ऊपर होता है, थर्मोस्फीयर 10,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता होती है। वायुमंडल ये आपका देखा तो बाहरी अंतरिक्ष से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसी को कौन सी रेखा बोला जाता है, तो कॉमन रेखा बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 किलोमीटर की देखिए तो 100 किमी ऊंचाई पर ही होती है सर वायुमंडल में ना ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आइनोस्फीयर के बारे में पढ़ लेते हैं, सूर्य जो तप होता है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं देखेंगे यहाँ पर छोटा सा आपको दिखाई देगा। देखिए सूर्य से प्राप्त विकिरण जो होता है ये सूर्य तक हो जाएगा, उपसौर होता है, एक अपसौर होता है, 4 जुलाई को उपसौर होता है। इसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत कम प्राप्त होता है, क्या जो सूर्य होता है उसी का ताप, ठीक है। उपसौर जो होता है 3 जनवरी को सूर्य से नजदीक होता है पृथ्वी के, तो उपसौर बोला जाता है। इसमें सूर्य जो ताप होता है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी पर आता है, ठीक है। भूमध्य ये विषुवत रेखा कोई क्या करता है, मतलब विषुवत रेखा कम होती है, इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। मरुस्थल रेगिस्तान इसमें अधिक बनते हैं। सूर्य तक को प्रभावित करने जो कार्य जैसे अक्षांश रेखा हो जाएगी, वायुमंडल की दशाएं हो जाएंगी, दिन और रात की लंबाई हो जाएगी, ये सभी चीजें जो है ना ये सूर्य तक को प्रभावित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैप दिया गया उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं, जैसे सूरज है इसकी रोशनी धरती पर आई, ठीक है। यहाँ पर लौट के धरती से वापस जाती है तो इसको पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूरज से जब ये आती है तो इसको लघु सौर तरंग बोला जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टों में धरती पर आती है और जब धरती से निकलती है तो ये गर्म करके निकलती है तो बड़े पार्ट में निकलती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। तो ये वायुमंडल फंस जाती है, जाने पाती है, इसलिए वायुमंडल गर्म हो जाता है। लेकिन जब तरंग छोटी 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 होती है ना धरती पर आ जाती है पूरा, बाकी ये जाने में देखा तो धरती को गर्म करती है, वायुमंडल से एक निर्माण होता है। इसी को हम लोग देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पर देखते हैं वायुमंडल की पारदर्शिता, सौर कलंक और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है या सूर्य तक को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाएगी, ठीक है। वायुमंडल को गर्म और ठंडा होना, ये क्या होता है भैया, देखिए जो चालन होता है कंडक्शन, उसके बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई। अधिक ताप से कम ताप की ओर अगर उसमें का संचालन होता है तो ये आपका चालन हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल की परतों में गर्म होता है, इससे संवहन क्या होता है भैया, तो ये आपका उष्मा का लंबवत और ऊर्ध्वाधर जो संचरण होता है ये आपका संवहन बोला जाता है, ठीक है। वायुमंडल का लंबवत तापमान गर्म होना। विकिरण क्या होता है, रेडिएशन, तो उष्मा तरंगों के संचरण के द्वारा गर्म होना, सूर्य तप से पृथ्वी का गर्म होना, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेडिएशन, ठीक है। अभिवहन क्या होता है, एडवेक्शन क्या होता है, देखिए सूर्य मतलब उष्मा का क्षैतिज जो संचरण होता है इसी को अभिवहन बोला जाता है। इसमें लू अभिवहन का परिणाम माना जाता है, ठीक है। उष्मा बजट क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा धरती ताप आया और ऊपर गया, उसके बारे में यहाँ पर बताया कि तापमान का संतुलन यानी पृथ्वी का अधिक गर्म होना या ठंडा होना, ये क्या कहलाता है, तो उष्मा बजट यानी तापमान का संतुलन कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और पृथ्वी के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा जो है, ऊर्जा की जो मात्रा होती है 51% है, ठीक है। अब यहाँ पर एल्बिडो क्या होता है उसके बारे में बताया गया है कि किसी सतह से वस्तु का परिवर्तित सौर विकिरण आपका एल्बिडो कहलाता है। प्रकाश की मात्रा धरती तक आती है और धरती से कितना जाती है, उसी को एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का सतह औसत एल्बिडो मान कितना है, तो 29 से 34% है, ठीक है। सर्वाधिक एल्बिडो किसमें होता है, तो बर्फ, जो ताजा बर्फ वगैरह धरती पर मान लीजिए कि जो हिमालय वगैरह पर ताजा बर्फ होती है वहां सूर्य का प्रकाश अगर आएगा तो पूरी तरीके से 100% लौट के चला जाएगा, ठीक है। 40-70% इसमें दिया है, वैसे 90% तक होता है, ठीक है। लेकिन सूर्य का जो बालू होता है ना, बालू ये अगर देखा तो 35 से 45% इसे प्रकाश लौट करके वापस चला जाता है धरती से, ठीक है। तापमान विषमता क्या होती है भैया, नॉर्मल से माफी, तापमान विषमता क्या होती है उसको देख लीजिए। देखिए इसका कारण है अक्षांश रेखा, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचाई, वायु का परिसंचरण और स्थानीय कारक तापमान की क्षमता में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तापमान माफी समताप जो रेखा होती है, देखिए समताप समान ताप वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तापांतर क्या होता है, तो अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में जो अंतर होता है इसी को तापांतर बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तापमान का प्रतिलोमन व्युत्क्रमण, ठीक है। इन्वेंशन ऑफ टेंपरेचर, यहाँ पर देखिए वायु की जो निचली परत होती है ठंडी एवं ऊपरी परत गर्म होती है, ठीक है। अनुकूल परिस्थितियां दशाएं, शुष्क हवा और शांत हवा, लंबी ठंडी लंबी रातें, बादल रहित और साफ देखिए तो आसमान, ये आपका अनुकूल परिस्थितियां बनाती है किसके, तो वायु में निचली जो परत होती है उसके कारण जो तापमान प्रतिलोमन होता है, व्युत्क्रमण होता है उसके बारे में, ठीक है। प्रभाव कैसे पड़ता है, वायुमंडल में स्थिरता बनी रहती है, औद्योगिक क्षेत्र में जहरीली कोहरा बनना, ये सब इसके प्रभाव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग वायु दाब एवं पवन के बारे में। देखिए वायु दाब क्या होता है और पवन क्या होती है उसके बारे में चीजें बताएगी, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो वायु स्तंभ का भार होता है इसी को आपका वायु दाब बोला जाता है। पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है, ये आपका वायु दाब है। इकाई क्या होती है, इसको कैसे मापा जाता है, तो मिलीबार में या फिर पास्कल में इसको माप सकते हैं। वायु दाब मापी जो होता है बैरोमीटर होता है और मौसम का संकेत पठन के आधार पर, मौसम का जो संकेत होता है तूफानी पठन का तेजी से गिरना, वर्षा पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना, प्रति चक्रवात इसमें क्या होता है, तो मौसम साफ हो जाता है और पठन का लगातार बढ़ जाता है। इसमें सर्वाधिक वायु दाब कितना होता है, तो ये इसको छोड़ सकते हैं हम लोग, वैसे नंबर इसमें दिया है, समुद्र तल पर अधिक होता है, ठीक है। आइसोबार और आइसोटाप क्या होता है, तो आइसोबार के बारे में देखते हैं। आइसोबार क्या होता है, तो समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है आइसोबार कहते हैं, ठीक है। और विंड्स क्या होती है, यानी पवन के बारे में अगर हम देखें तो वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है इस प्रकार से वायु चलती है, ऊपर नीचे चलती नहीं, इस प्रकार चलेगी तो वायु क्षैतिज प्रवाह। और निम्न दाब दाबांतर कहलाता है, ठीक है। गर्म हवा निम्न दाब वायु का ऊपर उठना, ठीक है। और ठंडी हवा जो होती है उच्च दाब होता है वायु का नीचे दाब, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कुछ जो सूर्य का प्रकाश मान लीजिए कि समुद्र पर काफी ज्यादा पड़ रहा है, काफी गर्म हो जाता है, तो यहाँ से उष्मा ऊपर उठती है, ठीक है। उष्मा ऊपर उठती है यानी कि जो तापमान होता है वो गर्म होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि ठंडा तापमान हिमालय क्षेत्र में है तो ये हवा इस प्रकार से ऊपर यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर में, यहाँ पे हाई प्रेशर, इस प्रकार से हवा आगे पीछे चलती रहती है, ठीक है। इसमें ये चीजें बताने की कोशिश की गई थी। कोरियोलिस बल के बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। कोरियोलिस बल होता है पवन के उत्तर में दाईं ओर खींच देता है, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर वो चीजें इसमें दी गई है, वैसे चलिए नहीं दी गई। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी जो हवा होती है उत्तर में अगर देखा जाए तो दाईं ओर खींच देती है, ठीक है। इस प्रकार से हवा चलती है तो ऐसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा तो इस प्रकार से बन जाएगा, ये चीजें इसमें बताई गई बाईं और दाईं ओर, ठीक है। वैसे ऊपर अगर जाएंगे तो इस प्रकार से होती है, नीचे अगर जाएंगे तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं घूर्णन क्या होता है, दक्षिण में वायु, ये तो आपका कोरियोलिस बल के बारे में दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं विषुवत रेखा पर जो कोरियोलिस बल होता है वो 0 होता है, ठीक है। और तुंगता कोण इसमें समानुपाती होते हैं और दक्षिण में बाईं ओर ये विचलित करता है, उत्तर में दाईं ओर। पवनों की दिशा में परिवर्तित, यहाँ पर देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर हवा जो होती है अपनी दिशा में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डोल्टन पेटी दी गई है 5 0 से 5 डिग्री तक जो पेटी होती है ना, जो लाइन होती है मतलब जो क्षेत्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। इसमें डोल्टन बोला जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे 30 से 35 डिग्री के बीच में जो रेखा मतलब जो क्षेत्र होता है इसको अश्वाक्षांश बोला जाता है, ठीक है। अश्वाक्षांश क्या होता है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी होती है। अश्वाक्षांश इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, ठीक है। प्रेशर हाई होता है यानी कि जो हवा होती है दाब यहाँ पर आकर के लगाती है, ठीक है। तो इसलिए आपका अश्वाक्षांश इसलिए बोला जाता है। घोड़ाक्षांश आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे नाम यहाँ हो गया, तो यहाँ पर कुछ जो पहले के लोग थे ना घोड़े का व्यापार करते थे समुद्र से, तो इस एरिया में आने के बाद जहाज डूबने लगती थी तो घोड़ा निकल करके जब उस पानी में फेंक देते थे, ठीक है। इसलिए इस अक्षांश को अक्षांश बोला जाता है। वैसे कहानी लंबी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, वो सेम नीचे भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी बनती है 60 से 65 डिग्री 66 डिग्री वैसे होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखा तो ध्रुव पर देखा तो उच्च दाब होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, वायु दाब पेटी के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई, साफ मैप में नहीं दिख रहा है। बाकी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। पवनों के नाम तो उत्तर की ओर मतलब उत्तर दिशा की आधार पर अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र ITCZ जो होता है ITCZ, ये क्या होता है भैया, अंत उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र या लो प्रेशर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में ये आपको दिखाई देता है ITCZ। ये देखा जाए तो हवा यहाँ पर
निम्न दाब का ये क्षेत्र होता है, ठीक है। निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो कहीं से भी हवा आएगी तो यहाँ जरूर आएगी। जब हवा यहाँ आएगी तो बारिश करेगी, ठीक है। तो गंगा के मैदान में ये कब होता है, तो जुलाई माह में गंगा के मैदान वाले क्षेत्रों में होता है, नदी बरसात में, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर इसमें ये चीजें बताई गई है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ठीक है। आईटी सीजन के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। भूमध्य रेखीय अक्षांशों में निम्न दाब वाला गर्त इसमें बनता है और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पवनें इसमें आकर के बैठती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो चीजें दी गई है मैप में क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को, यहाँ पर लेते हैं लोग। पवनों के जो प्रकार होते हैं, मंडलीय या फिर स्थानीय पवनें होती हैं, प्रचलित स्थानांतरी और ग्रही पवनें, 3 प्रकार की पवनें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। व्यापारिक जो पवनें होती हैं, यहाँ पर जो ट्रेडियल विंड होते हैं, समग्री पवनें इसको बोला जाता है। इसके आधार पर जो व्यापार वगैरह होते थे ना, जो हवा चलती थी, तो इसको व्यापारिक पवनें बोल दिया गया, ठीक है। 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में चलती है, अक्षांश में कहते हैं व्यापारिक एवं पश्चिम पवनों को ये विभाजित करती है, ठीक है। पश्चिम पवनें जो वेस्टर्लीज विंड होती हैं, उसमें आपका वेस्टर्ली विंड जो होती है ना, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में आपका 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री पे ये अक्षांश पे ये पाई जाती है। अगर 40 डिग्री पाएंगी जो हवा है ना, वो चलेगी तो इसको गृहस्थी 40 बोला जाता है, और 50 पे पाई जाएंगी तो प्रचंड 50 बोला जाता है, और 60 पाई जाएंगी तो चीकती 60 बोला जाता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा चलती है उसी के बारे में चीजें बताई गई, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, काफी तेज चलती है तो आवाज ऐसी निकलती है, इसलिए आपको बताइए। और जो आपका पोलर विंड्स होती हैं, ध्रुवीय पवनें होती हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एक यहाँ पर नोट में दिया गया भू स्थानीय पवनें जो होती हैं आइसोबार और समानांतर संचरण ये करती रहती है, ठीक है। ये मैप क्लियर नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए नहीं देख रहे हैं हम लोग मैप में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका सामयिक पवनें होती हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शनल विंड्स, इसमें अगर देखें तो मौसम और समय के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव होता रहता है। मानसून पवनें मौसम के अनुसार बदलाव होता रहता है, इसमें अस्तल समीर या फिर जल समीर इसमें दिखाई देता है। आपका दिन होता है समुद्री हवाएं चलती है, समुद्र उच्च दाब होता है, समुद्र से अस्तल की ओर अगर यहाँ पर देखा जाए तो अस्तल में निम्न दाब होता है। रात में अगर देखें तो अस्तली पवनें ये अस्तल से समुद्र की ओर चलती हैं, और दिन में जो होती है समुद्र से मतलब अस्तल से समुद्र की ओर कब चलेंगी, देखिए अस्तली जो रात में जब होती है अस्तल से समुद्र की ओर चलती है, और जो दिन होता है समुद्र से अस्तल की ओर चलेंगी, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। ये आपका समुद्र में जब देखिए पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, ठीक है। अस्तल जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, तो ये आपका जो रात में मान लीजिए समुद्र ठंडा हुआ तो समुद्र में हवाएं जाने लगेंगी अस्तल से समुद्र की ओर, और दिन होता है तो समुद्र से अस्तल की ओर आएंगी, ठीक है। तो वही चीज बताने की कोशिश की गई है रात में और दिन में, ठीक है। गर्म हवा सागर और अस्तल अस्तल सागर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। सतह का अस्तल होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, वही चीज बताई गई। अब आ जाते हैं हम लोकल जो विंड्स होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थानीय जो पवनें होती है, स्थानीय विशेष के नाम से जानी जाती है, प्रमुख जो स्थानीय पवनें के बारे में पूछ लेते हैं, हजारों बार पूछा गया प्रश्न, इसको देख लीजिए। जो चीनी होता है ये हवा कहां चलती है, रॉकी पर्वत पर चलती है अमेरिका में, ठीक है। फोन जो होती है अल्प्स पर्वत चलती है, जो कि अल्प्स पर्वत आपका इटली, यूरोप, स्विट्जरलैंड इन सब क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। सिमून क्या होता है, तो सहारा, जॉर्डन, इराक, सीरिया वाले क्षेत्रों में चलता है सिमून हवा, ठीक है। ये सब गर्म पवनें हैं, ध्यान रखेंगे। खमसीन इससे मिस्र में चलती है, बारिश काफी अच्छी होती है। हरमटन जो होता है सहारा क्षेत्र में चलता है। डॉक्टर विंड्स क्या होता है, गिनी के तट पे चलता है, ठीक है। ये आपका देखा जाए तो डॉक्टर जो विंड्स होता है ना, गिनी का तट देखा जाए तो काफी ज्यादा इसमें वायु में नमी होती है गिनी के तट पे, तो जो ये डॉक्टर विंड्स चलती है ना गिनी तट पे, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल से चलती है डॉक्टर विंड्स गिनी के तट की ओर, ठीक है। अब ये जब जाती है तो थोड़ा सा वहां पे जो जलवायु होता है वो परिवर्तित हो जाता है, कहने मतलब जो आर्द्रता नमी ज्यादा होती है ना, पानी में कम हो जाती है थोड़ी सी, तो लोग अच्छे स्वस्थ होने लगते हैं, ठीक है। सिराको जो है उत्तरी अफ्रीका में, यामू जापान में, हबूब आपका उत्तरी सुडान में, जोंडा अर्जेंटीना में, ब्लैक रोवर उत्तरी अमेरिका में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड भारत में, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड भारत कैसे हो सकता है, एक हवा का नाम भारत में भी है और उसी हवा जैसे नाम नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ठीक है। बिग फिल्टर काफी मजबूत होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको याद कीजिएगा। और जो ठंडी पवनें होती है मिस्ट्रल, इंपॉर्टेंट भी है। ईरान और राइन नदी के फ्रांस और राइन नदी के क्षेत्रों में ये चलती है मिस्ट्रल। बोरा कहाँ है, बोरा एड्रियाटिक सी आप लोग देखें, एड्रियाटिक सी जो इटली वाला क्षेत्र है, इसी के उत्तर में ये जो सागर है एड्रियाटिक सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ चलती है, ठीक है। नॉर्दर्न आपका यूएसए, ब्लिज़ार्ड आपका उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चलता है। लेवेंडर जो होता है स्पेन में चलता है। पापागायो कहाँ है, मेक्सिको में, ठीक है। पंपारो अर्जेंटीना और उरुग्वे में। पूर्व ये आपका रूसी टुंड्रा प्रदेश में। जूरन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बुरान कहाँ पे, रूस और मध्य एशिया के बीच में, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो पे गेम कहाँ पर है, ब्राजील में। नेवाडास इक्वाडोर में। टेरल कहाँ पर है, तो पेरू चिली में, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। जेट प्रवाह के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें, जेट प्रवाह क्या होता है, देखिए उच्च क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ सीमा 9 से 13 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है ऊंचाई वाला, ठीक है, उसी के मध्य ये हवा चलती है, जेट प्रवाह, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। शीतकाल में भारत में जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव होता है, पश्चिमी विक्षोभ जो अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और थोड़ी होगी भी अभी आगे चलकर नवंबर में, जो गेहूं की खेती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है, पंजाब हरियाणा और उत्तर पश्चिमी मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर हम लोग साइड चलती पूर्वांचल में थोड़ी जाती है। जब ये पंजाब हरियाणा क्षेत्र में तो वहां पर इसको बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आर्द्रता, वर्षा और बादल के बारे में देखते हैं। देखिए आर्द्रता क्या होती है, तो हवा में नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। 0 से 4% तक हो सकती है वायुमंडल में उपस्थित। आर्द्रता मापी जो होता है हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। देखिए निरपेक्ष आर्द्रता होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, देखिए तो वायु की जो इकाई होती है आयतन में विद्यमान जलवाष्प होता है, जिसमें ग्राम प्रति घन मीटर में ये मापा जाता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता, तो किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और जलवाष्प एवं जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता होती है उसका अनुपात होता है। संतृप्त वायु की अपेक्षा आर्द्रता इसमें कितनी परसेंट होती है, 100%, ठीक है। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वायु प्रति इकाई भार में जलवाष्प का भार अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है विशिष्ट आर्द्रता, ठीक है। ग्राम प्रति किलोग्राम की इकाई में ये मापन किया जाता है। संग्रहण यानी कंडक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन क्या होता है, तो जलवाष्प का जल तरल या फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित होना की जो क्रिया होती है इसी कंडेंसेशन बोला जाता है। इसका रूप क्या होता है, जैसे ओस हो गया, पाला तुषार हो गया, कोहरा धुआं हो गया, धुआंसा हो गया, स्मोक वगैरह हो गया, ये आपका देखा संग्रहण के कारण होता है। बादल वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बादल, ठीक है। ध्यान रखिए धुएं एवं कोहरे से मिलकर स्मोक बनता है। इसमें जो होता है कि चीजें आप लोग दूर तक नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। ओसान के बिंदु क्या होता है, ड्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिकेट देखने में आप सुने होंगे, इसमें ड्यू पॉइंट्स न्यूनतम तापमान पर वायु का संतृप्त होना रहता है, इसमें ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, ठीक है। अब देखिए क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी बादल के बारे में। देखिए वायु के रुद्रोष्ट परिक्रमा प्रक्रिया के ठंडा होने एवं तापमान के ओसान के नीचे गिरने की जो निर्माण होता है, इस बादल का निर्माण होता है। बादलों की जो दिशा होती है, गति का मापन किसमें किया जाता है, तो नेफोमीटर में किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने का पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। बादलों के प्रकार, तो बादल के प्रकार होते हैं, जैसे निम्नस्तरीय बादल जो निचले वाले क्षेत्र में होते हैं, वर्षास्तरीय बादल ये आपका निम्न क्लाउड्स होते हैं। वर्षा वाले बादल इसमें काले घने भूरे रंग के होते हैं, सूर्य का प्रकाश अवरोधक होता है, ठीक है। स्तरीय में किसको आपका स्ट्रेस क्लाउड्स बोला जाता है, लगातार वर्षा छायादार परतदार तरीके से दिखता है। अगर आप लोग देखेंगे तो नीले रंग का ही बादल होता है, ठीक है। नीले रंग का बादल दिखता है वही, ठीक है। अब यहाँ पर चीजें थोड़ी सी दी गई, जैसे कि सपाट शीर्ष होता है इसका, ठीक है। और ये इसमें साफ नहीं दिख रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। बादल का नाम इसमें दिया है, कौन सा बादल कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ लेंगे तो दिया जाएगा। उच्च स्तरीय जो बादल होते हैं इसको कपासी में कुमुलस क्लाउड्स बोला जाता है। गुमराकार फूल गोभी जैसे होती है उसी प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। कपासी जो होता है, कपास जैसे दिखाई देता है, स्वच्छ मौसम का सूचक होता है और फूले हुए कपास जैसे ही आपका महसूस होता है, ठीक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं हम लोग जो मध्य बादल होते हैं, मध्यस्तरीय बादल, इसके बारे में तो पतली चादर के समान दिखाई देता है, वर्षा या बर्फबारी वाली दिखाई देता है। मध्य कपासी जो बादल होता है इसमें छोटे गोले लहरदार आकृति के दिखाई देते हैं। बादल कई प्रकार के होते हैं, तो छोटा छोटा नाम दिया गया, इस प्रकार से थोड़ी बड़ी बारिश हो जाती है, मध्य कपासी बादल में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पक्षा हो जाएगा। हिमकणों से पूर्ण चक्रवातों के सूचक होते हैं और
पक्ष जैसी संरचना इसमें पाई जाती है और इसमें वर्षा का अभाव होता है, बारिश नहीं करती। कपासी जो वर्षा बादल होते हैं ना, इसमें गर्म और वर्षा वाले बादल ये होते हैं, ठीक है। वर्षा यानी कि रेनफॉल क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। जल की बूंदों के रूप में धरती पर गिरना वर्षा जल कहलाता है, ठीक है। जो जल की बूंद होती है धरती पर गिरने लगती है तो इसको वर्षा बोला जाता है, ठीक है। रेनफॉल। वर्षण क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। तो द्रव और ठोस अवस्था में गिरना इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। रूप क्या होता है इसका? जो इसका कई फॉर्म में गिर सकता है, जैसे कि फुहार, ठीक है, ठंडी के दिनों में हिमपात होता है, ओलावृष्टि होती है, ओले वगैरह पड़ते हैं, तो ये आपका प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण होता है, ठीक है। वर्षा कई प्रकार की होती है। संवहनी वर्षा क्या होती है? देखिए, विषुवत क्षेत्र एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में ये पाई जाती वर्षा होती है। बिजली की गरज के साथ मूसलाधार बरसात हो जाती है तो संवहनी वर्षा बोली जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? तो पहाड़ों पर जो वर्षा होती है, मानसून वर्षा, ठीक है। पवना विमुख एक होता है और पवना विमुख जो ढाल होता है उसी देखिए। पवना विमुख जो होता है ढाल के सम्मुख बारिश होती है, पवना विमुख के बाद पवना विमुख है, ठीक है। एक विमुख है, विमुख है। तो विमुख में क्या होता है? ढाल के विपरीत वर्षा होती है, ठीक है। वर्षा मतलब कि वृष्टि छाया क्षेत्र ये होता है। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए गर्म इसमें दिया कहीं छाया वृष्टि प्रदेश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हवा जा रही है और यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो पवना विमुख हो जाएगा, ठीक है। और पवना विमुख इस साइड होगा छाया वृष्टि वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ समझ सकते हैं। चक्रवाती जो वर्षा होती है साइक्लोन रेनफॉल, चक्रवातों से होने वाली वर्षा होती है साइक्लोन रेनफॉल बोला जाता है, ठीक है। वायु राशि चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए एयर मासेस क्या होता है? वायु राशि तापमान और आर्द्रता संबंधी समताप की जो रेखाएं होती है, मतलब कि एरिया जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? तो वायु राशि यानी कि एयर मासेस बोला जाता है। वातावरण क्या होता है? इसमें फ्रंट बोला जाता है, ठीक है। इसमें शीत एवं उष्ण जो वायु होती है राशियों के बीच में जो क्षेत्र होता है इसको वातावरण बोला जाता है। उष्ण वातावरण, स्थायी वातावरण, शीत वातावरण और अदिष्ट वातावरण ये होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। एयर मासेस जो होते हैं ना, एक निश्चित एरिया में जो हवा होती है लगभग समान होती है, उसी को एयर मासेस बोला जाता है, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ क्लियर हो गई। वातावरण हो गया। अब आ जाते हैं वातावरण कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स, ठीक। उच्च अक्षांश यहाँ पर अगर देखा जाए तो पेंटोजेनिक्स ये आपका अलग अलग वायु के द्वारा द्रव्यमान इसमें होते हैं। और वातावरण क्या होता है? अति उष्ण कटिबंधीय समशीतोष्ण चक्रवात वाले क्षेत्रों में बनता है। साइक्लोन क्या होता है? चक्रवात क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। देखिए केंद्र ये आपका जो चक्रवात होता है ना, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। जैसे आईटीसीजेड हम पढ़े थे उसी तरीके से निश्चित एरिया में आईटीसीजेड बन जाता है, तो वही चक्रवात है, इसमें ऐसा है नहीं। इसमें मतलब इसका दूसरा चीज यहाँ पर दिया गया। देखिए केंद्र में लो प्रेशर है, ठीक है। जो चक्रवात होता है ना, ये चलता है तो केंद्र में लो प्रेशर होता है, ठीक है। लो प्रेशर यानी हवा चारों तरफ से इसी के बीच में आएंगे, ठीक। और ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, परिधि से केंद्र की ओर हवा चलती है। उच्च दाब का क्षेत्र होता है वो उच्च दाब का यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा ना प्रति चक्रवात में, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। इसमें जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में आपका एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। जो चक्रवात होते हैं उसके बारे में बात और इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो ट्रॉपिकल वाला कर्क एवं मकर रेखा के मध्य चलते हैं, केवल समुद्री सतह पर चलते हैं, अधिक शक्तिशाली मतलब अधिक विनाशकारी होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं, ठीक है। जो आपका शीतोष्ण चक्रवात होते हैं जो कि वही रूपण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, ठीक। इसको देख लीजिए। तो ये आपका 35 से 65 डिग्री के मध्य होता है, ठीक है। दोनों इलाकों में होता है, समुद्र और सतह दोनों पर चला जा सकता है, विनाशकारी होता है और समानता उत्पन्न ये होने लगता है, ठीक है। पश्चिम पूर्व की ओर ये प्रवाह होता है। यहाँ पर चक्रवात के बारे में एक नोट दिया गया था, आवश्यक दशाएं अगर हम देखें तो विस्तृत समुद्र, सतह का उच्च तापमान, कोरिलेशन बल, विषुवत पर अभाव, चक्रवात दिया गया। ऊर्ध्वाधर वायु गति में कम बदलाव, ठीक है। निम्न दाब क्षेत्र ये हो जाएगा। नोट में यहाँ पर दिया गया चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसमें तूफान चक्रवात की आंख को बोला जाता है और विषुवत रेखा पर चक्रवात का जो भाव होता है और ये क्या है तो कोरियोलिस जो फोर्स होता है उसी के कारण यहाँ पर शून्य होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस जो बल होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के जो विभिन्न नाम है, इस एरिया में कौन से नाम दिए जाते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। अगर हाँ यहाँ पर देख लेते हैं दक्षिण चीन सागर में जो चक्रवात आते हैं उसको टाइफून बोला जाता है, हिंद महासागर में जो आते हैं चक्रवात बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है विली, संयुक्त अमेरिका में हरिकेन और कैरिबियन द्वीप में यहाँ पर हरिकेन, ठीक है। कैरिबियन द्वीप मतलब जो अमेरिका है उत्तरी अमेरिका उसके वाले भाग में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज दी गई, भारत में कुछ चक्रवात आए थे 2024 में 2023 में, छोड़ दीजिए इसको, करेंट पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे में जो कि आकार में उत्पन्न भयंकर चक्रवात होते हैं उसको टॉर्नेडो बोला जाता है। टॉर्नेडो मान लीजिए कि ठंडा बोला जाता है इसको, ठीक है। ध्यान रखिए। जो एंटी साइक्लोन होते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है? तो ये मौसम साफ होता है और एक उच्च दाब वाला क्षेत्र इसमें होता है, ठीक है। चक्रवात का विपरीत ये रूप होता है, चक्रवात में निम्न दाब बनता है, इसमें उच्च दाब बनता है। केंद्र में देखा तो उच्च वायु दाब होता है, केंद्र से परिधि की ओर हवा चलती है, मौसम इसमें साफ होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्लॉकवाइज, दक्षिण गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, ये चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जैसे ये हाई प्रेशर और हवाएं बाहर की ओर आती है, ठीक है। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश होते हैं उसमें कौन कौन से जलवायु प्रदेश में तो दीर्घकालीन मौसम दशाओं का जो औसत होता है ये आपका इसे जलवायु बनती है। जैसे 30-40 वर्ष लगातार एक जैसा मौसम कहीं दिखाई देगा तो ये आपका वहाँ की जलवायु निर्धारित हो जाएगी, ठीक है। 30-40 साल में जो पेड़ होते हैं काफी बड़े-बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे जलवायु में ये पेड़ पौधे वगैरह होने लगते हैं, इसी को बारे में बताएंगे। अल्पकालीन ये अगर देखा जाए तो मौसम अल्पकालीन होता है, जलवायु दीर्घकालीन, ठीक है। और जलवायु का वर्गीकरण अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए कोपेन जी ने जलवायु का जो वर्गीकरण कई भागों में किया था, जैसे कि अनुभव जन्य जलवायु वर्गीकरण 1918 में इन्होंने किया था। इसमें संशोधन 1936 में लोगों ने किया था। तापमान, वर्षा और मौसम का आधार इन्होंने बताया था कोपेन ने, ठीक है। और जलवायु समूह क्या होता है भैया? ए में उष्णकटिबंधीय आपका औसत वार्षिक तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और शुष्क जलवायु क्या होती है? वर्षा आधारित होती है, वर्षा की अपेक्षा ग्रीष्मकालीन इसमें अधिक होती है। समशीतोष्ण चक्रवात क्या होता है? तो मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। शीताद्र जो जलवायु होती है ठंडे माह का औसत ताप इसमें 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। ध्रुवीय जो जलवायु होती है वर्षा का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उच्च भूमि यहाँ पर अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र यानी शीत जलवायु इसमें बनती है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यहाँ पर देख लीजिए विश्व का जो शीत ध्रुव होता है वर्षोयांश रूस में अवस्थित है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे शुष्क जो स्थान होता है वो चिली में अंटार्कटिका मरुस्थल, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नाइट्रेट यहीं से पाया जाता है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो की उत्पत्ति पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में होती है और उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवा होती है उसको क्या नाम है? पूर्वा बोला जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से ठंडी हवा चलती है ना तो उसको पूर्वा बोला जाता है। विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर ग्रुप्स में दिया गया है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु और यहाँ पर देखें तो उष्ण शीतोष्ण मध्य मतलब कि मध्य अक्षांशीय जलवायु, शीत और हिम जलवायु, ध्रुवीय जलवायु और उच्च भूमि। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसको एएफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। टेलीग्राम जो एक मैप हम लोगों ने शेयर किया था तो वहां से जो जलवायु होती है जैसे जहां की जलवायु पाई जाती है उसी प्रकार से यहाँ पर एएफएमडब्ल्यू इसी प्रकार से चीजें बताई गई थी इसमें, तो उसको आप लोग देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम से करके। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जो जलवायु होती है उसको एडब्ल्यू बोला जाता है, ठीक है। सवाना जो जलवायु होता है आपका एएफ है, ये स्मॉल एफ है, ठीक। इस वीडियो में टेलीग्राम में शेयर करेंगे, आप लोग देखना चाहते हो वहां से देख सकते हैं, ठीक। शुष्क जो जलवायु होती है विश्व से 15 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और दक्षिण अक्षांश में पाई जाती है, इसको स्टेपी यानी कि अर्ध शुष्क एरिया में होता है। इसको बी और कैपिटल बी स्मॉल एस डिनोट किया जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बीडब्ल्यू होता है। यहाँ पर कटनी झाड़ियां वगैरह बबूल कैक्टस वगैरह खिलते रहते हैं, ठीक है। मतलब निकलते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। और यहाँ पर देखें तो आपका जो कोष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से यहाँ पर CFA इसी को बोला जाता है, ठीक है। चीन तुल्य जलवायु इसमें होती है, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी चाइना इन सब क्षेत्रों में ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है। भूमध्य सागरीय जलवायु CSI है, ठीक है। नींबू, संतरा, जैतून इस क्षेत्र में इस एरिया में पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। मध्य कैलिफोर्निया, चिली और न्यूजीलैंड समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जो होती है C कैपिटल स्मॉल सी स्मॉल एफ और स्मॉल बी होता है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आर्द्र सर्दी से ठंडी जो जलवायु इसको DF जलवायु नाम जाता है। समुद्र शुष्क सर्दी से युक्त जो ठंडी जलवायु इसको DW बोला जाता है। इसको देख लीजिए, याद नहीं होगा वैसे, ठीक है। मैं आपको देखने तभी क्लियर होगा तो इसको प्लीज एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। जलमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर जल कैसे वितरित है इसके बारे में, ठीक है। पृथ्वी पर सभी लोगों को पता होगा पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल अवस्थित है।
ठीक है। और खारा जो जल है वो आपका 97% है, पीने लायक जल इसमें 2.5% है, पहले 3% पड़ते थे तो घटकर 2.5 हो गया। ठीक है। महासागर में 97% जल है, स्थलीय समुद्री एवं नमकीन जो झीलें होती हैं 0.009% है इसमें, हिम जो बर्फ वगैरह है ये आपका देखा जाए तो 2.05% है, भूजल में 0.68% यानी कि टोटल धरती का देखा जाए तो 30%। ठीक है। मीठे पानी का देखा जाए तो 30%। ठीक है। झीलों का जो लवण जल है ये आपका जो पीने का पानी उसका 21%, लेकिन पूरी पृथ्वी का देखा जाए तो 0.009%। ठीक है। वायुमंडल में जो 0.0019 है, 0.019 है। नदियों में अगर हम देखा जाए तो अनुसूती नदी में काफी ज्यादा जल है। ठीक है। लेकिन ये पूरे पृथ्वी का अगर हम जल देखें तो 0.0001% है, बहुत कम है। ठीक है। जल चक्र क्या होता है भैया? ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में देख सकते हैं। जल का जो वाष्प और वाष्प का पुनः जल में परिवर्तन ही आपका वाटर हाइड्रोजन साइकिल बोला जाता है, वाटर साइकिल कहिए। और प्रक्रिया क्या होती है? तो वाष्पीकरण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है। ठीक है। वाष्पीकरण से जल मतलब देखा जाए तो गर्म होकर ऊपर उठता है, जलवायु में जाता है, इसका वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होकर बारिश हो जाती है। ठीक है। विश्व के जो महासागर उसके बारे में आपको चीजें बताई गई, जैसे घटता क्रम, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है। अंटार्कटिक फिर आर्कटिक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये चीजें अरेंज करने के बारे में दी जाती है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर इसी को अर्ध महासागर बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे बड़ा और गहरा चैलेंजर घाट इसी में अवस्थित है, ये माफ कीजिए अर्धवृत्ताकार है, अर्ध महासागर में पड़ती है, अर्धवृत्ताकार प्रशांत महासागर को बोला जाता है। ठीक है। इसकी आकृति भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, ये सारगेसो के बारे में आपको बताएगी, इसको छोड़ सकते हैं सारगेसो के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं अटलांटिक महासागर में जो मतलब अटलांटिक महासागर में इसकी आकृति ऐसा है। ठीक है। इस प्रकार से जैसे यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तो इसके बीच में ये पाया जाता है ऐसा करके इसकी आकृति। ठीक है। सारगेसो तट इसी में है। सारगेसो क्या होता है? तो जो सागर है ना उसमें एक सारगेसो नामक घास पाई जाती है, बिना तट का एक सागर। ठीक है। सुधार के अगर देखते हैं हिंद महासागर त्रिभुजाकार है, सबसे गहरी खाई इसकी जावा है। अंटार्कटिक है, ये आपका देखा तो दक्षिण ध्रुव वाली महाद्वीप के चारों ओर ये पाया जाता है। आर्कटिक महासागर सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप और सेल्फ इसमें पाया जाता है। ठीक है। जो सारगेसो है ये आपका भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, और जावा की खाई जो है जो हिंद महासागर है उसमें उत्तरी हिंद महासागर में स्थित है, सबसे बड़ा सागर आपका अरब सागर। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो ये विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में चीजें बताई गई। मलक्का जल संधि अंडमान और दक्षिण मतलब अंडमान सागर और दक्षिण सागर के मध्य में अवस्थित है, और बगल में अवस्थित इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ से चीजें आप लोग को इस प्रकार से करेंगे तो सब दिखेगा। ठीक है। पाक जो है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार और बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, भारत और श्रीलंका में। ठीक है। बेरिंग जल संधि के बारे में पढ़े थे, अभी हम लोगों ने देखा था प्रशांत महासागर में अवस्थित है, अलास्का और रूस के मध्य, इसी में चुकोसी सागर। ठीक है। आर्कटिक वाले क्षेत्रों में डेविस जल संधि कहां पर? तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के मध्य ग्रीनलैंड कर्नाटक में। ठीक है। डोवर जल संधि यहां पर सीधे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इस क्षेत्र का नाम नहीं पूछेगा वैसे इंग्लिश चैनल वगैरह। ठीक है। जिब्राल्टर जो जल संधि है आपका स्पेन और मोरक्को के मध्य में स्थित है, जो मध्य सागर में आने वाली जो जहाज वगैरह है अटलांटिक महासागर से, तो इसी से आती है। ठीक है। फ्लोरिडा जो जल संधि है, फ्लोरिडा आप देख रहे हैं जो मध्य अमेरिका में एक द्वीप है, मतलब कि एक देश है, एक तट से निकला हुआ है, और ये उत्तरी अमेरिका, तो इसी के मध्य जो जल संधि है ना फ्लोरिडा जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बास जल संधि कहां? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये सुंडा जल संधि कहां? तो इंडोनेशिया में। हरमुज जल संधि अगर हम देखें तो ओमान और ईरान के मध्य में स्थित है। टॉरस जल संधि न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित है। बास्फोरस जल संधि तुर्की में स्थित है, और मकास्कार जल संधि आपका इंडोनेशिया में। बाब अल मंदेब जो है आपका यमन और जिबूती के मध्य में स्थित है। एशिया को अफ्रीका से यही अलग करता है बाब अल मंदेब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं ग्रेट चैनल 10 डिग्री चैनल ये होता है, ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा के मध्य इंडोनेशिया जो सुमात्रा में उसी के मध्य पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है। भारत में ये अंडमान निकोबार में। महासागर निकल और उसके ऊंचाई के बारे में अगर यहाँ पर महासागर की जो गहराई होती है, स्थलों की ऊंचाई और उच्चमती वक्र जो होता है आपका हाइड्रोग्राफी के द्वारा ये आपका प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। महासागरीय जो गहराई होती है इसको फैथोमीटर में मापा जाता है, गहराई सागर की गहराई फैथोमीटर में मापी जाती है। महाद्वीपीय मगनता क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का ये क्षेत्र होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल में आपका डॉगर बैंक दिया है जो कि पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है, ग्रॉड बैंक दिया है जो सब बैंक दिया है उत्तरी अमेरिका, और देखिए तो वैश्विक मत्स्य क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय मग्न ढाल जो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है उसके बारे में यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर चीजें दी गई। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ढाल हो जाएगा, ये मगनतट हो जाएगा, और ये थोड़ा सा आएंगे तो ढाल हो जाएगा। और घन सागरी मैदान यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, गर्त देख रहे हैं, सुंदर लैंड वगैरह कैसे बनता है। थोड़ा सा आएंगे द्वीप क्षेत्र होता है, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, जल के ऊपर द्वीप होता है, जल नीचे भी कुछ ऊंची वाली चीज होती है, इसको गुआड़ बोला जाता है। ठीक है। और ये काफी ऊंचा होता है जो द्वीप है ना, ये आपका देखा जाए तो ये तल होता है, इससे काफी ज्यादा ऊंचा होता है। अगर हम लोग जो ज्वालामुखी देख रहे हैं हवाई वाले द्वीप पर, तो किलाई मनोलवा वगैरह, तो ये काफी ऊंचाई तक है। ठीक है। जमीन से काफी ऊंचा है, इसकी ऊंचाई देखेंगे तो जो हिमालय है उससे भी ऊंचा 8 किलोमीटर हिमालय 1800 करीब 9 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं लोग। गहरे सागरीय जो मैदान होते हैं डीप सी प्लेन होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। महासागरीय क्षेत्रफल का ये लगभग 75.9% 76% ये होता है। ठीक है। जो मैदान होते हैं महासागरीय वो वाले, महासागरीय द्रोणी के निम्न ढलान होते हैं वाले क्षेत्रों में गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। अन्य स्थल आकृतियां अगर हम देखिए कौन-कौन सी है, तो खाड़ी, इसी को बे या फिर इसको गल्फ बोला जाता है। ठीक है। खाड़ी को, और कटक सागरीय कैनियन और पर्वत, ये आपका जो गल्फ होता है ना समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश गल्फ कहलाता है। ठीक है। जो खाड़ी होती है दोनों किनारों स्थल से घिरे होते हैं, तो ये आपका गल्फ बन जाएगा। ठीक है। इसके एग्जांपल में गोवा डाल सकते हैं आप लोग। नोट में यहाँ पर बताया गया कि महासागर में बेंथम जीव समुदाय सागरीय तली पर ये पाए जाते हैं, जो सागरीय तली पर जीव जंतु पाए जाते हैं इसको बेंथस बोलते हैं। ठीक है। इसको ध्यान रखते हैं। कनाडा में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है, इतना तो पता ही होगा। सागरीय नितल जो होता है आपका जो प्रश्न होता है आपका हैरी हेस के द्वारा दिया गया था जीवाश्म 1962। ठीक है। जीवाश्म का जो अध्ययन होता है आपका क्या कहलाता है इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो गर्त होते हैं जैसे मेरियाना गर्त हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित 11 किलोमीटर की गहराई है। ठीक है। वैसे 11,334 किलोमीटर है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। टोंगा जो गर्त है ये आपका मध्य दक्षिण प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्यूटोरिको जो गर्त है अटलांटिक महासागर में, और एडमिंटा जो है आपका हिंद महासागर में पाया जाता है। सुंडा गर्त ये आपका पूर्वी हिंद महासागर में है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। गहराई कितनी है? तो 7225 मीटर है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं महासागरीय जल का जो तापमान होता है वो क्या है। देखिए औसत तापमान भूमध्य रेखा के पास लगभग 27 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के पास ये कम होता है। ठीक है। सर्वाधिक तापमान कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य होता है महासागरीय का। ठीक। और पिग्नो लाइन क्या होता है? तो जल निकाय में घनत्व जो प्रवणता है वो। हाइड्रोलाइन क्या होता है? जल निकाय में लौटा जो है वो। थर्मोलाइन क्या होता है? तो गहराई के साथ परिवर्तन। ये तीनों जो होता है इसका प्रदर्शन क्या कहलाता है भैया? मतलब इसी का प्रदर्शन आपका पिग्नो लाइन, हाइड्रोलाइन और थर्मोलाइन कहलाता है। इसको अगर आप नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से प्लीज पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं महासागरीय जल की लौटा यानी कि औसत कितने परसेंट? 35% है। ये डबल नंबर जाता है। प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लौटा कितनी होती है? परसेंटेज की मात्रा में यहाँ पर दिखाया गया इस प्रकार से। ठीक है। इधर कर लीजिए। और लौटा यहाँ पर देखा जाए तो गहराई के साथ वृद्धि होती है। सर्वाधिक जो लौटा होती है 20 से 40 डिग्री उत्तरी एवं 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर स्कोर फैक्ट से पहले देखते हैं इसमें सर्वाधिक जो लौटा है ये आपका बंद सागरों में है। ठीक है। जिस सागर कोई सागर बड़ा सा है उस क्षेत्र में कई नदियां आकर गिरती हैं। ठीक है। और इसका जो मतलब खुलापन है वो नहीं है, चारों तरफ से बंद जो है उसी में ये है। ठीक है। बंद सागर में पाया जाता है। ठीक है। जिसमें आपको वांझिला जाएगी तुर्की में, इसकी जो लौटा है 330 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रकार से औसत लौटा इसमें मापी जाती है। और हाँ ठीक है। जो डेड सी है 238 और ग्रेट साल्ट लेक है 220%। ठीक है। वैसे परसेंट कर लीजिए, ये डबल परसेंट है तो 1000 में ये मापा जाता है इसलिए। ठीक है। स्कोर फैक्ट्स क्या आता है भैया? देखिए हिंद महासागर की लौटा होती है 35% है। ठीक है। 1000 में मापा जाता है। समुद्री लौटा का मापक जो होता है आपका सेला लाइन है ये भूमध्य सागर भूमध्य रेखा पर सामान्य लौटा उच्च वाष्पीकरण के कारण ये मापी जाती है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ना चिल्का झील। ठीक है। भारत में होती है। ठीक है।
खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, चिल्का झील ओडिशा में है और अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए दक्षिण महासागर है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका कोरल रीफ्स है यानी कि प्रवाल भित्तियां, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मूंगा या फिर जो कोरल होता है पॉलिप इसी के द्वारा निर्मित होता है। कोरल एक पॉलिप होते हैं, जीव होते हैं, उसी के द्वारा निर्मित होता है। समुद्री जीवों से निर्मित होते हैं। जूजेंथेल शैवाल से सजीवी ये संबंध करते हैं, ठीक है। जूजेंथेल होते हैं उसी का सजीवी संबंध करते हैं, दूसरे के परस्पर सहयोग करने के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक है। चूना प्रधानी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये खाते रहते हैं, इसी के कारण इसमें चूना प्रधान चट्टान बन जाती है, CaCO3, ठीक है। और कॉलोनी में ये रहते हैं और जब मरते हैं तो इसी के ऊपर ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रवाल भित्तियां बन जाती है। प्रवाल के विकास के लिए कुछ आवश्यक दशाएं कितनी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ चल रहा है, ठीक है। इसको देखिए 21 से 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूर्य की किरणों में प्रवेश तक की समुद्री गहराई चाहिए, 200 मीटर 300 मीटर जितना भी जा सके सूर्य का प्रकाश उतना गहराई चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अवसाद मुक्त होना चाहिए, बहुत ज्यादा गंदा जल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा साफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामान्यतः समुद्री लवणता होनी चाहिए और गहरी चबूतरों की उपस्थिति इत्यादि इसमें होनी चाहिए, ठीक है। प्रवाल विरंजन क्या होता है, यानी कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, इसके बारे में देखिए। वैश्विक तापमान का प्रभाव पड़ने के कारण कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। देखिए तो प्रवाल का विकास बाधित हो जाता है और शैवाल की मृत्यु होकर के शैवाल के किस रंग का हो जाता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चीजें छूट रही थी। जो आपका प्रवाल भित्ति के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए प्रवाल भित्ति कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तटीय प्रवाल होता है, अवरोधक होता है, प्रवाल वलप या फिर एटॉल मतलब जो घोड़े की नाल होती है, इस प्रकार, ठीक है। तो जो तटीय प्रवाल होते हैं दक्षिण फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के मन्नार की खाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उधर जो प्रवाल होते हैं इसी को बैरियर रीफ बोला जाता है, जिसकी सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। कोरल रीफ से निर्मित है। प्रवाल वलप या फिर एटॉल क्या होता है, विश्व की प्रसिद्ध फुराफूटी एटॉल और लक्षद्वीप समूह के मध्य अवस्थित है ये एटॉल प्रवाल, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, एटॉल मतलब घोड़े की नाल के आकार का जो प्रवाल होता है उस प्रकार का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ चीजें छूट रही थी, नहीं चलिए आगे देखते हैं। महासागरीय धाराएं एवं तरंगों के बारे में देखते हैं। देखिए महासागरीय धाराएं और फिर इधर क्या दिया गया, गायरे के बारे में। महासागरीय धाराएं के बारे में देखते हैं हम लोग। एक निश्चित दिशा में दूर तक जल प्रवाह को महासागरीय धाराएं कहते हैं, ठीक है। गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है, पोल से 0 डिग्री से पोल कभी कहीं भी जा सकती है, ठीक है। और ये धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है। ठंडी और गर्म जो जल धारा होती है उसका मिलान क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। जो आपका ठंडी जल धारा क्षेत्र होता है ये आपका रेगिस्तान निर्माण यहाँ से होता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्रों पर जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी वाली जलधारा चलती है, क्योंकि जो पोल से जो जलधाराएं चलती है ना महासागर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर चलेंगी और पश्चिमी तट पर चलेंगी तो पश्चिमी वाले क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, ठीक है। बारिश नहीं हुई तो जो मरुस्थल वगैरह इसी के तट पर ज्यादातर निर्मित होंगे, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में आपका 2-3 मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। गर्म वायु जलधारा क्षमता अधिक होती है, ठंडी वायु उसमें जलधारा क्षमता कम होती है, ठीक है। और जो मत्स्य क्षेत्र होता है इसमें प्लैंक्टन का विकास हो जाता है, इसलिए मछलियां जो छोटे-छोटे जीव खाने के लिए आती हैं। गायरल या फिर गायरे क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। महासागरीय सागरीय क्षेत्र में घूर्णन करने वाले जो जल प्रवाह होते हैं भंवर होते हैं, इसे गायरे कहते हैं, इसकी भंवर है। सीधे-सीधे लिखना चाहिए भंवर, यहाँ पर गायरे लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा था। महासागरीय जल चक्र में जल का प्रवाह संचालन करने के लिए पृथ्वी के घूर्णन तथा महाद्वीप की स्थिति से बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति के कारण, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो पृथ्वी का घूर्णन से महासागरीय धाराएं निर्मित होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक हो गया तापमान में भिन्नता, घनत्व में अंतर, वायु दाब में कौन सागरों की लवणता में अंतर और तट रेखा का आकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या निर्धारित करती हैं, तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण बनती है, ठीक है। प्रशांत महासागर कुछ धाराएं हैं, कुछ गर्म होंगी, कुछ ठंडी होंगी और अटलांटिक महासागर की होंगी, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग वीडियो जूम कर सकते हैं तब जाकर साफ दिख जाएगा, ठीक है। वैसे हम यहाँ पूरा दिखा दे रहे हैं के बारे में। देखिए उत्तरी प्रशांत महासागर की कुछ धाराएं हैं, जैसे उत्तरी विश्वोत्तरी की धारा जो गर्म है, किरोशियो धारा ये गर्म है, ये आपका प्रशांत महासागर में चलती है, ठीक है। और 0 डिग्री से पोल की ओर चलती है। किरोशियो नाम आपका जापान जैसा लग रहा है, तो ये किरोशियो है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर में और उत्तरी प्रशांत धारा ही आपका गर्म है। अलास्का की जो धारा होती है ये भी गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा ठंडी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। ओकोटस जो एक सागर के नाम पर इसका नाम रखा गया, और किवाई की धारा जो है ये ठंडी जलधारा है। ओयासी ये भी जापान जैसा लग रहा है, ठीक है, ये भी ठंडी है, ये आपका पोल से 0 डिग्री पर आएगी। आयुषिन एक द्वीप है, यहाँ पर गर्म हवा चलती है, ठीक है। आयुषिन द्वीप है, उसको आप लोग नाम सुने होंगे। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराएं जैसे कि दक्षिण विषुवतीय रेखा मतलब दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा ये भी गर्म होगी। देखिए छोटा सा ट्रिक है, जो भी आपका महाद्वीप है ना उसके पूर्वी वाले क्षेत्रों में अगर कोई जलधारा चलेगी तो वो गर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर आपका अफ्रीका हो गया मान लीजिए, और ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जो हवा चलती है ना इस प्रकार से चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, इस प्रकार चलती है। तो ये जब आएगी किसी भी महाद्वीप के तट पे, जब हवा से चलेंगी तो जल भी ऐसे आएगा। अब जल ऐसे आएगा तो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, नीचे की ओर आएगा तो टकराएगा तो नीचे की ओर जाएगा ना। तो 0 डिग्री से कोई भी जलधारा चलेगी और किसी भी अस्थायी भाग के पूर्वी वाले भाग पर आएगी तो वो पक्का गर्म होगी, ठीक है। और यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी, ठीक। तो यहाँ से इसको समझ लीजिए। अब पेरू यामोर की जो जलधारा होगी पश्चिमी तट पर ठंडी होगी, पूर्वी तट पर तो गर्म होगी, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एल नीनो की जलधारा जो होती है वो गर्म होती है, ला नीना ठंडी होती है। कैल्विन जलधारा गर्म है, विपरीत विश्वोत्तरी की जलधारा ये भी गर्म, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में हम यहाँ पर देखें तो उत्तरी विश्वोत्तरी की जो जलधारा है वो गर्म है। कैरिबियन जो जलधारा है ये भी गर्म है। और देखा जाए तो एंटीज जो जलधारा ये भी गर्म है। फ्लोरिडा की जो जलधारा ये भी गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म और उत्तरी अटलांटिक सागरीय प्रवाह जो है ये भी गर्म है। नॉर्वे की जो जलधारा ये भी गर्म है। और इमर्जिंग जो जलधारा ये भी गर्म है। रेनल जलधारा गर्म, लेब्राडोर जलधारा ठंडी, किनारी जलधारा ये भी क्या है तो ठंडी है, ठीक है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की कुछ जलधाराएं जैसे दक्षिण विश्वोत्तरी जलधारा ये गर्म है। ब्राजील की जलधारा कैसे होगी, तो ब्राजील पूरे बल तक गर्म होगी, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा ये आपका देखा जाए तो ठंडी है। पश्चिमी पवन प्रवाह ये आपका ठंडी है। और बेंगोलिया जलधारा ये बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठंडी है, ठीक है। गिनी का तट की जो जलधारा ये गर्म है, ठीक है। और विपरीत विश्वोत्तरी की जलधारा ये भी आपका गर्म जलधारा, ठीक है। हिंद महासागर कुछ जलधाराएं हैं उसके बारे में देखते हैं। महासागरीय जलधारा तो उत्तरी हिंद महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर। अब उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी विश्वोत्तरी की जलधारा गर्म है। दक्षिणी पश्चिम मानसूनी धारा ये भी गर्म है। प्रति विश्वोत्तरी की जलधारा ये भी गर्म है। और शीतकाल में कुछ उत्तरी पूर्वी और आपको देखा तो प्रति विश्वोत्तरी रेखा जलधारा चलती है, दोनों ही गर्म है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हिंद महासागर की जो दक्षिण में जलधाराएं चलती है उसको देख लेते हैं। तो दक्षिणी विश्वोत्तरी की जलधारा ये गर्म है। मोजाम्बिक जो मेडागास्कर है और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में देश छोटा सा मोजाम्बिक नाम होगा, तो उसी के नाम पे जलधारा मोजाम्बिक जलधारा ये गर्म होगी, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से पोल की ओर जा रही है। अरुणा जलधारा इसी का नाम है, ठीक है। मेडागास्कर की जलधारा इसी का नाम है, इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी पवन प्रवाह यहाँ पर ठंडी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी होगी, पश्चिमी है तो ठंडी होगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। यहाँ पर महासागरीय कुछ तरंग के बारे में दिया गया, जैसे तरंग का उत्तरी भाग श्रृंग या फिर शीर्ष है, ठीक है। और निचला भाग क्या होता है तो गर्त होता है, जैसे कि कोई जल ऐसे ऊपर उठा तो श्रृंग होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, श्रृंग या शीर्ष इसको बोलते हैं, और नीचे आता तो गर्त होता है, ठीक। और बेलांचली की जो जलधारा है वो तट के समानांतर प्रवाह होती है। सुनामी की तरंगें अत्यधिक विनाशकारी होती हैं, ठीक है। ये चीजें होगी, ध्यान रखिएगा। अब बताते हैं विश्व की मिट्टी, प्रकृति और वनस्पति के बारे में देख लेते हैं। तो जो मिट्टी का अध्ययन होता है इसी को पेडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। और मृदा का जो वर्गीकरण होता है ये आपका फायर जो मृदा होती है इसमें एल्युमिनियम लॉ, ये आपका एल्युमिनियम और लॉ के तत्व मिलते हैं, इसमें अधिकता होती है। पेड़ जल जो मृदा होती है इसमें लाल मृदा, लेटराइट मिट्टी और चार्नेजम या फिर काली मिट्टी, रेगुलर मिट्टी टुंड्रा ये सब क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। फेल्डस्पारी मृदा होती है। और पेडुकल मृदा के बारे में देखें तो कैल्शियम की इसमें अधिकता होती है। प्रेरी जो मैदान होते हैं उसमें प्रेरी मिट्टी, गहरी भूरी और धूसर या फिर धूसर मरुभूमि, लाल और मछली मृदा इसमें पाई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चीजें दी गई, मिट्टी में कई स्तर होते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। सबसे जो ऊपर होता है आपका 0 या फिर ओ मान लीजिए, इसके नीचे ए बी और सी, ठीक है। सी या फिर ऊपरी मिट्टी इसको बोला जाता है, इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता होती है, ठीक है। सुधार कीजिएगा। और
बी में आपका पेरेंट मटेरियल होते हैं, ए में आपका संस्तर होते हैं, पेड़ों की काफी बड़ी जो लंबी जड़ें होती है यहाँ तक आती है, पेरेंट वाले क्षेत्र में नहीं आती। सी संस्तर में जल वगैरह पाया जाता है, ठीक, इसमें भी पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर पेडुकल हो गया, एक नोट यहाँ पर दिया गया निच्छालन यानी लीचिंग होती है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसकी प्रक्रिया निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में होती है, मृदा अपरदन, निम्नीकरण और क्षरण, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, मिट्टी के उपजाऊ तत्वों का स्थानांतरण और मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, यानी कि अधिक सिंचाई से मिट्टी की जो लवणता होती है वो अधिक हो जाती है, ठीक है, इसमें सैलिनिटी बढ़ जाती है। जो मिट्टी के उपजाऊ तत्व होते हैं उसका भी स्थानांतरण हो जाता है मृदा अपरदन से, ठीक है। मृदा अपरदन से दो चीजें होती हैं, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है और उसकी गुणवत्ता में कमी रहती है। मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो मल्च बनाना या फिर मल्चिंग करना, ठीक है। मल्चिंग क्या होता है, खेतों में पौधों के बीच में जमीन पर यहाँ पे जो पुआल इत्यादि उसको रख देते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जल का चरण नहीं हो पाता है, अपरदन नहीं हो पाता है, ठीक है। मृदा संरक्षण में आपको वेदिका फॉर्म बना करके, समुच रेखी जुताई वगैरह करके, रक्षक मेखला या फिर चट्टान बार बना करके, जैसे कि चट्टानों के ढेर से नालियों की रक्षा करना और मिट्टी क्षति को रोकना, ठीक है। वैसे ही कुछ पूछेगा नहीं इसमें, ठीक है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, एजोला से मृदा की उर्वरता यानी कि चावल की खेती में वृद्धि होती है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक वनस्पति और घास की भूमियों के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है। वनों के अगर हम लोग प्रकार देखें तो वन तो कई प्रकार के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन नाम सुनकर यहाँ पर आप लोगों को अच्छी फीलिंग आएगी, देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको बोला जाता है। वर्ष भर हरा भरा रहता है, चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, 200 सेंटीमीटर से वर्षा होती है। विश्व रेखीय और उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो होते हैं इंडोनेशिया, ब्राजील इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। अमेजन वर्षावन जो होता है पृथ्वी का फेवरेट बोला जाता है, द लंग्स ऑफ अर्थ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है जो कि अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, मानसूनी वन होते हैं और वृक्ष के द्वारा निश्चित मौसम में पत्तियों का जो त्याग है वो कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि पतझड़ का मौसम आता है, वायु में नमी कम हो जाती है, ठीक है, नमी कम हो जाती है तो पत्तियां पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है। इसमें आपका सीसल, साल, सागवान, नीम, शीशम ये सब प्रमुख वृक्ष आ जाते हैं इसमें, ठीक है। शीतोष्ण पतझड़ जो वन होते हैं उसको देख लीजिए क्या होता है, तो मध्य अक्षांशों में तटीय प्रदेशों में बांस, चीड़, यूकेलिप्टस इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाएगा। सामाजिक वानिकी हेतु ये सर्वमान्य, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं शीतोष्ण पर्णपाती जो वन होते हैं, ट्रॉपिकल जो वन होता है उसके बारे में, तो मेपल, एल्प्स, एस आदि जो प्रमुख वृक्ष होते हैं इसमें पाए जाते हैं। फेजेंडा तथा जो मोनाल पक्षी होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। शीतोष्ण पर्णपाती वन में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे केवल बर्फबारी होगी, तो नरम काष्ठ जो लकड़ी होती है नरम होती है, सदाबहार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें चीड़, देवदार और पोलर बियर, मतलब चीड़ देवदार पेड़ पाए जाते हैं। कुछ जानवरों के नाम में पोलर बियर और जीव छोटे मोटे पाए जाते हैं यहाँ पर शंकुधारी वन में, ठीक है। ये टैगा वन भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक इसमें टुंड्रा होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए, बर्फ से हमेशा ढका होता है और इसमें देखा जाए तो कुछ भी जीव जंतु नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते और एक काई वगैरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लाइक इन मॉस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं नोट्स में यहाँ पर क्या बताया गया, पर्वतीय वन में चौड़ी पत्ती वाले जो शंकुधारी वन प्राप्त होते हैं और हर्बिसाइड एक शाकनाशक आवंछित पौधों को नष्ट करने का उपयोगी देखा जाए तो तत्व है, मटेरियल मतलब ये देखा जाए तो एलिमेंट वो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की प्रमुख जो वनस्पति है उसके बारे में दिया गया है। ट्रोपोफाइट जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रोपोफाइट, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स तो भूमध्य रेखीय वाले उष्ण आर्द्रता दलदली वाले क्षेत्रों में आपका हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जीरा जैसा, ठीक है। जीरोफाइट्स कहाँ पाए जाएंगे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स जहाँ पर जल प्लावित क्षेत्र होते हैं वहीं पर हाइड्रोफाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, नमक युक्त जो वनस्पति होती है जैसे कि आपका सुंदर वन वाले क्षेत्रों में पाई जाएंगे, ठीक है। और लिथोफाइट्स क्या होता है, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति होती है पहाड़ों पर, ठीक है। मेसोफाइट्स क्या होता है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। क्रायोफाइट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइकेन और मॉस जहाँ पाए जाते हैं ना पोल पर, तो वहीं पर टुंड्रा और शीत क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाएगी। क्रायोफाइट्स, क्रायो मतलब होता है ठंडा प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति, ठीक है। और घास भूमि या फिर घास के मैदान जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आपका सवाना जो कि अफ्रीका में स्थित है, कंपोज वेनेजुएला माफ कीजिए जो कंपोज है वो आपका ब्राजील में स्थित है, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, लानोस ये आपका वेनेजुएला कोलंबिया के तट पर स्थित, मतलब दोनों देशों में। सिलवास कहाँ पाई जाएगा, तो अमेजन बेसिन में, ठीक है। शीतोष्ण घास के जो मैदान है इसमें आपका प्रेरी आ जाएगी, ठीक है, उत्तरी मतलब अमेरिका, उत्तरी मतलब अमेरिका और कनाडा क्षेत्र में, ठीक है। पंपास होता है अर्जेंटीना पाई जाएगा, ठीक है। वेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ये आपका शीतोष्ण घास के मैदान है, कहाँ पाई जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, रूस, चीन, मंचूरियन प्रदेश में पाई जाएगी, पुष्टा संधि में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कृषि और पशुपालन में। कृषि क्या होती है, तो प्राथमिक क्रिया यानी प्राथमिक क्षेत्र इसी को कृषि को बोला जाता है, ठीक है। कृषि के प्रकार में निर्वाह कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि और अन्य कृषि। तो निर्वाह कृषि कैसी होती है, तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि यानी कि स्थानांतरित जो झूम कृषि होती है, घुमंतु कृषि होती है, ठीक है। स्लेश एंड बर्न, ठीक है, वो आपका निर्वाह कृषि कही जाती है, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि इसी को बोलते हैं। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। अभी कैसी होती है भैया, देखिए वाणिज्य अनाज इसमें कृषि की जाती है, मिश्रित कृषि की जाती है और रोपण यानी कि रोपण या फिर बागवानी कह लीजिए या फिर एक फसली कृषि को कह लीजिए। ब्राजील के कॉफी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ये आपका एक प्रकार से वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, यानी कि जो कॉफी की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, इसको वाणिज्यिक कृषि में के अंतर्गत रखा जाता है। अन्य कृषि में आपका डेयरी आ जाएगा, दूध वगैरह वाला, ठीक है। और सागरी कृषि हो जाएगी, सहकारी कृषि हो जाएगी। ट्रंक फार्मिंग रेकमेंड करके बताइए ये क्या होता है भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ है। सघन कृषि होती है, उपलब्ध भूमि के संसाधनों का उपयोग करके उपज को बढ़ाना, ठीक है। और डेयरी कृषि इसमें जैविक कृषि को बोला जाता है। उपज सागरी कृषि आपका उद्यान कृषि, समुदाय कृषि कौन सी होती है, सहकारी, ठीक है, कोऑपरेटिव कृषि, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। नोट में अगर हम देखें तो विश्व के सबसे बड़े कृषि भूमि क्षेत्र वाले देश इसमें भारत, अमेरिका, चीन जो कि सबसे अधिक कृषि भूमि वाले देश है, ठीक है। तीन प्रणाली देखा जाए तो क्या कौन सी प्रणाली होती है, तो पेड़ों की कतारों के मध्य फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है तीन प्रणाली को बोला जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। फसलों का अगर वर्गीकरण हम देखें तो खाद्यान्न फसल होते हैं, ठीक है, और कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो सबसे पहले लोग फसल का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें खाद्यान्न फसल होते हैं, इसमें गेहूं चावल मक्का आ जाएगा, मोटे अनाज में जो ज्वार बाजरा राई होते हैं वो आ जाएगा, दलहन दाल वाली फसल आ जाएगी, तिलहन जो तेल वगैरह निकलते हैं वो फसल आ जाएगा। बागवानी देखें तो चाय कॉफी कोको और एक फसल में चाय कहवा आ जाएगा। रेशेदार फसल जिसमें आपका फाइबर होता है, कपास जूट पटसन आ जाएगा। अन्य जो आपका नगदी फसल होते हैं, व्यापारिक फसल, ये आपका गन्ना चुकंदर रबर तंबाकू वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये अन्य नगदी फसल है। कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे कि खाद्य कृषि संगठन FAO है, वो इटली में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान आपका वाशिंगटन DC में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में स्थित। अंतर्राष्ट्रीय चावल के लिए कहां है, महीना फिलीपींस में। 1000 बार पूछा गया प्रश्न। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, मौसम विज्ञान के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। WMO ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्वर्णिम अर्धचंद्राकार क्या होता है भैया, देखिए मध्य एवं दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक वाले क्षेत्रों को स्वर्णिम अर्धचंद्राकार वाला क्षेत्र बोला जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कौन से देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। मान लीजिए कि ईरान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। इसी वाले क्षेत्रों के बीच में जो आपका स्वर्णिम अर्धचंद्राकार वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसमें अफीम उगाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। सर्वाधिक नलकूप कहाँ है, तो भारत में, ठीक है। वर्षा मापक जो यंत्र होता है आपका रेन गेज से मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक कृषिगत उत्पादों के उत्पादन शीर्ष देश। चावल में अगर देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम है। गेहूं में चीन, भारत, रूस है। मक्का में अमेरिका, चीन, ब्राजील है। जौ में आपका रूस, ऑस्ट्रेलिया है, और जो ज्वार है इसमें अगर देखो तो नाइजीरिया, सूडान है। दलहन में भारत और पोलैंड और यूके है। सोयाबीन में ब्राजील, USA और सूरजमुखी में आपका रूस, यूक्रेन। बाकी जो अन्य चीजें दी ऊपर लीजिएगा, वैसे ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। जो सूरजमुखी बीज वाला ये वाला, ठीक है। गन्ना में ब्राजील और भारत हो जाएगा। कपास में भारत इंपॉर्टेंट है पहला इसमें, ठीक है। प्याज
जो सूखी प्याज होती है इसमें चीन प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर भारत है। टमाटर में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, सेब में चीन पहले स्थान पर, भारत इसमें गायब है, दूसरे स्थान पर अमेरिका, ठीक है। अमरूद में भारत पहले स्थान पर होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नारियल में अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है, ठीक है। मसाले में अगर देखा तो भारत कौन पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। चाय में अगर देखा तो चीन, वैसे तंजानिया के जंजीबार द्वीप में काफी मसाले होते हैं, ठीक है। कॉफी जो हरी वाली होती है ब्राजील और वियतनाम में, ठीक है। तंबाकू चीन और भारत में। रबर जो प्राकृतिक रबर होते हैं इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिए। कोकोआ ये आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया। आइवरी कोस्ट और घाना अगर देखा तो जो अफ्रीका महाद्वीप है ना उसमें गोल्ड कोस्ट तट, आइवरी कोस्ट और घाना तट के नाम से जाना जाता है, जो देश है घाना से आप पकड़ सकते हैं, वही वाले तट के नाम यहाँ पर दिए गए, ठीक है। पशुपालन में अगर हम देखें तो प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय कृषि होती है, पशुपालन होती है, प्राथमिक क्रिया वाला कृषि बोली जाती है, ठीक है। सर्वाधिक दुधारू पशु जो होते हैं ये आपका भारत में है, मतलब दुधारू नहीं, सबसे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान। विश्व के शीर्ष 5 दूध उत्पादक देश कौन कौन से? भारत, अमेरिका, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का नाम यहाँ पर आता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कुछ अन्य क्रिया जैसे मत्स्य पालन, तो महाद्वीप मंगल सेल्फ वाले क्षेत्रों में विश्व का 90% मत्स्य पालन यहीं पर है, ठीक है। बाकी भारत में तटों से ज्यादा जो मछली उत्पादन होता है वो भारत के अंदर होता है, जैसे कि कई देशों मतलब कई राज्यों में होता है। मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान अगर हम देखें तो तीसरा, ठीक। शीर्ष स्थान चाइना पहला है। भारत रेशम की 4 किस्में उगाई जाती है यहाँ पर, मलबरी, टसर, ईरी, मूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। मलबरी, टसर, ईरी, मूंगा है। और आगे बढ़िए ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ऊर्जा संसाधन जो है चांदी, हीरा और सीमेंट के बारे में देखते हैं, देखिए। ऊर्जा खनिज और ऊर्जा संसाधन, पहले खनिज के बारे में पढ़ लेते हैं। चांदी कहाँ पाई जाएगी? मैक्सिको, चीन और पेरू में। हीरा कहाँ पाया जाएगा? रूस, बोत्सवाना, कनाडा में। सीमेंट भारत, चीन और वियतनाम, ठीक है। एक नोट यहाँ पर कर दिया गया, अटाकामा मतलब आपको सुनने में चीन पड़ता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में अत्यधिक स्वर्ण भंडार में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वो आपका ब्रिजमैनाइट, इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये खनिज हो गया। ऊर्जा देखते हैं, देखिए ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा होती है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। कोयला जो है ये आपका एक प्रकार का एंथ्रासाइट कोयला जो पाया जाता है, सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, सर्वोच्च कोयला, ठीक है। बिटुमिनस, लिग्नाइट और भूरा या पीट कोयला इसको बोलते हैं। शीर्ष उत्पादक चीन, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है। अमेरिका यहाँ पर सर्वाधिक भंडार है किसका? कोयले का। और खनिज तेल यानी पेट्रोलियम वाले क्षेत्र में अगर आएंगे तो उत्पादन सबसे अधिक डीजल, पेट्रोलियम, चारकोल का होता है। शीर्ष उत्पादक कौन है? तो अमेरिका, सऊदी अरब और रूस है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपका पेट्रोकेमिकल क्षेत्र से प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। शीर्ष उत्पादक इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ईरान है, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका नवीकरणीय है, इसमें जो सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा बनाई जाती है, सौर ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, जैव ऊर्जा हो जाएगी, भूतापी ज्वाली, ये सब ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। यूरेनियम का भी है तो अयस्क है, पीछे ब्लैड या फिर यूरेनाइट इसको बोला जाता है। स्रोत इस कैसे मिलता है? तो मोनाजाइट जो बालू होता है ना और चेरालाइट चट्टानों से ये प्राप्त होता है, ठीक है। यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोनाजाइट जो चट्टान कहाँ पाई जाती है कमेंट करके बताएं, ठीक है। शीर्ष उत्पादक देखा जाए तो कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजर, रूस है, ठीक है। यहाँ पर जो थोरियम है उसके बारे में देखिए, ये किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट और अलानाइट का अयस्क है, ठीक है। मोनाजाइट जो है एक बालू का कण होता है, भारत में सर्वाधिक भंडार मोनाजाइट का पाया जाता है। शीर्ष उत्पादक ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राजील है। नोट में आकर चीजें देखिए, इसको देखते हैं। विश्व भारत मतलब भारत विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। इसको ध्यान रखते हैं। कौन ऊर्जा में स्थापित क्षमताओं में चौथे स्थान पर, कौन ऊर्जा में पांचवें, कौन ऊर्जा स्थानांतरित क्षमता में चौथे स्थान पर, और कौन ऊर्जा, देखिए कौन ऊर्जा को स्थानांतरित क्षमता जो कहीं और लगाई जाती है और यहाँ यूज की जाती है, तो इसमें अगर देखा जाए तो चौथे स्थान पर, और पूरा टोटल कौन ऊर्जा में अगर हम देखें तो 5वें स्थान पर, ठीक है। परमाणु ऊर्जा स्रोत होता है, यूरेनियम और थोरियम से एनर्जी बनाई जाती है रिएक्ट करके, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए तो यूरेनियम और थोरियम से बनाई जाती है। चांदी मैक्सिको, चीन, पेरू, हीरा, ये देख लीजिए फिर से यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। चांदी मैक्सिको, चीन, पेरू, हीरा आपका रूस, बोत्सवाना, कनाडा, सीमेंट आपका चीन, भारत, वियतनाम, ठीक है। अटाकामा के बारे में दिया गया ये, हाँ ठीक है। इसको देखते हैं ऊर्जा संसाधन में परंपरागत ऊर्जा, इसमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला, देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। विश्व के जो प्रमुख उद्योग हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए लौह इस्पात जो उद्योग है इसमें चीन, जापान, संयुक्त अमेरिका पहले स्थान पर है। मोटर गाड़ी उद्योग में जापान, चीन, संयुक्त अमेरिका है। व्यापारिक जो पोत निर्माण उद्योग है यहाँ पर जापान, संयुक्त अमेरिका में है। वायुयान निर्माण क्षेत्र आपका अमेरिका मतलब संयुक्त अमेरिका, चीन और जापान में। सूती वस्त्र के लिए भारत और चीन जाना जाता है, चीन पहले स्थान, भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है। और ऊनी वस्त्र उद्योग में रूस में अधिक ठंडी पड़ती है तो रूस, चीन, जापान हो जाएगा। रेशमी वस्त्र में आपका चीन, जापान, रूस हो जाएगा और भारत भी है थोड़ा सा। रासायनिक उद्योग में सबसे ज्यादा जो केमिकल है वो अमेरिका में, रूस और जापान में, ठीक है। उसके बाद चाइना में। नाइट्रोजन उर्वरक अगर इसमें अगर हम देखें तो चीन, भारत और अमेरिका है, ठीक। फॉस्फेट उर्वरक में संयुक्त अमेरिका हो जाएगा। पोटास में आपका रूस और कनाडा हो जाएगा। जहाज कागज निर्माण में संयुक्त अमेरिका, रूस और चीन, ठीक है। सीमेंट में आपका आपने लोगों ने देखा था चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका है, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक जो नगर है इसमें नगर, उद्योग, नगर और उद्योग दिया गया। बर्मिंघम जो है ग्रेट ब्रिटेन पड़ता है और यहाँ पर लोहा इस्पात कंपनी, ठीक है। एशियन ये आपका जर्मनी में लोहा इस्पात कंपनी। लॉस एंजल्स अमेरिका में, ये आपका पेट्रोलियम और फिल्म औद्योगिक सिटी को बोला जाता है एंजल्स को। लियोन्स ये फ्रांस में सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। मिलान इटली में। तुरीन आपका मोटर वाहन के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट में है, कहाँ पर ये मतलब इटली का डेट्रॉइट इसको बोला जाता है, तुरीन को इटली में है ये, ठीक है। डेट्रॉइट जो असली शहर है वो कहाँ पे है? तो अमेरिका में है, यूएसए में। वेनिस इटली में, सभी लोगों को पता होगा, उद्योग के लिए जाता है। नागोया प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ेंगे, मोबाइल नागोया ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। ओसाका जापान में, सभी लोगों को पता होगा बस उद्योग के लिए। यावाता ये आपका जापान का पिट्सबर्ग बोला जाता है यावाता को, और लॉ इस्पात के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। संघाई चीन, हाँ देख लीजिए यहाँ पर चीन का जो मैनचेस्टर है, संघाई है देश, मतलब संघाई राज्य है चीन का मैनचेस्टर। और ये वस्तु उद्योग के लिए जाना जाता है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। सेंट पीटर्सबर्ग या पिट्सबर्ग ये तो लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, विश्व इस्पात नगरी इसको बोलते हैं। मैनचेस्टर कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। ग्लासगो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड में, जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। हैमिल्टन कनाडा में और लॉ इस्पात यूनिट के लिए जाना जाता है। विंडसर कनाडा में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्रॉइट वाले क्षेत्र में। और ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। गोर्फी ये आपका ऑटोमोबाइल उद्योग है। इवानोवा वस्त्र उद्योग के लिए। टूला जो है आपका लॉ इस्पात उद्योग के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग मतलब माफी सेंट पीटर्सबर्ग है, रूस में है टूला, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी में नवोदित विकासशील और सूर्योदय की योजना चलिए बताएगा। परिवहन देख लीजिए, देखिए सवारी सड़कें लंबाई सवारी सड़कें कहाँ के देश में? तो अमेरिका में। सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सड़कें होती है, उसी पर निर्भर होती है सीमावर्ती सड़कें। मार्ग जो होता है दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है महामार्ग इसको बोला जाता है। सबसे लंबी रोड कहाँ हो सकती है? कमेंट करके बताइए, जैसे रूस हो गया, कनाडा हो गया, तो इनमें कहीं होगा, बता दीजिए कमेंट करके। देखिए विश्व के महामार्ग जो है ट्रांस कैनेडियन दे ही दिया अमेरिका में, और पैन अमेरिका महामार्ग ये आपका दक्षिण अमेरिका में। विश्व का सबसे लंबा जो मार्ग है 48,000 किलोमीटर का, विश्व का सबसे लंबा जो मार्ग है ये, ठीक है, पैन अमेरिकन मार्ग, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को जोड़ देता है, इंपॉर्टेंट है। और पार साइबेरियन महामार्ग रूस और मतलब किलोमीटर में दिया गया 11,000 किलोमीटर। विश्व का दूसरा सबसे लंबा ऑस्ट्रेलियन महामार्ग है, 14,500 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और आगे बढ़िए रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी 1825 में इंग्लैंड में चली थी। विश्व का प्रथम रेल मार्ग बनाया गया 1823 में इंग्लैंड में, ठीक है। विश्व के प्रमुख जो रेल मार्ग है जैसे पार साइबेरियन, इसको ट्रांस साइबेरियन नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, 9,332 किलोमीटर की लंबाई है। पिट्सबर्ग रूस में है, ठीक है। पिट्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक किया जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है, बेसिक पीछे साझा पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। पार कैनेडियन रेल मार्ग ये आपका जैसे जगह का नाम पूछा था, वैंकूवर और हैलिफैक्स के मध्य अवस्थित है, इसमें भी पूछा गया 5,600 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है, रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग है, महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। यूरोपीय पार मतलब ट्रांस यूरोपियन महाद्वीप रेल मार्ग इसको बोला जाता है। पोलैंड से पेरिस और फ्रांस के मध्य स्थित है। ट्रांस एशियन रेल मार्ग
ये आपका एशिया और यूरोप के मध्य, ठीक है। जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। समुद्री जल परिवहन में आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जाएगा, इसमें बृहद ट्रांक मार्ग जाएगा, इसका 1/4 व्यापार इसी से होता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक समुद्र से, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से यहाँ पर देखा दक्षिण अफ्रीका के बीच में व्यापार होता है। भूमध्य सागर, हिंद महासागर और समुद्री महासागर इसका हृदय स्थल इसी को बोला जाता है। भूमध्य सागर, हिंद महासागर के जो क्षेत्र है, ठीक है, पनामा फिर यहाँ पे जो चलिए इसको देख लीजिए, बस इतना ही। भूमध्य सागर और हिंद महासागर समुद्री जो मार्ग होते हैं इसका हृदय स्थल इसी को बोला जाता है। आंतरिक जो जलमार्ग है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राइन जो नदी है उसमें जलमार्ग बनाया गया है, इसका सबसे व्यस्त जलमार्ग इसी को बोला जाता है। डेन्यूब जो नदी है उसमें जलमार्ग बनाया गया, वो यूरोप में अवस्थित है। वोल्गा नदी कहाँ पे, रूस में, ठीक है, तो वहाँ पे भी जलमार्ग बनाया गया, ठीक है। और वायु परिवहन में अगर हम देखें तो इसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एशिया में कौन से है, टोक्यो, हांगकांग, मतलब देश में उसी के नाम पर होंगे, चाहे जैसे राजधानी के नाम पर होंगे तो वैसे ही है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे इसको चाहे तो। और इसमें क्या छूट रहा है, जिसके प्रमुख बंदरगाह छूट रहे थे, तो हैम्बर्ग, रॉटरडम, लंदन, रोम, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, ये सभी जो बंदरगाह इंपॉर्टेंट है यूरोप में, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पे हो सकता है भैया, तो उत्तरी अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कनाडा और यूएसए में जो बंदरगाह है तो ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएंगे। ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, मराकाइबो इत्यादि जो मराकाइबो झील है वेनेजुएला में, तो ये सब जो बंदरगाह है ना, ब्यूनस आयर्स और रियो डी जेनेरियो तो ब्राजील में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। टोक्यो, याकोहामा, शंघाई चाइना में है, ये दोनों जापान में है। सिंगापुर हो गया, मुंबई, कराची, कोलंबो एशिया, ये सभी आपके बंदरगाह हो जाएंगे। त्रिपोली, केप टाउन, पोर्ट स्वेस, डरबन अफ्रीका, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, ये सब ऑस्ट्रेलिया में है बंदरगाह, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हो गए। अब आते हैं हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में देखते हैं। विश्व की जनसंख्या नगरीकरण देखिए, विश्व की जनसंख्या 2024 में यहाँ बताई गई 1.2 बिलियन, यानी 8 अरब से अधिक लोग हो गए हैं। 90% संख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है, 10% दक्षिण गोलार्ध में, 80% संख्या 20 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन पीछे इंपॉर्टेंट है। जनघनत्व के बारे में देखें तो विश्व में 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जितना स्थल एरिया है ना उतने में 55 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। एशिया सर्वाधिक घनत्व वाला देश है, 151 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम देखें तो ओशिनिया सबसे कम, यानी 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो लिंगानुपात औसत 102 है टोटल में से, ये बताया गया क्योंकि भारत का अगर होगा तो हम लोग भारत वाले बोल पड़ेंगे, लेकिन इसमें जाना जरूरी है कि ये भी पूछ सकता है कभी। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ये लातविया एक देश है वहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो न्यूनतम कितना है, तो 311 संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, लिंगानुपात। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक फैक्ट यहाँ पर छोटा, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले सिर्फ 10 देश, भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बस इतना कर लिए काम चल जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मकाऊ में है 21,409 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मकाऊ जरा आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ पर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ग्रीनलैंड में होगी, कई किलोमीटर चल जाइए, एक व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, माल्थस ने दिया था, जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि के लिए, ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन ने दिया था। मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत आपका जैविक अवधारणा। जननांगी संक्रमण किसने दिया था, तो डब्ल्यू एम थॉमसन के द्वारा, एफ नोस्टीन के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेते हैं मानव बस्ती के बारे में। देखिए मानव बस्ती ग्रामीण और नगरीय दोनों हो सकती है। ग्रामीण में देखा जाए तो रेखी प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारे के आकार, टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, इस प्रकार की जो बस्तियां होती है गांव बस्ती, जैसे रेखी मान लीजिए रोड गया, ठीक है, तो इसी किनारे देखिए रोड नहीं बन पा रही है, इसी किनारे मान लीजिए कई बस्ती बस्ती, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो रेखी हो जाएगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आयत बन जाएगा तो आयताकार हो जाएंगे, ठीक है। और गोला बन जाएगा जैसे तालाब किनारे तो गोलाकार, ठीक है, इसी तरीके से बन जाती है। अब नगरों में देखा जाए तो प्रमुख नगर जो आपका प्राइमरी सिटी है, मार्ग ये आपका जेफरसन की संकल्पना मतलब इनके द्वारा दिया गया था। शहर नगरों से बड़े होते हैं, मिलियन सिटी या 10 लाख से अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। सन्नागर या विशाल विकसित नगर होते हैं। विश्व नगरी आपका बड़ा महानगर प्रदेश होता है। और मेगा सिटी क्या होता है, 1 करोड़ से अधिक संख्या वाले क्षेत्रों को मेगा सिटी बोल दिया जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए, सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है सिंगापुर 100% इसमें शहर गांव है, ठीक है। और पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत जो देश है आपका कुवैत है 100%। और विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र टोक्यो जापान का योकोहामा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत जो देश है उरुग्वे है, ठीक है, इसमें 95% शहर है इसमें। दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश आपका भूटान हो जाएगा, इसमें 40% नगर है। और आगे बढ़ते हैं। विश्व में नगरीकरण के बारे में देखते हैं। वर्तमान 2023 में नगरीय संख्या कितनी है, 4.6 अरब है, टोटल 56% जनसंख्या, ठीक है। 2030 तक नगरीय संख्या कितनी हो जाएगी, तो 60% हो जाएगी। 2035 तक 62% और 2050 तक 70%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मानव प्रजाति और जनजाति और इससे संबंधित भाषाएं, ठीक। जैसे मानव प्रजाति श्वेत प्रजाति होती है, श्वेत प्रजाति या कॉकेटस प्रजाति होती है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया, ये यूरोपीय प्रजाति है, ठीक है। पीली या फिर पीली प्रजाति या फिर मंगोलाइड या का एशियाटिक प्रजाति मतलब एशिया पाई जाती है, एशियाटिक नाम से, ठीक है। काली प्रजाति या फिर निग्रो इसको बोलते हैं, ये अफ्रीका पाई जाती है, ठीक है। विश्व की प्रमुख जनजातियां उसके बारे में देखते हैं। स्कीमो जनजाति ग्रीनलैंड उत्तरी कनाडा में पाई जाती है, ठीक है। लैप्स जनजाति होती है जो यूरोप में पाई जाएगी। याकूत या फिर यूका गिर आपका उत्तरी साइबेरिया में पाई जाएगी, जो कि और यहाँ पर देखते हैं तो यूका जो कि सागर वगैरह है उसका नाम ये दिया गया, ठीक है, उत्तरी साइबेरिया में। कोरियान जनजाति कनाडा में। खिड़की जगह देखा तो स्टेपी क्षेत्र वाले में पाया गया। मसाई आपका सवाना में। इन्यूट रेड इंडियन ये आपका उत्तरी अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेड इंडियंस वन एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना है कि रेड इंडियन कहां पाए जाएंगे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। बद्दू या फिर रुवाला या अश्व आर में पाए जाएंगे, ठीक है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। गाउचो या पंपास वाले क्षेत्र में अर्जेंटीना में क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तिमी जनजाति कांगो बेसिन में। बोरा जनजाति आपका अमेजन में और बोरा नहीं बोरो है, ठीक है। सेमांग और सवाई आपका मलय थाईलैंड में और हेमिस उत्तरी अफ्रीका में। बंटू दक्षिण अफ्रीका में। तुआ रिंग ये अगर देखें तो सारा मरुस्थल में। जुलू दक्षिण अफ्रीका में। माओरी न्यूजीलैंड में। नुबा सुडान में। कुबू ये आपका सुमात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं जनजातियों में से कबीलाई मानव का जो आवास होता है उसको क्या बोलते हैं, यूथ जो आवास होता है ये पशुओं की खालों से निर्मित आवास होता है, स्टेपी क्षेत्र में बनाया जाता है, ठीक है। क्राल जो होता है बंटू या फिर जुलू अफ्रीका में जो प्रजाति पाई जाती है उसके घास के आवास होते हैं, घास के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। कालपूस शब्द कैसे बनता है, तो घास से बनता है, ठीक है। इग्लू क्या होता है, ये तो स्कीमो प्रजाति बनाती है और बर्फ के अर्धगोलाकार आवास होते हैं। बचपन में हम लोगों ने किताबों में देखा था, इसको तो कंफ्यूज हो गया था कि बर्फ कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई। इसमें ऑल जो होता है AUL है, तंबू आवास बना करके कॉकेसस क्षेत्र में यूरोप में ये बनाया जाता है, ठीक है। विश्व में बोली जाने वाली 10 भाषाएं जैसे अंग्रेजी 1.5 अरब लोग बोलते हैं, ठीक है। और मंदारिन एक भाषा है चाइना की, इसमें 1.10 अरब लोग बोलते हैं। हिंदी तो बहुत कम लोग बोलते हैं भैया, इसलिए वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। 60.95 करोड़ लोग बोलते हैं, ठीक है। 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। और स्पेनिश इसको देख लीजिएगा, बस 3 बहुत है, ठीक है। आ जाते हैं विश्व के जो महाद्वीप उनके बारे में देख लेते हैं। एशिया के बारे में जैसे छोटी-छोटी चीजें बताई गई हैं, 2 पेज और होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए सामान्य जानकारी एशिया के बारे में दिया गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला एशिया है, देशों की संख्या इसमें 48 है। उच्चतम बिंदु एवरेस्ट है, निम्नतम बिंदु आपका डेड सी है, ठीक है। लंबी नदी आपका चाइना की नदी है यामसी कियांग। सबसे बड़ा जो देश है भारत है, इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सामान्य जानकारी एशिया के बारे में सबसे बड़ा देश तो इसमें अच्छा जनसंख्या से भारत है। और वैसे क्षेत्रफल के अनुसार तो चाइना और रूस भी आ जाएगा इसमें। सबसे छोटा देश है आपका मालदीव है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है। एक मूंगा द्वीप है, मूंगा जो चट्टान है उसी बनता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमुख पठार तिब्बत का पठार और प्रमुख पर्वत हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा, अल्ब्रुज हो जाएगा, मकान और कुर्दिस्तान हो जाएगा। पठार में लोएस का पठार आ जाएगा, अनातोलिया का पठार, तिब्बत का पठार। कुछ नदियां यहाँ पर दी गई। वांगो नदी इसको पीली नदी के नाम से जाना जाता है। अमूर, लीना, मेकांग नदी, येनेसी नदी, ओब, ये सब नदियां यूरोप में एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। कुछ झील है जैसे कैस्पियन सागर हो गया, बैकाल हो गया, बलखा झील हो गया, टोनल
और इसुक जी कहाँ पर जाएगी? किर्गिस्तान में। ठीक, टोनले कहाँ पर जाएगी? कंबोडिया में। बल्खास कजाकिस्तान में, बैकाल झील रूस में है ये, और कैस्पियन सागर तो आपका एशिया और यूरोप में अवस्थित है। और आगे देखते हैं कुछ प्रमुख देश इसमें बताए गए थे। सोलह पैगोडा देश किसको बोलता है? म्यांमार को। ठीक है, नाहरु का देश पाकिस्तान को कई ज्यादा बहुत नारे, ठीक है। और पूर्व का मोती श्रीलंका को बोला जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जहाँ पे काफी बिजली चमकती है। भूटान में लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को बोला जाता है सबसे पहले सूरज उगता है। दो नदियां टिग्रिस और फरात, इसके बीच की जो भूमि होती है इराक में होती है। इसी को मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, यहीं पर विकसित हुई थी। ठीक है, टिग्रिस और फरात नदी के मध्य। एशिया और यूरोप के मध्य देश कौन से? तो रूस और तुर्की है। तुर्की एक छोटा सा इस्तांबुल वाला क्षेत्र जो है ये आपका यूरोप में पड़ता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। स्थलरुद्ध देशों में देखा जाए तो भूमध्य जो देश होते हैं उसमें मंगोलिया 4-5 देश है बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देश हैं जो कि स्थलरुद्ध है एशिया में। ठीक, नाम देख लीजिएगा आप लोग। कुछ प्रमुख नगर यहाँ पर दिए, आपके सागर दिए गए, जैसे कैस्पियन सागर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जो झील होती है कैस्पियन सागर ये, और सीमा से लगे देश कैस्पियन सागर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रूस। ठीक, ये 5 देश आपका कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। वोल्गा, यूराल, टेरेक, इसमें 3 नदियां करके गिरती हैं। जापान सागर, इसमें जापान सागर, पीला सागर, अरब सागर, लाल सागर। ये अगर देखा जाए तो जो लाल सागर है सुएज नहर भूमध्य सागर से जोड़ती है तिमोर सागर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? तो भैया कुछ द्वीप के नाम बचे, जैसे द्वीप हो जाएगा बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप एशिया में, सुमात्रा और जावा इंडोनेशिया में ये द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इंडोनेशिया के अंतर्गत है ये। सेल्बीज सुलावेसी और होन्सु टोक्यो ये जापान में। जापान के कुछ प्रमुख द्वीप जैसे होन्सु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, होक्काइडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशु। तो इस तरीके से याद करिए, होक्काइडो, होन्सु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, ये उत्तर से पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। आइए कुछ प्रमुख मैदान के बारे में देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान विश्व का सबसे बड़ा मैदान बोला जाता है। ठीक है, उपजाऊ वाला। और प्रमुख इसको देखते हैं मैदान में। मेकांग का मैदान म्यांमार में, सिकियांग का मैदान आपका दक्षिण चीन में, मीनान का मैदान आपका थाईलैंड में। प्रमुख मरुस्थल में आपका अरब में मरुस्थल पाया जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया में। ठीक है, गोबी मरुस्थल चाइना में, अरब अल खाली ये मरुस्थल दक्षिण पूर्वी एशिया में। अरब प्रायद्वीप इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखिएगा। काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में, काबीर जो है आपका मध्य ईरान में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कबीर जैसे रूट तो काबीर है। ठीक है, कुछ प्रमुख जल संधि है। मलक्का जल संधि जावा सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य पाया जाता है, हिंदुस्तान सागर में। हरमुज जल संधि आपका फारस की खाड़ी एवं ओमान के मध्य पाया जाता है। और कीरीमाटा जल संधि जो है दक्षिण और चीन सागर के मध्य, जावा और दक्षिण चीन सागर के मध्य पाया जाता है। सुंडा जल संधि अगर देखा तो जावा और हिंद सागर के मध्य। बाब अल मंदेब लाल सागर और हिंद सागर के मध्य पाया जाता है, अरब की खाड़ी में। जो जल संधि है ना, इसको दुख या आंसू का द्वार बोला जाता है। ठीक है, बाब अल मंदेब को। और आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व सभ्यता का पालन किसको बोला जाता है? एशिया को बोला जाता है। नदियों के मैदान, नदी के मैदान में ही सभ्यता निर्मित हुई थी इसीलिए यहाँ पर इसको बोला जाता है नदियों का पालना। ठीक है, मतलब सभ्यता का पालन। सर्वाधिक गर्म नगर जो है आपका जैकोबाद है, ये आपको पाकिस्तान पड़ता है। 58 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसका जाता है। ठीक है, सबसे ठंडा जो स्थान है बरकोयांस जो कि साइबेरिया में रूस में अवस्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है मानसिंगराम भारत में, एशिया ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित न्यू गिनी द्वीप है। 17 डिग्री जो अक्षांश है ये आपका उत्तर और दक्षिण वियतनाम की सीमा के मध्य अवस्थित है। 38 डिग्री उत्तरी मतलब 38 डिग्री अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के मध्य में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अफ्रीका के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए तो इसमें अफ्रीका आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए अफ्रीका मिल जाएगा आपको, उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, दक्षिण अमेरिका मिल जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में मिलेगा, यूरोप के बारे में मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, अब ये रिवीजन होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप इसके बारे में नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर देखना चाहते देखिए। देखिए कुछ इसकी विशेषता देखते हैं अंटार्कटिका की। तो श्वेत महाद्वीप को बोला जाता है सबसे अधिक ठंडा, या फिर वीरान महाद्वीप बोला जाता है सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल इसी में। ठीक है, वैज्ञानिक शोध निरीक्षण के लिए यहाँ पर जाते हैं। सामान्य जानकारी के बारे में 5 सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्र के अनुसार बर्फ से ढका होता है। कुछ बिंदु आपका वेसिन मैसिव है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। शीर्ष चोटी है ये, और न्यूनतम बिंदु आपका बेंटल ट्रेंच एक गर्त है। ठीक है, और यहाँ पर पर्वत वगैरह तो क्वीन मार्ट पर्वत यहीं पाया जाता है। माउंट एरेबस या फिर एरेबस एक मात्र ज्वालामुखी यहीं पर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। घाटी प्रायद्वीप जो है आपका टेलर घाटी, मृत घाटी और पल्मर प्रायद्वीप जो है बर्फ सहित इसी में पाया जाता है। ये घाटी है। भारत के प्रमुख शोध केंद्र यहाँ पर बनाए गए। दक्षिण गंगोत्री 1983 बनाया गया था, मैत्री 1988 में बनाया गया था, और भारतीय बनाया गया था 2009 में अगस्त में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भारत के हिसाब से। कुछ नोट यहाँ पर दिए गए। विश्व का सबसे कम तापमान वो कोटस -95 डिग्री सेल्सियस इसी में पाया जाता है अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। ठीक है, और हिमाद्री देखा तो भारत का पहला शोध केंद्र अंटार्कटिका में ही खोला गया था। तो ये चीजें यहाँ पर पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आ जाएगा आपका भारत का भूगोल। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर 3 घंटा 20 मिनट करीब लगा है पूरा। तो आप लोग इसको पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग जब भारत का भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ऐड कर देंगे, वरना भारत का भूगोल हम लोग अलग पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा पूरा। इससे आप लोगों की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।